आई गेस वी आर एब्सोल्युटली लाइव सर। एक बार कंफर्म करके बताओ हमारा ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो एकदम 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 बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है या नहीं है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्या? है ना, ऐसा ना हो हम इतना सारा पढ़ा दे और फिर मालूम पड़े लाइव ही नहीं थे। है ना, चलो फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से लाइव है। यस यस यस, वी एब्सोल्युटली लाइव। ए लाइक करने का पहले, लाइक किए बिना और सब्सक्राइब किए बिना अगर वीडियो देखा, मेरे को ऐसा लगता है सब्सक्राइब के बिना देखने से ना पाप वगैरह लग जाता है। सब्सक्राइब करना पहले फिर ही देखना, इतना मेहनत से करता हो तुम, फ्री वाला काम भी नहीं कर सकते। हाँ चलो, वेरी गुड। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस सेशन। आई नो यू हैव बीन वेटिंग सिंस लॉन्ग फॉर दिस सेशन, बट डोंट वरी, कंफर्म कर दो एक बार सब कुछ प्रॉपर है ना। यस चलो, कर दिया पहले लाइक। क्यूट सर, वेरी गुड। हाँ क्यूट नहीं बोलने का। एनीवेज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो मैं स्टार्ट करते हैं अपन, ना एग्जाम नजदीक है, लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम, फटाफट से शुरू कर देते हैं। ठीक है चलो, हेलो कार्तिक, हेलो मिहिर, हेलो शुभ, हेलो संदीप, हेलो जैनिल, हेलो अक्षता, हेलो साक्षी। चलो मेरे से ना अभी है ना कुछ ये पढ़ाई को लेकर क्वेरी मत पूछना, आरटीपी सेशन है, जब डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा तो पूछना, ताकि अपना टाइम क्या है होता है आरटीपी में कंज्यूम हो सके ना, इसलिए। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस सेशन, जिधर अपन आरटीपी नवंबर 23 कवर करने वाले हैं सर। हैं यस, बट आई होप हमारा ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, राइट? चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आरटीपी के अंदर दो सेक्शन है भाई। एक पार्ट 1 है आपका, जहां अमेंडमेंट्स बहुत सारे बताए हुए। सर अमेंडमेंट्स आ गए एफआर में? अरे बाबा नथिंग सब्सटेंशियल, आधे अमेंडमेंट्स तो आपके पिछले आरटीपी के कॉपी पेस्ट किए, और एक दो इक्के दुक्के मतलब 2-3 अमेंडमेंट दिए हुए, वो भी काम मतलब एग्जाम पॉइंट वजह काम के नहीं है यार, आपको बता दूंगा मैं, क्या टेंशन मत लो। बट एग्जाम रेलिवेंस है, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके अलावा पार्ट 2 में आपके क्वेश्चन आंसर टोटल 20 क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आरटीपी शुरू करने के पहले फटाफट से आपको कुछ चीजें बता देता हूं। अगर किसी ने आरटीपी पहले एक बार देखी है तो है ना, आपको ऐसा लगेगा सर क्या आरटीपी थी, है ना, कि हमको तो सर डीमोटिवेट हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिना देखे एग्जाम में आ जाए तो उनको अगर बिना देखे पूछना होता ना, तो आरटीपी में डालते नहीं, एग्जाम में डालते। ठीक है, तो थोड़ा रिलैक्स रहने का, ऐसे शुक्र मनाने का कि चलो भगवान अपने अच्छा किया, एटलीस्ट आरटीपी में पूछ लिया हमको। और ऐसा कोई है ना, वो नहीं है कि भाई एकदम ही क्या पूछ लिया। आई नो क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है, जहां अच्छा खासा क्लैरिटी अपने को आएगा, अच्छी खासी कवरेज हो जाएगी, तो अपने को तो उल्टा अच्छा फील करना चाहिए कि यार चलो एटलीस्ट हम इतने लकी है कि हम एग्जाम में जाने के पहले ऑलरेडी एक बार पढ़ रहे, ताकि ये सब चीजें अगर एग्जाम में रिपीट हो भी जाए तो हम आराम से क्या कर लेंगे, हम आराम से इसको टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, तुमको पहले कैसा भी लगता है आरटीपी, मेरे को नहीं पता, मेरी गारंटी है ये सेशन देखने के बाद तुम्हारे लिए आरटीपी एकदम सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको उस चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी है। आज का सेशन देखना और उसके बाद बताना आरटीपी कैसी लगी, फिर बोलना डिफिकल्ट है, इजी है, क्या है। ठीक है, तो वो गारंटी मैं तुमको देता हूं। बस स्टार्टिंग से लास्ट तक बैठे रहना मेरे साथ। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे पढ़ाई करते रहना। और अभी लाइव आए हो, जैसे भी आप देख रहे हो, अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो फटाफट एक बार में बैठ के कंप्लीट कर लेना। अगर लाइव आए हो तो एक ही बार में बैठ के कंप्लीट कर लेना, ये नहीं कि निकल लिए सर थोड़ा देखेंगे, ये ऐसा मत करना, एक ही बार में वन शॉट बैठ के कंप्लीट करो। ठीक है, चलो सो फटाफट से शुरू करें गाइज। गाइज आर यू रेडी गाइज? यस सर वी आर रेडी। चलो सो फटाफट से पहले हम कैसे करेंगे, पहले हम जो रेलिवेंट पार्ट है, रेलिवेंट मतलब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चंस वाला, वो क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो सारे अपन करेंगे। देखो जो रेपिटेटिव क्वेश्चंस है उसमें अपन टाइम खोटी नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें टाइम कंज्यूम करने का जरूरत नहीं है। जो भी नया क्वेश्चन है और जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है मैं आपको बकायदा लिख के सॉल्व करवाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो एकदम रेपिटेटिव क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको बोल दूंगा कि भाई ये किताब में इसको अपने को वापस करने का जरूरत नहीं, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा टाइम ज्यादा कीमती है ना भाई, ये बात ध्यान रखना। और सेशन के लास्ट में अपन अमेंडमेंट्स वगैरह की बातें कर लेंगे। ठीक है, जो भी छोटे मोटे अमेंडमेंट हार्डली 5 मिनट का डिस्कशन है यार, वो तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलो शुरू करें गाइस, चलो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन इन 3, 2, 1 एंड गो। चलो तो अपन करेंगे, और मैं आपको कराते कराते ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कल को आप जब एक बार पूरी आरटीपी पढ़ लोगे, उसके बाद हर बार अपने को सारे क्वेश्चन देने का जरूरत नहीं है, जितना मैं बताऊंगा उतना आप कर लोगे तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है इंडेक्स 103 को लेकर। प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज एलडीआर, एल्डोराडो। एल्डोराडो मींस लास्ट डे पे इसको देख के जाने का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फटाफट से शुरू करते हैं डिस्कशन। पेन पेंसिल पेपर वगैरह सब लेकर बैठना, मेरा शक्ल मत देखना, आ जाओ इधर। क्या बोलता है, और मैं जब सवाल पूछू तो चैट बॉक्स में जवाब देने का। ओके चलो सर डन, रेडी। चलो ठीक है, तो पहला क्या बोलता है, मिनी लिमिटेड इज इन अ मैन्युफैक्चरिंग
is in a manufacturing entity in textile industry. Mini decided to reduce the cost of manufacturing by setting up its own power plant. As per market research report, there was non-operational power plant in nearby area. ठीक है, बहुत ज्ञान की बातें होगी. Hence it decided to acquire, acquire करेगा किसको? Hence it decided to acquire that power plant which has a capacity of 80 मेगावाट. MW मतलब मैं मेगावाट मान के चलता हूं, जो भी है. तो इसका मतलब मिनी किसी कंपनी को एक्वायर करने वाला है. तो मैं बोलूं मिनी इज द परचेजिंग कंपनी, मिनी इज द एक्वायरर, जो खरीद रहा है. ही इज द एक्वायरर, परचेजर बेसिकली. ठीक है, किसको खरीद रहा है? वो एक पावर प्लांट को खरीद रहा है. पावर प्लांट देखो क्या बोलता है. द पावर एंटिटी वॉज ओन्ड बाय अनदर एंटिटी मैक्स लिमिटेड. ओ माई गॉड, ही इज द मेन कल्प्रेट, है ना, जिसको अपन खरीदने वाले. ये एक्वायरी हो जाएगा आपका. ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक्वायरी. चलो आगे. मिनी लिमिटेड अप्रोच्ड मैक्स लिमिटेड फॉर एक्वेशन ऑफ 80 MW पावर प्लांट एट द फॉलोइंग टर्म्स वगैरह दिया हुआ है. अच्छा ठीक है, मैं ना आगे टर्म्स पढ़ उसके पहले आपको याद है ना 103 में आपने क्लास में कर रखा है 103 बराबर. 103 में आपको मैंने क्या प्यार से क्या बता रखा है, स्टेप बता रखा है, आपको याद है क्या? 103 का कोई भी बड़ा क्वेश्चन है, कितना स्टेप फॉलो करने का? नॉर्मल पे 6 स्टेप फॉलो करने का. याद है क्या? सबसे पहला आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर, सेकंड डेट ऑफ एक्वेशन, तीसरा क्या है? पीसी, फोर्थ INF, फिफ्थ NCI और सिक्स्थ गुडविल GBP. याद है कि आपको 6 स्टेप आ रहे. क्या बात है, वेरी गुड आरुषि, प्रियल, संकेत, अभिषेक, मनी, रितेश, अनुष्का. वाह, तुम लोगों ने इतना बढ़िया जवाब दिया, मजा आ गया मेरे को. बस यही एनर्जी अपने को मेंटेन रखनी है. वेरी गुड. ठीक है, तो 6 स्टेप का क्वेश्चन होता है, अपन 6 स्टेप फॉलो करेंगे, कहानी खत्म करेंगे. ठीक है सर, ओके. सो मिनी लिमिटेड ने अप्रोच वगैरह किया. अब क्या अप्रोच क्या देखना, अपन देखेंगे अभी कौन से पॉइंट का इंपैक्ट कौन से स्टेप में आता है. इधर ही मार्किंग करते हुए चलेंगे, सॉल्व करने में आसानी होगी. बोलता है मिनी लिमिटेड विल सीक एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फॉर डिटरमाइनिंग फेयर वैल्यू ऑफ 80 MW पावर प्लांट. सिर्फ ज्ञान वाली बातें, कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा. आगे, वैल्यू ऑफ अदर नॉन करंट एसेट एक्वायर्ड and non-current liabilities assumed is 11.10 million and 32 million respectively. तो ये अपने जो भी अपन asset liability टेक ओवर कर रहे हैं उसमें थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. तो ये INA का इंफॉर्मेशन है. INA मतलब स्टेप नंबर 4 पे इसका इंपैक्ट आएगा. ऐसे बाजू में लिख के रखने का, टाइम बचेगा आपका. आगे, कंसिडरेशन अग्रीड बिटवीन बोथ द पार्टीज 51 मिलियन. ये आपका पीसी है. कुछ नहीं बोला तो पीसी कैश में पी के ऐसा अज्यूम करने का. ठीक है, कुछ बोला है क्या शेयर्स वगैरह देंगे? नहीं ना, तो पीसी कैश में दिया. ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 नहीं, स्टेप नंबर 3 ये आपका पीसी हो जाएगा. ठीक है, आगे, बोथ द पार्टीज अग्री टू दी टर्म्स एंड एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट ऑन एग्रीमेंट कभी किया? 1 अप्रैल 11. तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, वेरी गुड आंसर, डेट ऑफ एक्विजिशन. स्टेप नंबर 2, डेट ऑफ एक्विजिशन बराबर किस दिन पे आपने एक्वायर किया. बिकॉज बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम जिस दिन आप एक्वायर करते हैं उस दिन की अकाउंटिंग करते हैं. आगे बढ़ जाते हैं. ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस वैल्यूएशन कुड नॉट बी कंप्लीटेड बाय द टाइम. बोलता है वैल्यूएशन टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया, है ना. अब ये सब का इंफॉर्मेशन क्यों दिया हुआ है? तो ये आपको इंफॉर्मेशन बेसिकली इसलिए दी गई है कि हमने जो डेट ऑफ एक्वेशन पे सारी इंफॉर्मेशन तो निकाली नहीं, जितना कर पाया उतना किया. तो शायद मेजरमेंट पीरियड की बातें करेगा. आपको याद है 103 में 1 साल का मेजरमेंट पीरियड मिलता है. अगर डेट ऑफ एक्वेशन पे सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो डेट ऑफ एक्वेशन पे हम उसको प्रोविजनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसके बाद अगर न्यू इंफॉर्मेशन आई मेजरमेंट पीरियड के अंदर तो उसका एडजस्टमेंट कर देते. तो अपन देखेंगे. चलो, बट वेरी गुड आंसर महक, वैष्णवी, ऋतुजा, वेरी गुड, आपने अच्छा इंटरप्रेट किया. अभिषेक, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ जाते हैं. तो ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस कंप्लीट नहीं हो पाए. ठीक है, मैक्स लिमिटेड्स एनुअल एफएस रिकॉर्ड्स द फेयर वैल्यू ऑफ पावर प्लांट एट 46.9 मिलियन विद अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 40 ईयर्स. बोलता है जो भी आप पावर प्लांट एक्वायर कर रहे हो, देखो आप कंपनी को एक्वायर कर रहे हो ना, तो कंपनी के अंदर आप क्या कर रहे हो? कंपनी के अंदर जो पावर प्लांट आप एक्वायर कर रहे हो उसका आपको वैल्यू दिया हुआ है. तो इसका इंपैक्ट आपके स्टेप नंबर 4 में आएगा. INA. आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, फिर मैक्स लिमिटेड ऑल्सो हैज लाइसेंस टू ऑपरेट दैट पावर प्लांट अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स. मतलब एक ऐसा लाइसेंस है जो सेलिंग कंपनी के बुक्स में नहीं दिख रहा है, लेकिन हम तो परचेजर है, हम तो इसको एक्वायर करेंगे ना भाई साहब. यस सर, हम तो एक्वायर करेंगे बराबर. तो एक लाइसेंस है 5 मिलियन का, सामने वाले के बुक्स में नहीं, हमको नहीं फर्क पड़ता, हम तो पैसा दे रहे हैं, हम तो इसको एक्वायर करेंगे, हम तो इसको रिकॉर्ड भी करेंगे. कहां रिकॉर्ड करोगे सर? स्टेप नंबर 4 INA के अंदर रिकॉर्ड करेंगे. बहुत ही बढ़िया. आगे बढ़ जाते हैं सर. 6 months आफ्टर एक्विजिशन डेट मिनी लिमिटेड रिसीव्ड द इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन विच एस्टिमेटेड द फेयर वैल्यू ऑफ पावर प्लांट एट 54.90 मिलियन. है ना, ये आपका क्या है? ये आपका बेसिकली मेजरमेंट पीरियड का एडजस्टमेंट है कि आपको है ना मेजरमेंट पीरियड के अंदर इंफॉर्मेशन मिल गई. अच्छा, मेजरमेंट पीरियड का
के बारे में अपने को डे वन पे नहीं पता, मतलब डे वन पे अपने पास ये वैल्यू की इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये इंफॉर्मेशन है आपको 6 महीने के बाद। तो इसकी जो भी एंट्री वगैरह मारनी है वो 6 महीने के बाद ही मारने का, पहले नहीं मारने का। अब वो एंट्री क्या आएगी मैं आपको सिखा दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका एडजस्टमेंट अपन बाद में डिस्कस करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो अपने को, ठीक है। सीएफओ ऑफ मिनी वांट्स यू टू वर्क अपॉन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्या क्या निकालना चाहता है बताता है वो, सुनो। डिटरमाइन वेदर द ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड एज असेट एक्विजिशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन। पहले बोलता है असेट एक्विजिशन है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन है, बताओ। तो पहले मैं क्या क्या चाहता है वो एक बार देख लेता हूं, फिर आपको बताऊंगा कैसे डील करना है अपने को। सेकंड, कैलकुलेट गुडविल जीबीपी वगैरह ड्यू टू अबव एक्विजिशन। तो ये अपन 6 स्टेप फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली अपने को मिल जाएगा। फिर बोलता है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिनी एज पर 103 एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। बोलता है बैलेंस शीट प्रिपेयर करो, सीएफएस प्रिपेयर करो डे वन का। अरे मुन्ना, डे वन का सीएफएस प्रिपेयर करने के लिए दोनों की बैलेंस शीट अवेलेबल होनी चाहिए ना। चलो अपन जिसको एक्वायर कर रहे हैं उसके तो कौन सा आइटम एक्वायर किए वो दिए हुए, लेकिन एटलीस्ट पेरेंट की तो बैलेंस शीट चाहिए ना अपने को, वो नीचे दी हुई है। हाँ ठीक है, तो डी वाला पॉइंट भी एक है। डिटरमाइन वेदर एनी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ वैल्यूएशन रिसीव्ड सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन। मतलब वो मेजरमेंट पीरियड वाला जो एडजस्टमेंट है उसका आप इफेक्ट देना सिखा दो, उसका आप इफेक्ट देना सिखा दो, ठीक है। इफ यस देन पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिनी लिमिटेड। करेंगे ना पास, सिंपल है बड़ा। अब आपको देखो बैलेंस शीट किसका दिया हुआ है, ये पेरेंट का दिया हुआ है, सब्सिडरी का दिया हुआ है। ये आपको पेरेंट का बैलेंस शीट दिया हुआ है, पेरेंट का एसएफएस दिया हुआ है। अब आप पेरेंट का एसएफएस आपके पास है, फिर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो जो एक्वायर किया, जो जो पे ऑफ किया, उसका इफेक्ट दे दोगे तो आपका सीएफएस भी बन जाएगा बराबर। तो अपन आराम से बना देंगे, कोई चिंता अपने को करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है वो चीज, ठीक है। तो अपने को बढ़िया सी बैलेंस शीट दे रखी है, ओके सर, ठीक है। अब एक एक करके अपन डील करना शुरू करते हैं, ठीक है। अपन ने मोटा मोटी क्वेश्चन समझ लिया, ठीक है, ओके। कार्तिक बोलता है सर वेयर इज अ टैक्स रेट फॉर डीटीए डिटेल। अरे जब नहीं दिया है तो अच्छा है ना भाई, वेरी गुड। वो बोलता है नहीं दिया सर, मैं फिर भी मेरे को डीटीए डिटेल निकालना है। अरे जब नहीं दिया तो वो चाहता है कि तुम डीटीए डिटेल ना निकालो, है ना। एनीवे चलो क्या बोलता है सुन लो। डिटरमाइन वेदर ट्रांजैक्शन, पहला पॉइंट, डिटरमाइन वेदर ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड एज असेट एक्विजिशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब आपको पता है ना असेट एक्विजिशन कब होता है, जब अपन कंपनी के एक आध दो असेट एक्वायर करते हैं सिर्फ, है ना। बिजनेस कॉम्बिनेशन कब होता है, जब अपन उस कंपनी का इनपुट प्रोसेस आउटपुट तीनों एक्वायर करते हैं। जब आप उस कंपनी का आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट तीनों एक्वायर करते हो तो आपको बोलते हैं उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा हमने तीनों एक्वायर किया है, ऊपर एक लाइन लिखी थी जिस पर मैंने तभी एम्फेसिस नहीं दिया, अब दूंगा। क्या बोलता है सुनना। इट डिसाइडेड टू एक्वायर द पावर प्लांट which was having the capacity of 80 megawatt along with its entire labor force। तो हम सिर्फ कंपनी के चंद असेट एक्वायर नहीं कर रहे। जब वो बोलते हैं ना एंटायर लेबर फोर्स एक्वायर कर रहे हो, तो आप इनपुट मतलब असेट लायबिलिटी एक्वायर कर रहे हो, प्रोसेस मतलब असेट को यूज करने के तरीके, उस कंपनी का लेबर फोर्स, वो सब भी एक्वायर कर रहे हो। और जब इनपुट और प्रोसेस आप एक्वायर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आउटपुट तो जनरेट हो ही जाएगा, राइट। तो वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, वो जब बोलते हैं ना हम अलॉन्ग विद लेबर फोर्स वगैरह एक्वायर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना बिजनेस कॉम्बिनेशन है मान के चलने का। तो ज्ञान देना पड़ेगा, इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो ज्ञान लिखने की वाली बात है, ठीक है। बट मैं आपको रफ में एक बार लिखा देता हूँ फटाफट से, इधर आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है इंडेस 103 का, एलडीआर है, ठीक है। चलो एलडीआर है सबसे पहले ए पार्ट, सोल्यूशन का ए पार्ट, है ना। ज्यादा गप्पा गोष्ठी लिखने का जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक स्टफ लिखोगे तो भी चलेगा। तो हम कहेंगे ए पार्ट में क्या वो बिजनेस कॉम्बिनेशन है, द आंसर इज यस, बिजनेस कॉम्बिनेशन यस। इसका अगर आपको रीजन लिखना हुआ तो क्या बोलने का, आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, है ना, बिकॉज वी आर एक्वायरिंग along with लेबर फोर्स। एक्चुअली देखो ये चेक करने के लिए अपने को बहुत सारे क्राइटेरियाज वगैरह भी होते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट करो, बट ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं है अपने को, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते, ये हो गया अपना बेसिक स्टफ, लिखो आगे बढ़ो। हाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ना, आरटीपी के सोल्यूशन में एक बार रीड दे देने का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है अपने को। चलो यस, कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट अपने को चेक करने के लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो वो अपने को करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी पार्ट नंबर बी क्या पूछा था, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जीबीपी वगैरह पूछा है ना। तो अपन क्या करते, वो 6 स्टेप फॉलो करना शुरू करते हैं फटाफट से। चलो आ जाओ, तो मुझे बताना शुरू करोगे आप 6 स्टेप कैसे फॉलो करने का, एक एक करके बताओगे स्टेप्स। यस चलो, सबसे पहला अपना स्टेप नंबर 1 क्या है, वेरी गुड आंसर। स्टेप नंबर 1 इज आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर, आइडेंटिफाइंग द, लिखना मेरा शक्ल मत देखना, ज्यादा स्मार्टनेस मत दिखाना कि सर मैं तो बाद में कॉपी कर लूंगा, कुछ नहीं, साथ में करो फटाफट से होएगा। आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर, वेरी गुड। हु इज द एक्वायरर, मिनी लिमिटेड, क्योंकि इससे अपन सारी अकाउंटिंग कराएंगे, यही पेरेंट है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन। कौन सा डेट ऑफ एक्विजिशन अपना,
1 अप्रैल 11 है, वेरी गुड। स्टेप नंबर 3 क्या है अपना? स्टेप नंबर 3 पीसी है ना, वेरी गुड। पीसी में क्या है अपने पास? पीसी में अपन ने दिया हुआ 51 मिलियन। अच्छा कुछ नहीं बोला तो कैश अज्यूम करने का, बोलना मत कैश कहां लिखा है सर, कुछ नहीं बोला तो रोकड़ा दिया रहेगा ना बाबा। हाँ ठीक है, चलो उसके बाद स्टेप नंबर 4। तुम लोग क्या लाजवाब आंसर कर रहे हो, मजा आ रहा है यार सच्ची में, तुम लोग बहुत तगड़ा आंसर कर रहे हो, ऐसे आंसर करते हुए चलना। स्टेप नंबर 4 आईएनए, ठीक है। चलो आईएनए में क्या क्या एक्वायर किया, अरे रे रे देखते हैं ना आपने आईएनए में क्या क्या एक्वायर किया है, देखो। अच्छा अपने को नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अपने को है ना ऐसा मैक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया होता है ना, मतलब सब्सिडरी का बैलेंस शीट दिया होता है, तो उसका अपन सारे एसेट देख भी लेते हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन ऊपर नहीं दिया रहेगा तो वो सभी अपन टेक ओवर कर लेते हैं। यहाँ नहीं दिया हुआ है, मतलब जो ऊपर लिखा है उतनी ही अपन ने एसेट वगैरह टेक ओवर किए, ठीक है। तो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 4 में बोलता है नॉन करंट एसेट एक्वायर किया, नॉन करंट लायबिलिटी एक्वायर किया, ये 2 आइटम थे। उसके अलावा एक अपन ने पावर प्लांट एक्वायर किया, देखो ना जहां स्टेप नंबर 4 लिखा है वो देखने का बस। तो अपन ने एक पावर प्लांट एक्वायर किया 46.9 मिलियन, है ना। उसके अलावा अपन ने लाइसेंस एक्वायर किया, एक लाइसेंस एक्वायर किया 5 मिलियन का। अच्छा सर मेजरमेंट पीरियड का बातें भी अभी कंसिडर कर लूं क्या? नहीं, अभी अपन डेट ऑफ एक्विजिशन पे खड़े, डेट ऑफ एक्विजिशन पे 6 महीने बाद की वैल्यू नहीं है अपने पास, मेजरमेंट पीरियड वाली छोड़ दे इसको, ये नहीं है अपने पास, इसको अभी कंसिडर मत करना, ठीक है। चलो तो एक एक करके मैं नोट डाउन कर लूं फटाफट से, समझ गया ना क्या क्या है? यस। तो मुझे तो प्राचीन आंसर भी क्या है, पावर प्लांट है, नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट लायबिलिटी, लाइसेंस है, तो अपन ले लेते फटाफट से। चलो तो पावर प्लांट है 46.9 मिलियन बराबर। उसके अलावा अपने पास है नॉन करंट असेट है, वो मेरे ख्याल से 11.1 मिलियन था, यस। तो इट इज 11.10 मिलियन। उसके अलावा अपने पास लाइसेंस है 5 मिलियन, और लेस कर देंगे जो नॉन करंट लाइबिलिटी है, जो भी वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी, कौन सी भी लाइबिलिटी, नॉन करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, ठीक है। वो अपने को जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो काम आएगा सब क्राइटेरिया वगैरह, ठीक है। कितना दिया हुआ है 32 मिलियन, तो ये सब लेस कर देंगे 32 मिलियन। चलो फटाफट से, को आई ने बताएगा मेरे को कितना आता है? वेरी गुड आंसर, आई ने 21 आता है, ठीक है। तो आई ने आता है 21 मिलियन। अच्छा अपने को ये किधर बोला है क्या कि अपन ने कंपनी का इतना परसेंट एक्वायर किया, उतना परसेंट एक्वायर किया? नहीं बाबा, अपन ने सीधा कंपनी का नेट एसेट एक्वायर कर लिया। तो कहीं ना कहीं आपने जो पीसी पे किया वो 100% कंपनी के लिए पे किया है, ठीक है। इधर कोई एनसीआई वगैरह नहीं होगा इस केस में, अच्छा है ना, काम कम हो गया आपका। तो स्टेप नंबर 4 हो गया। स्टेप नंबर 5 क्या आपका? एनसीआई होगा नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल क्यों? अपन ने 100% एक्वायर किया ना, जब मेरे पास 100% है तो एनसीआई होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा आई ने 31 आ रहा है क्या? 1 सेकंड आई चेक। 46.9 प्लस 11.1 प्लस 5 माइनस 32, सॉरी और 31, सॉरी 31 मिलियन, 31 मिलियन, यस सॉरी। चलो कैन आई प्रोसीड फर्दर? कैन आई प्रोसीड फर्दर? यस सर करो प्रोसीड। सॉरी यहाँ 31 था, यस यस यस, चलो अच्छा है। अच्छा ना बताते हुए चलते हो मेरे को, मैं क्या गलती जल्दी कर देता हूँ बाबा, आप बोलोगे सर डराओ मत हमको। चलो स्टेप नंबर 6, गुडविल जीबीबी, गुड्डू गुडविल जीबीबी। तो कैसे करने का? आपने पीसी एक्वायर के 100% के लिए कितना पे किया? 51 मिलियन। हम नॉर्मली ऐड करते हैं एनसीआई, इस केस में कुछ है नहीं। अच्छा कोई प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट था तो हम वो भी ऐड करते हैं, वो भी नहीं है इस केस में, लेस कर देने का। आईएनए, आईएनए आपने कितना बोला मुझे? 31 मिलियन, है ना। चलो तो गुडविल कितना आ गया मेरा गुड्डू? 20 मिलियन, यही बोलो ना आप लोग, गुडविल, यस। चलो क्लियर है वाला पार्ट, क्या डन हो गया? तो अपना देखो क्या मस्त निकाला रे तुमने, तो ये बताओ ये कोई डिफिकल्ट काम है क्या यार? बोलता आरटीपी डिफिकल्ट है, आधे तो तुम ही आंसर कर रहे हो, मेरे को कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। ये मांगा गुडविल जीबी भी दे दिया, अब एक एंट्री मांगी है, एक फटाफट से एंट्री दे देगा इनको। अरे एंट्री कैसे पास करने का है? 6 स्टेप में देखो ना, ये जो आई ने एसेट एक्वायर किया डेबिट करने का, लाइबिलिटी एक्वायर किया क्रेडिट करने का, पीसी पे ऑफ कर रहे हो, पीसी पे ऑफ कर रहे हो, उसको भी क्रेडिट कर देने का, डिफरेंस जो मिलेगा गुडविल वगैरह में आ जाएगा। तो एक प्यारी सी मीठी मीठी एंट्री पास कर देगा यार। चलो आ जाओ। तो सी पार्ट अपने को पूछा है जर्नल एंट्री, किसके बुक्स में पास करने का? मिनी के बुक्स में पास करने का, मिनी लिमिटेड के बुक्स में पास करने का। जल्दी से क्विकली एक एंट्री पास कर लेते हैं, आ जाओ। यस क्या क्या बोलेंगे अपन, क्या क्या एक्वायर किया? अरे ऊपर देखो ना, अपने को ज्यादा कोई रट्टा मारने का जरूरत नहीं, सब कर रखा है अपन ने। ये पावर प्लांट एक्वायर किया, नॉन करंट एसेट, लाइसेंस और नॉन करंट लाइबिलिटी, एक एक करके करने का। लाइन में आओ, लाइन में आओ। तो हम बोलेंगे पावर प्लांट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना? 46.9 मिलियन। उसके अलावा अपन ने क्या एक्वायर किया है? वो नॉन करंट एसेट जो भी है, मुझे पता नहीं क्या एक्वायर किया, हाँ ऐसा ही कुछ एक्वायर किया था अपन ने। कितना एक्वायर किया? 11.1 मिलियन का। उसके अलावा अपन और क्या एक्वायर किया? हीरो लाइसेंस एक्वायर किया ना, लाइसेंस अकाउंट डेबिट, कितना रे? 5 मिलियन।
हाँ, उसके अलावा अपन ने और एक लाइबिलिटी एक्वायर की थी ना, तो लाइबिलिटी एक्वायर की, तो लाइबिलिटी जो भी है 32 मिलियन, वो नॉन करंट लाइबिलिटी थी ना जो भी थी 32 मिलियन। उसके अलावा रे पीसी भूल नहीं जाना रे, तो अपन ने जो पीसी पे किया, अज्यूम कर रहे कैश बैंक में पे किया रहेगा, पीसी ये ब्रैकेट में डाल देना, कितना पे किया रे 51 मिलियन। बहुत पीसी दे दिया ना अपन ने इनको, ज्यादा दे दिया पीसी। बैलेंसिंग फिगर मारो, मेरे ख्याल से गुड्डू आना चाहिए। कितना गुड्डू आएगा मेरे हीरो लोग? 20 तो निकाला है ना, बस ऊपर स्टेप देख के एंट्री मारने का है ना, डांस इन डांस बना के रखने का, स्टेप देख के एंट्री मारने का उधर। ठीक है, चलो किया इतना हीरो लोग मेरे। ठीक है, अब फटाफट से अपन बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं क्या? एक कर लेते हैं बैलेंस शीट, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, समझ रहे होगा तुम, साथ साथ में कर लो मेरे एक बार फटाफट से बैलेंस शीट। आ जाओ कर लेते हैं सर, खत्म करो कहानी करके इसकी। चलो, तो मैं बैलेंस शीट ज्यादा एकदम एकदम ऐसे वो क्या बोलते हैं डिजाइन बना के नहीं कर रहा, फटाफट से अपन करेंगे बैलेंस शीट जो भी अपने को दिख रहा है। सी पार्ट में बैलेंस शीट पूछिए, मेजरमेंट पीरियड का कुछ इफेक्ट मत लेना, वो बाद में करेंगे। बैलेंस शीट पूछा है, भूल मत जाना भाई। चलो आ जाओ, तो अपने को बोला है बैलेंस शीट, तो मैं बोलूं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ मिनी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 11। ठीक है, चलो आओ मुन्ना आओ आओ। चलो सबसे पहले शुरू करते असेट के साथ। अच्छा, अगर फॉर्मेट नहीं आया तो क्या करे सर? अरे उन्होंने इतना प्यारा तुमको फॉर्मेट बना के दिया, देख देख के करो ना, क्या दिक्कत है तुम लोगों को करने में? चलो आ जाओ, तो असेट एक्वायर किया, असेट में क्या एक्वायर किया अपन ने? नॉन करंट एसेट एक्वायर किया। ठीक है, उसमें है पहला पीपीई। पीपी में उनका कितना दिख रहा है ऑलरेडी? 2158 ये दिख रहा है। उसके अलावा क्या हमने कुछ एक्वायर किया है? क्या हमने कुछ एक्वायर किया क्या इसका पीपी में? देखो ना ऊपर जाके स्टेप में देखो मिलेगा, हाँ ये एक्वायर किया ना पीपी 46.9, करो ऐड, तो कर लेते हैं क्या? ठीक है, तो कितना रहेगा वो? 2158 प्लस 46.90। अच्छा कितना आ गया? 2204.90। ठीक है, 2204.90। देखो कितना शानदार आंसर किया, ऊपर देना रुपीज इन मिलियंस, तो बार बार अपने को मिलियन लिखने का जरूरत नहीं रहेगा, लिखा करो वह सब। ठीक है, उसके अलावा इंटेंजिबल को अलग से लिख दे गया। इंटेंजिबल असेट जो लाइसेंस आया ना अपने को, उसको मैं बता रहा हूं ताकि भूले नहीं अपन, 5 मिलियन। ठीक है, ये भी हो गया अपना। तो देखो अपन ने जो एक्वायर किया उसमें से एक दो आइटम तो अपन ने रिकॉर्ड कर लिए। उसके अलावा और क्या है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये तो उतने का उतना ही रह जाएगा ना। यस, कैपिटल WIP मेरे ख्याल से 12 था। ठीक है, उसके अलावा अरे वेरी गुड, तुमने एक चीज तो भूल जाओगे, हमेशा भूलोगे, क्या है अपना गुड्डू? अपने गुड्डू को भूलना मत, तुमने उसको इतना प्यार से निकाला हुआ है। अरे निकाला हुआ मतलब कंप्यूट किया हुआ है तुम। क्या निकालने का करो मेरे को नहीं पता, है ना। हाँ चलो गुड्डू। और है ना एक और चीज, तुम्हारा एग्जाम कितना भी नजदीक हो, चिल रहने का, ठीक है, ज्यादा हड़बड़ी मचाओ मत, चिल रहो, सब हो जाएगा बढ़िया एकदम, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है तुमको। ठीक है, 20 गुडविल हो गया। और क्या है अपने पास रे? डिफर्ड टैक्स एसेट है उस, वो तो सेम रहेगा, तो वो ले लेता हूँ। डिफर्ड टैक्स एसेट DTA नेट में कितना है? 324, स्टेज एट 324 ओनली। उसके अलावा है अदर नॉन करंट असेट्स। अच्छा ये कितना दिख रहा है अपने को अदर नॉन करंट असेट? 25 दिख रहा है ना। उसमें से क्या ऐड करना पड़ेगा अपने को? जो अपन ने एक्वायर भी तो किया 11.10 मिलियन का, है ना। यस, अच्छा हो सके ना आप है ना मेरे से आगे जाकर प्रैक्टिस करो, खुद अकेले अकेले आगे चले जाओ पूरा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर चेक कर लेना आपका मैच कर रहा है कि नहीं मेरे से। 36.10 मेरे ख्याल से, और मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है नॉन करंट के अंदर। ठीक है, चलो आप चाहो तो एक बार टोटल निकाल सकते हो इसका, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे फिर इन्वेंट्रीज है, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख लो। फाइनेंशियल एसेट मेरे ख्याल से ये सब में कोई भी चेंज नहीं है, या आप एज इट इज छाप सकते हो, इसमें सिर्फ एक जगह चेंज आएगा CCE, क्योंकि आपने जो पीसी पे दिया वो लेस करना पड़ेगा ना आपको, तो लेस यहां से करना 51 मिलियन जो पीसी आपने पे किया है, बाकी सब कुछ एज इट इज आएगा। तो फटाफट से अपन कर लेते हैं क्या? चलो अभी क्वेश्चन खुद खुला रखना, ठीक है। तो अपने पास है करंट एसेट्स, उसमें इन्वेंट्रीज मेरे ख्याल से सेम रह गया 368। फिर अपने को दिया हुआ है फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट में अपने पास है इन्वेस्टमेंट 45 का। उसके अलावा अपने पास है ट्रेड रिसीवेबल्स 762 का। फिर तीसरा आइटम है अपने पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बस वो ध्यान रखना वो कितना था पहले, इट वॉज
110 उसमें से 51, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यही भूलोगे, मैं बता रहा हूं ना आपको, जो पीसी पे किया वो यही भूलोगे, देख लेना कितना बचेगा, वो 59 बचेगा। उसके अलावा बाकी जो बैंक बैलेंस है वो रहेगा मेरे ख्याल से, बैंक बैलेंस अदर देन अबव, ये 4 है ना, सॉरी, बैंक बैलेंस कितना है वो 28, और अदर फाइनेंशियल असेट 267, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं बचा, टोटल मान लेना इसका, टोटल तू मुझे मार के बता देना, तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है क्या। फिर अपना इक्विटी एंड लाइबिलिटी आता है ना हीरो लोग, यस, फिर अपना आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें पहले क्या आता है, अच्छा 4131 आ रहेगा तुम लोग को, वेरी गुड आंसर है। चलो टैली करने का ट्राई करते हैं, वो नीचे वाला टैली होता है कि नहीं। पहला उसमें आएगा इक्विटी, इक्विटी में आएगा पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान रखना सिर्फ पेरेंट का लेना, सब्सिडी का अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन होगा तो भी मत लेना, सिर्फ पेरेंट का चाहिए होता है अपने को इधर। 295 बराबर क्या, उसके अलावा अदर इक्विटी, क्या अदर इक्विटी में अपने को कोई चेंज करने का जरूरत है क्या, द आंसर इज नो ना, कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा अदर इक्विटी के अंदर, क्योंकि डिफरेंस जो भी आपने गुडविल क्रिएट किया हुआ है उसका, तो अदर इक्विटी, ठीक है। अदर इक्विटी में मेरे ख्याल से 2-3 आइटम है, एक इक्विटी कंपोनेंट है और एक रिजर्व एंड सरप्लस है मेरे ख्याल से ना, यस, एक इक्विटी कंपोनेंट है सीएफआई का और एक रिजर्व एंड सरप्लस है, जो भी बैलेंस है मेरे ख्याल से एज इट इज कॉपी करना है वो अपने को, 717 और 2481, 7172481। फिर आएंगे अपन लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटी में पहला आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज, है ना, नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करंट में क्या क्या है अपने पास, ये जो नॉन करंट के अंदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी है वो बढ़ेगी ना आपकी, ये वाली, याद है क्या, नॉन करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपने टेक ओवर की थी, यस, तो एक ही है फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इसमें है बोरोइंग्स, बोरोइंग्स कितना है 268 प्लस एक 32 मिलियन का लाइबिलिटी एक्वायर किया था ना, ये जो एक्वायर्ड किया वो वाला है, कितना 300। उसके अलावा और कुछ है क्या अपने पास हीरो लोग, मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा बैलेंस शीट में, नहीं फिर सीधा करंट है, करंट में ट्रेड पेबल है और अदर करंट है, तो करंट लाइबिलिटी फॉर्मेट इनका ही छाप, अपने को ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है, वाज इट इज ही रहेगा 302, और एक अदर करंट लाइबिलिटीज है, कितना है वो 36। अब चलो जय माता दी बोल के टैली करने का ट्राई करो फटाफट से, अगर कोई डिफरेंस आता है अपन ढूंढ लेंगे कैसा डिफरेंस आता है। चलो 295 प्लस 717 प्लस 2481 प्लस 300 प्लस 302 प्लस 36, ओ हो टैली सर एग्जाम में भी हो जाए तो मजा आ जाए सर, ए लेकिन खुश मत हो, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बाकी है अभी भी, का बाकी है सर, अरे का बाकी है मुन्ना, ये वाला बाकी है, मेजरमेंट पीरियड, है ना। अब मेजरमेंट पीरियड में क्या करना है सुनना, मेजरमेंट पीरियड का कंसेप्ट क्या बोलता है फटाफट से बता देता हूं, बोलता है इन्फॉर्मेशन एक साल के अंदर मिली एंड इफ दैट इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब भले मिली बाद में है लेकिन इट शुड रिलेट टू डेट ऑफ एक्विजिशन, तो उसका इफेक्ट अपने गुडविल से करने का, है ना। और अगर एनसीए पीएसएनए पे है तो प्रोपोर्शनल इफेक्ट एनसीए में भी जाएगा, अब यहां एनसीए है ही नहीं तो एनसीए भूल जाओ, तो जो भी आपका चेंज है उसका इफेक्ट गुडविल में आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात। तो कितना चेंज हुआ है, हमको लगा था 46.9 लेकिन निकला कितना 54.9, तो मेरे ख्याल से 8 रुपीज का कुछ इंक्रीज है कि नहीं है ना। कहां से एडजस्ट करेंगे उसको, चुपचापी से उठा के गुडविल से एडजस्ट करने का, तो डायरेक्टली एडजस्ट मत करो, ऐसा बड़ा क्वेश्चन है ना तो पहले मेजरमेंट पड़ेगा, ज्ञान लिख कर आने का, वही क्या लिखे ज्ञान के अंदर, अरे वही दो चीज कि इन्फॉर्मेशन अगर एक साल के अंदर मिलती है एंड इफ इट रिलेट्स टू रेट ऑफ एक्वेशन, तो अपने को कहां से एडजस्ट करने का, अपने को उसको अपने प्यारे राज दुलारे गुड्डू से एडजस्ट करने का, ये तुमको लिखने होएगा ना यार बाबा। चलो आ जाओ फटाफट से, तो मैं इधर लिख देता हूं डी पॉइंट, वो मेजरमेंट पीरियड की बात है। तो पहले मैं बोलूंगा 2-3 लाइन का कंसेप्ट, कंसेप्ट का हिंट दूं क्या, 1 ईयर प्लस रिलेट टू डेट ऑफ एक्विजिशन, दोनों मीट करेगा तो मेजरमेंट पीरियड का एडजस्टमेंट है, तो उस केस में एडजस्ट फ्रॉम गुडविल। एंट्री कब मारेंगे, मेजरमेंट पीरियड का इंफॉर्मेशन 6 महीने के बाद मिला, आपको याद रहेगा तो अपना 30 सितंबर को ये एंट्री आएगा, ध्यान रखना। सर क्या एंट्री आएगा, सिंपल सा एंट्री है, अपन बोलेंगे INA अकाउंट डेबिट, आपका नेट एसेट ज्यादा आ रहा है ना, तो 8 मिलियन, वो कहां से एडजस्ट करना है इसको, गुडविल से एडजस्ट करना है,
8 मिलियन। सर इसका बैलेंस शीट में इंपैक्ट नहीं लेने का? अरे नहीं बाबा, बैलेंस शीट में इंपैक्ट मत लेना इसका। क्यों? बैलेंस शीट कब की बन रही है? बैलेंस शीट अपनी फर्स्ट को बन रही है, 1 अप्रैल की, और इसका एंट्री अपन कब मारे? 30 सितंबर को। तो बैलेंस शीट में पता ही नहीं था ना अपने को ये चीज। ठीक है, अच्छा ये हो गया, ये नॉर्मली सब कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज है जो आप मैक्सिमम लोग मिस्टेक करोगे, और वो क्या है? इधर है ना, हुआ क्या है, जो प्लांट आपने एक्वायर किया है उसका लाइफ भी दिया हुआ है आपको, उसका क्या दिया हुआ है आपको? लाइफ भी दिया हुआ है। तो जब आपका प्लांट का वैल्यू बढ़ेगा तो मैं बोलूं आपका डेप्रीसिएशन भी ज्यादा आएगा। तुम समझ, जब आपका प्लांट का वैल्यू बढ़ेगा तो आपका डेप्रीसिएशन भी ज्यादा आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं एक्सेस डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सेस डेप्रीसिएशन। तो वो भी अपने को निकालना पड़ेगा, 6 महीने का डेप्रीसिएशन ज्यादा आएगा। तुम समझ रहे हो? तो 30 सितंबर को एक और एंट्री आप मार देना। एंट्री क्या मारे सर उसकी? अरे डेप्रीसिएशन टू पीपी, सिंपल सी एंट्री पे, आई ने बोलो या पीपी बोलो, जो बोलना है बोलो, 6 महीने के लिए सिर्फ। तो कितना आएगा? 8 मिलियन इंटू 6 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स, लाइफ कितना इंटू 1 ईयर डिवाइड बाय 40 ईयर्स। मेरे को बताओ ना अमाउंट कितना आ रहा है? वेरी गुड, 0.1 मिलियन, 0.1 मिलियन, 0.1 मिलियन, खत्म हो गई कहानी। तो नेट इंपैक्ट कितना आएगा? नेट इसका अगर आप नेट पीपी लोगे तो नेट पीपी आपका हो गया 7.9 मिलियन मेरे ख्याल से, नेट जो भी है। ठीक है, ध्यान रखना इसका इंपैक्ट ऊपर के बैलेंस शीट में मत लेना। तुमको मैं हिंट दूं क्या एक? तुम बाद में करोगे, मेरे को मैसेज करोगे, फिर लिखो हिंट। ये ओफू है, ओफू मतलब ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम में मत करना ये चीज। नो इंपैक्ट ऑफ measurement period adjustment in balance sheet as balance sheet is prepared on day 1। चलो हो गया। मजा आया कि नहीं आया? वो बोलते ना राहुल गांधी जी, मजा आया, मजा आया। कुछ नहीं है, यही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मजा आ गया, खत्म हो गया कहानी इसका। वो एलडीआर क्वेश्चन था, एलडीआर था ये वाला जो अपन ने जस्ट किया। ठीक है, फिर आता है इंडेक्स 21, अ रिलेटिवली वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो जो देखो, जो सिंपल है वो इसमें किताब में कर लेंगे, जो रेपिटेटिव है वो होमवर्क में करने का, मैं बता दूंगा क्या क्या, टेंशन मत लो आप। चलो, इंडेक्स 21 क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ना। वो बोलता है इन्फोटेक ग्लोबल हैज अ फंक्शनल करेंसी ऑफ यूएसडी, ओके, एंड नीड्स टू ट्रांसलेट इट्स फाइनेंशियल इनटू आईएनआर। उसको ट्रांसलेट करने का है। इंडेक्स 21 में ना एक होता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में हम देखते हैं मॉनेटरी की नॉन मॉनेटरी, अकॉर्डिंगली हम वैल्यू करते हैं डे 1 पे, ईयर एंड पे। लेकिन जब आपको किसी एफएस को ट्रांसलेट करना है, क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेशन में रूल बड़ा सिंपल है, सारे एसेट क्लोजिंग रेट पे, सारे लायबिलिटी क्लोजिंग रेट पे। इक्विटी कैपिटल के लिए आपको रेट क्वेश्चन में दी होगी, मतलब जिस दिन आपने वो शेयर कैपिटल इशू किया उस दिन की रेट लेते। रिटेन्ड अर्निंग्स में ओपनिंग जो भी होता है अपना, अगर कुछ रेट नहीं बोला हुआ है तो ओपनिंग रेट पे कन्वर्ट करता है, कुछ नहीं बोला हुआ है बट ओपनिंग का भी दिया हुआ रहता है। इसके लिए अपने को इन्फॉर्मेशन दी रहती है रिटर्न अर्निंग्स वगैरह के लिए। और कैपिटल के लिए अपन जो रेट पे जिस दिन इशू किया वो हिस्टोरिकल रेट बोलते हैं उसको, वो रेट पे लेते हैं। और अदर इक्विटी का गिवन रहता है, कुछ ना कुछ हिंट रहता है, या तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहेगा, जो भी है। ठीक है, तो अपन देखते कैसे करना है। बट यहाँ अच्छी बात है आपको 2 साल का दिया हुआ है, तो है ना, आपको जो रूल्स है, मैं रूल्स लिखा दूं इधर, इसको अपन फटाफट से इधर ही रूल्स लिख देते हैं, इसके ट्रांसलेशन के रूल्स। Translation rules. All assets at closing rate, all liabilities at closing rate, equity share capital, historical rate मतलब एक्चुअल रेट बेसिकली, और जो भी आपका अदर इक्विटी होता है, इसकी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। इंफॉर्मेशन गिवन से मेरा मतलब है जो उस साल की रिस्पेक्टिव रेट थी एक्चुअली वो यूज होता है, बट इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब एक बात ध्यान रखना, मैक्सिमम लोग क्या मिस्टेक करेंगे, यहाँ 2 साल का इंफॉर्मेशन है, तो 31 मार्च 12 के जब आप ये कन्वर्ट कर रहे हो तो इसकी क्लोजिंग रेट कुछ और होगी, और 31 मार्च 13 के जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो इसकी क्लोजिंग रेट कुछ और होगी। तो रिस्पेक्टिव ईयर की क्लोजिंग रेट लेना। तो अपन क्या करेंगे, इधर ही आपको मार्किंग करा दो, चलूंगा कौन से रेट पे कन्वर्ट करना है, आ जाओ फटाफट से। तो आपको है ना, ये पहले तो बैलेंस शीट दिया हुआ है, फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है, फिर आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, कि भाई रिटेन अर्निंग्स का जो तुम्हारा बैलेंस है वो कैसे आया रहेगा, है ना, करंट ईयर का बैलेंस कैसे आ रहेगा। फॉर एग्जांपल आपका रिटेन अर्निंग्स कितना दिख रहा रहेगा, 29,500 दिख रहा है करंट ईयर में, तो ये कैसे आया? तो वो बोलता है कि आपका ओपनिंग इतना था, फिर ड्यूरिंग द इतना कमाया, फिर आपने डिविडेंड बांट दिया तो इतना बचा, वो आपको वो वर्किंग दिया हुआ है उसका।
ठीक है, आगे उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल वॉज इशूड। अच्छा, अभी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया, चलो अपन यूज करना शुरू करते फटाफट से। शेयर कैपिटल वॉज इशूड व्हेन द एक्सचेंज रेट वॉज 70। देखो एक्चुअल रेट, हिस्टोरिकल रेट दिया कि नहीं दिया शेयर कैपिटल का, तो मैं इधर आके ऊपर लिख दूं क्या कि शेयर कैपिटल के लिए हम कौन सी रेट यूज करेंगे, हम इधर रेट यूज करेंगे 70 और यहां भी यूज करेंगे 70 कन्वर्शन करने के लिए, ठीक है, इधर ही लिखते हुए चलना। उसके अलावा और क्या दिया हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन 1 अप्रैल 11, 1 अप्रैल 11 वॉज 4 lakhs। अब इसका क्या मतलब है, अगर आप ध्यान से देखोगे अपने को इन्फॉर्मेशन 31 मार्च 12 का दिया हुआ है और 31 मार्च 13 का दिया हुआ है। सर ये 1 अप्रैल 11 का देखिए, इनका क्या रीजन है, समझेगा, यूज करते बाद में। आगे, एट 31 मार्च 12 cumulative gain of 492 has been recognized in the foreign exchange reserve which is due to translation of entities financial statements into INR। so basically वो बोलते हैं प्रीवियस ईयर में जब हमने सेम ट्रांसलेशन किया था ना, तो हमको फॉरेन करेंसी का बैलेंस आया था कितना, 492 का गेन आया था हम लोग को, जब प्रीवियस ईयर में हमने सेम ट्रांसलेशन किया था, वो बैलेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे, एंटिटी पेड अ डिविडेंड, हमने करंट में देखो डिविडेंड पे किया है, अब इसको कौन से रेट पे कन्वर्ट करना होता है, उसका रेट दिया हुआ है। एंटिटी पेड अ डिविडेंड ऑफ USD 3000 व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज USD 1, दैट इज मतलब $1 इज इक्वल टू 73.5 INR। तो ये जो आपका डिविडेंड है ये आप उस रेट पे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो मतलब जैसा अगर मैं बोलूँ 3000 इंटू 73.5 तो कितना रहेगा, रे वो 3000 इंटू 73.5 विच विल गिव मी 22500। समझ रहे हो कैसे, तो अपन जो पूरा लेस करेंगे वो इस वैल्यू पे लेस करेंगे, ठीक है। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर 11-12 ऑफ USD 8000 इज ट्रांसलेटेड एट दिस मच, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 12-13 14500 इज ट्रांसलेटेड एट 1072,985, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है, इसको मैं कैसे यूज करना बताऊंगा। चलो एक काम करते डिस्कस कर ही लेता हूं अभी, तुम इतना फोर्स कर रहे हो ना मेरे को, सर हमने कहाँ फोर्स किया, अरे तुम कर रहे हो, तुमको पता नहीं लेकिन तुम फोर्स कर रहे हो, इतना तुम फोर्स कर रहे हो तो डिस्कस कर ही लेता हूं, सुन लो फटाफट से मेरी बात। वो बोलता है प्रॉफिट फॉर द ईयर 11-12 ऑफ USD 8000। अगर आप 11-12 का बैलेंस देखोगे, ये 11-12 है मेरा, अगर आप 11-12 का रिटर्न का बैलेंस देखोगे तो इट वॉज हाउ मच, इट वॉज 18,000। बट इधर कितना बोला हुआ है, इधर बोला हुआ है 8,000। इसका मतलब क्या है, 11-12 में टोटल रिटेन्ड अर्निंग्स 18,000 का था, उसमें से उस पर्टिकुलर ईयर में आपने 8,000 कमाया था, तो उसके पहले आपने कितना कमाया रहेगा, 10,000 कमाया रहेगा। वापस से अगर आप प्रीवियस ईयर का बैलेंस देखोगे 18,000 है, बोलता है इसमें से 11-12 में आपने 8,000 कमाया, तो उसके पहले कितना कमाया रहेगा, 10,000 कमाया रहेगा, ठीक है। तो 8,000 का कन्वर्जन वैल्यू आपको दिया हुआ है, 8,000 का कन्वर्जन वैल्यू कितना आपका 5,72,000 है ना, और उसके पहले के 10,000 का कन्वर्जन वैल्यू क्या रहेगा, वो यहां दिया हुआ है। समझ रहे हो तुम, वो बोला था ना रिटेन अर्निंग्स का ये INR बेसिस पे आपको वैल्यू दिया हुआ है, ये वो ओपनिंग 10,000 का कन्वर्जन है। तो बेसिकली अगर मुझे ये बताना हुआ कि ये टोटल 18,000 का आपका कैसे वर्क करेगा, तो आप ऐसा बोलोगे, इसमें से जो 8,000 है उसका कन्वर्टेड वैल्यू आपका कितना है, 5,72,000 है मेरे ख्याल से, 5,72,000, और जो ओपनिंग 10,000 है उसका कन्वर्टेड वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 लाख। सर ये कहां से है, अरे गिवन है बाबा, मैंने निकाला नहीं है, गिवन है, गिवन 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 गिवन, तो टोटल 9,72,000 हो जाएगा आपका। ऐसा इतना बुद्धि लगाने का अपने को, बस इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं इसको, क्योंकि आप यहां मिस्टेक कर सकते हो ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई होप सबको समझ गया वाला पार्ट, फटाफट से यस बोलो जल्दी जल्दी, चलो वेरी गुड, चलो आगे बढ़ू, ठीक है। तो ये तो प्रीवियस ईयर का हुआ ना सर, करंट ईयर का निकालना कौन सिखाएगा, अरे मैं सिखाऊंगा ना करंट ईयर का। तो करंट ईयर का कैसे निकालेंगे, तो देखो करंट ईयर में क्या रहेगा, आपका पहले रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग दिया हुआ है 18,000, तो ये 18,000 का तो आपने निकाला ना अभी बाइफर्केशन, इसमें क्या क्या है, एक तो आपका 4 लाख है और एक आपका 5,72,000 है। ये तो आपने सेम जो प्रीवियस में कॉपी किया वो यहां कॉपी किया है मैंने। उसके अलावा करंट ईयर का जो प्रॉफिट है 14,500, इसका भी खुद ही वैल्यू दिया हुआ है, कितना इसका कन्वर्टेड वैल्यू है 1072,985, ये दिया हुआ है। तो देखो 4 लाख प्लस 5,72,000 प्लस 1072,985 माइनस जो डिविडेंड पे किया उसका भी इन्होंने खुद ही कन्वर्टेड वैल्यू दिया हुआ था। तो अभी निकालो ना बैलेंस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, परफेक्ट आंसर 182,4,485, ये आपने मुझे आंसर किया। बाकी लोग कंफर्म करो कि जिन्होंने आंसर किया सही किया है क्या, 18,24,485 बराबर क्या, तो इसका जो कन्वर्टेड वैल्यू है वो कितना है 18,24,485, ये हो गई कन्वर्टेड वैल्यू इसकी। तुम समझे क्या, बस
ठीक है, उसके अलावा और क्या दिया हुआ है? फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी items of income expense are translated at weighted average monthly rates as there has been no significant rate fluctuating. मतलब वो बोलता है जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है उसको आप एवरेज रेट पे, मतलब वेटेड एवरेज जो भी रेट है उस पर आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। रेलिवेंट एक्सचेंज रेट आपको दिए हुए हैं, रेट फॉर प्रीवियस ईयर 73, ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, और एक करंट ईयर का क्लोजिंग है, बराबर क्या, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में जो रेट है 73 थी, तो ये बाकी जो असेट लाइबिलिटी बचते हैं 73, बाकी जो लाइबिलिटी बचते हैं 73 की रेट, करंट ईयर में रेट है 75 की रेट, 75 की रेट। बस अब कुछ नहीं करना, आपको ट्रांसलेट करना है, डिफरेंस आएगा क्योंकि आप सारे अमाउंट्स को सेम रेट पे ट्रांसलेट नहीं कर रहे हो। ये इसको 75 पे किया, इसको 75 पे किया, बीच में किसी और रेट पे ट्रांसलेट किया आपने, इधर 70 पे भी किया आपने, तो डिफरेंस आएगा। प्रीवियस ईयर का जो भी डिफरेंस था, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस था प्रीवियस ईयर का, सब 4,92 दिया हुआ है अपने को, ये गिवन है। करंट ईयर का आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो आएगा आपका करंट ईयर में जब ट्रांसलेट करोगे, है ना। उसको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिजर्व जो भी नाम देना दे देना उसको। तुमको समझा कैसे करना है? इतना सिंपल काम है, सिर्फ रूल याद रखना, ये जो है ना ये मेन है, बाकी ये सब चीजें ना तुम खुद भी एग्जाम में बुद्धि चल जाती है इतनी, मेन ये रूल्स है। लोग मेन कंफ्यूजन क्या करते हैं पता है क्या? ट्रांसलेशन में भी वो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी वाला खेला कूदी करते हैं कि नॉन मॉनेटरी है तो ईयर एंड पे क्लोजिंग रेट नहीं लेने का। अरे बाबा ये ट्रांसलेट कर रहे हो, वो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी वाली चीज हम ट्रांजैक्शन में चेक करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से ये आप बाद में घर पे प्रैक्टिस कर लेना है, हो जाएगा आपसे, बहुत सिंपल है। एलडीआर नहीं, एक बार रिफर करके जाना, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। डन हो गया ये क्वेश्चन, बस यही पूछा था कि ट्रांसलेट करके दो भाई अपने को, ओके डन। उसके अलावा इलस्ट्रेशन, अगला बढ़ू क्या आगे फटाफट से? करो ना सर, काहे नहीं बढ़ते हो? यस, इलस्ट्रेशन इंडेक्स 27 एंड 110 का एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, रेपिटेटिव क्वेश्चन है, नया नहीं है इसके अंदर। कौन सा क्वेश्चन है सर? मेरे को है ना एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन नहीं पता, लेकिन ये आपके इंडेक्स 110 में है, मेरे ख्याल से 71 या 72 के आसपास है। वो एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन और एयरटेल इंफ्रा वाला क्वेश्चन है, एक एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन एयरटेल इंफ्रा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, नाम बदली किया है बस, बाकी सब कुछ सेम है, बराबर। तो सेम क्वेश्चन है, तो सब सेम क्वेश्चन है तो कॉन्फिडेंस देने का, अपने को टाइम खोटी नहीं करने का उसके अंदर। मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन 70s में है, 71 या कुछ तो है, वो देख लेना आप, 71 के आसपास है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन लिख दो इधर, सेम क्वेश्चन, सेम रेपिटेटिव है। अच्छा, अच्छा लगा सर, हाँ 71 है क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ू, अब मजा आने वाला है, अब मौसम बदलने वाला है। क्यों? जिसने भी आरटीपी खुद ट्राई की थी ना, वो इसी को लेकर दुखी था, ये 110 का क्वेश्चन, ठीक है। 110 वाले क्वेश्चन को लेकर बड़ा दुखी था वो, कि सर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर। अरे कुछ नहीं है यार, ये मजा, मैं बता रहा हूं ना, ये मेरी गारंटी है, जैसे मैं तुमको पढ़ाऊंगा ना, मतलब ऑफ कोर्स तुमको सीएफएस आना चाहिए उसके लिए, लेकिन जिस तरीके से मैं तुमको पढ़ाऊंगा ना, आज मौसम बदलने वाला है? चलो आओ सर, एलडीआर क्वेश्चन सर, ये है ना क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। एक्चुअली ये वैसे तो क्वेश्चन है ना 25 मार्क का क्वेश्चन है, जो इन्होंने किसी दूसरे एग्जाम से उठा के लाया है, ठीक है। 20 से एग्जाम में भी आएगा तो सर 25 मार्क का तो पूछते नहीं, तो मुझे लगता है एग्जाम में आएगा तो 20 मार्क का आना चाहिए, मतलब एक पूरा क्वेश्चन खा जाएगा आपका। तो है ना, ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांस थोड़े से कम है, बिकॉज बहुत लेंदी है, लेकिन एक तरीके से पूछ सकता है। जैसे इसमें कैसा बहुत सारे एडजस्टमेंट दिए हुए, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, बहुत सारी चीजें दी हुई है, ऐसे बहुत एडजस्टमेंट दिए हुए, तो वो कुछ एडजस्टमेंट्स करके पूछ लेगा ना। जैसे ये वाला पूरा काट के पूछ देगा, आधा क्वेश्चन पूछ लेगा 16 मार्क के लिए, 15 मार्क के लिए, तुम समझ रहे हो क्या? तो अपन करेंगे, मजा आएगा, अच्छे तरीके से करेंगे, अब घाई नहीं करेंगे अपन, ठीक है। अब इसको जो रिस्पेक्ट देना है इसको अपन देंगे। पहली बार अगर अपन अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो बाद में मेरी गारंटी आपको फटाफट से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो तो शुरू करते गाइस। यस सर, चलो रीड करते। अब कभी बड़ा क्वेश्चन हो ना तो एक काम कर लिया करो, पहले देख लिया करो लास्ट में जाके पूछा गया अपने को। जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, तो ऑलवेज रीड द रिक्वायर्ड पार्ट फर्स्ट। चाहता गया अपने से, वो बोलता है प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ इश्यूअर एट 31 मार्च 14 का बैलेंस शीट पूछा है। मेरे ख्याल से ना ये आपको सीएफएस पूछा है ईयर एंड का, मैंने नहीं पढ़ा नहीं अब तक, बट जहां तक मेरे को लग रहा है ईयर एंड का पूछा है। तो है ना, ये जब डे 1 का सीएफएस पूछे तो 103, जब ईयर एंड का पूछे तो 110, जब ईयर एंड का पूछे तो 110, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गया, अपने को पूछा है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अब। अच्छा 110 में स्टेप्स याद है क्या तुम लोग को? दिया हुआ है ना स्टेप्स, इसमें 110 में वो आइडेंटिफाइंग द एक्वायर्ड डेट ऑफ एक्वेशन अपन रफ में लिख देंगे, बट उसको स्टेप बनाने का जरूरत नहीं है। वी स्टार्ट विद पीसी, तो स्टेप नंबर 1 पीसी होता है, स्टेप नंबर 2 आईएनए होता है, स्टेप नंबर 3 एनसीआई होता है। एनसीआई अपन 2 दिन पे निकालते हैं, एक डेट ऑफ एक्वेशन पे, ईयर एंड पे, बराबर। उसके बाद स्टेप नंबर 4 गुडविल जीबीपी होता है, और स्टेप नंबर 5 कंसोलिडेटेड इक्विटी होता है। ये 5 स्टेप होते हैं।
अरे तुम लोग को याद है क्या, पीसीआई ने एनसीआई, वेरी गुड, गुडविल और कंसो अदर इक्विटी, यस। चलो वेरी गुड, वैष्णवी, तन्मय, रितेश, संकेत, यस, मुस्कान, ऋतुजा, करेक्ट है, अनुष्का सही है, चलो ठीक है, वेरी गुड, गुड जॉब। करेंगे अपन उस तरीके से, क्लास में बताया ना स्टेप आपको, वो बस वो याद रखना ना, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन का मक्खन निकलेगा, आ जाओ। ईश्वर लिमिटेड होल्ड्स इन्वेस्टमेंट इन विनायक लिमिटेड। ओहो, ईश्वर ने इन्वेस्ट किया विनायक में, तो ईश्वर कौन हो गया, ईश्वर हो गया पेरेंट, सदैव ईश्वर पेरेंट ही होते हैं भाई, ठीक है। ईश्वर हो गया पेरेंट और विनायक हो गया सब्सिडरी, लिख दिया करो, कंफ्यूजन का स्कोप नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, असेट्स, नॉन करंट असेट, पीपी, इन्वेस्टमेंट। अब नॉर्मली क्या होता है, जब आप 110 करते हो ना, तो पेरेंट के बुक्स में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब जो भी उसने सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया होता है वो यहाँ दिख रहा होता है। 103 में नहीं होता ये दिखता हुआ, 103 में क्या होता है, अपन अकाउंटिंग के डे 1 पे कर रहे होते हैं, 110 में अपन ईयर एंड पे आ चुके हैं ना, तो वो इन्वेस्टमेंट दिख रहा होता है। लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली बोला है क्या, इन्वेस्टमेंट इन विनायक, ऐसा बोला है नहीं, तो ये शायद क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो उसने विनायक के अंदर भी किया, 2-4 और जगह किया रहेगा, है ना। लेकिन स्पेसिफिक नहीं बोला अब तक किसमें इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, बट हम ध्यान रखेंगे। तो ये सब अपने को वैल्यू दिया हुआ है, फिर करंट असेट का वैल्यू दिया हुआ है दोनों कंपनीज का, ठीक है सर, दिया हुआ है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है अपने को, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैपिटल है, रिटेन अर्निंग्स में 2 हिस्से, रिटेन अर्निंग्स और अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज है, प्रोविजंस है, उसमें डिफर टैक्स वगैरह भी है, करंट लाइबिलिटीज भी है, ठीक है, ये सब अपने को इन्फॉर्मेशन है, वेरी गुड, मजा आने वाला है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे अपन ने 103 में किया, बाजू में अपन स्टेप लिख दिया करते थे ना, यहां भी अपन स्टेप लिख दिया करेंगे, ठीक है। क्या बोलता है सुनो, ईश्वर लिमिटेड्स इन्वेस्टमेंट इन विनायक लिमिटेड, बोलता है ऑन 1 अप्रैल 11 ईश्वर एक्वायर्ड 400 मिलियन शेयर्स इन विनायक। रुक जाते हैं, 400 मिलियन शेयर विनायक का एक्वायर किया है। पहले ये देखो विनायक का शेयर कैपिटल कितना था, तो विनायक इधर ये कॉलम में, अच्छा रुपीज इन थाउजेंड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये शेयर कैपिटल 500, अगर मैं थाउजेंड में लू इसको, 1 2 3 3 0 ऐड कर देने का। अब अपने मिलियन शेयर एक्वायर किए और शेयर का कैपिटल 1 रुपया ही है, मतलब जितना कैपिटल है उतने ही शेयर्स है। तो एक बार देखो ना कितना मिलियंस में कितना आता है ये, तो 5 लाख इंटू 1000 डिवाइड बाय मिलियंस में करने का, तो कैसे 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख होता है, तो डिवाइड बाय 10 लाख करो, 500 मिलियन, वो आता है ना कन्वर्ट करने को तुमको मिलियंस में। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो टोटल वैल्यू को 10 लाख से डिवाइड करने का, तो आपको मिलेगा मेरे ख्याल से इट कम्स टू 500 मिलियन। इसमें से अपन ने कितना एक्वायर किया हीरो लोग, अपन ने 400 मिलियन एक्वायर किया, तो कितना परसेंट हो गया, 80% हो गया। चलो ये तो मालूम पड़ गया। अगर मेरा 80% है, अगर मेरा 80% है, तो बाकी 20% किसका, वेरी गुड आंसर, एनसीआई का सर। तो एनसीआई कितना है, 20%। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमने एक्वायर किया 400 मिलियन शेयर्स इन विनायक लिमिटेड by means of a share exchange, by means of a share exchange of 1 share in ईश्वर लिमिटेड for every 2 shares in विनायक। वापस से 400 मिलियन एक्वायर किया, जहां हमने 1 शेयर दिया ईश्वर का, हम पेरेंट है, हम कितना देंगे, 1 शेयर देंगे 2 के बदले में, मतलब तुम्हारे 2 के बदले हम अपना 1 शेयर देंगे, और हमारे शेयर की मार्केट वैल्यू दी हुई है 7 रुपीज। तो ये पीसी है ना आपका बेसिकली, तो मेरे 110 के हिसाब से स्टेप नंबर 1 में आता है पीसी। पीसी में आपने दिया है शेयर्स, मैं इधर ही कर दूं कंप्यूटेशन फटाफट से, 400 मिलियन इंटू 1/2 इंटू ₹7। देखो मैं डायरेक्टली ले रहा हूं 400 मिलियन ना, अगर आप ऐसे करते ना कि आप लेते 500 मिलियन, तो फिर आपको 80% भी करना पड़ता, क्योंकि आपने 80% एक्वायर किया है। एक ये तरीका है, या फिर डायरेक्टली 400 मिलियन लो और 1/2 इंटू 7 रुपीज, कितना आता है, वेरी गुड, 1400 आता है। बहुत ही शानदार काम कर रहे हो तुम, क्या मस्त काम करता है मकसूद भाई। ओके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये इंपैक्ट ईश्वर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन विनायक, तो मेरे ख्याल से, अच्छा कब किया इन्वेस्टमेंट, अरे भाई एक बात ध्यान रखने वाली है, इन्वेस्टमेंट कब किया है, 1 अप्रैल 11, और अपने को पूछा कब का है, पूछा कब का है अपने को, 31 मार्च 14। एक्वायर करने से लेकर बैलेंस शीट पूछने तक 3 साल का गैप है, 3 साल का। नॉर्मली 6 महीना होता है, 1 साल होता है, 3 साल का गैप है, वो ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो तो मेरे ख्याल से ये इतना पहले का इन्वेस्टमेंट है, तो इसका इफेक्ट ऊपर आ ही गया रहेगा। तो जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, अच्छा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ज्यादा दिया हुआ इधर, ठीक है, लेकिन हमने कितना एक्वायर किया, हमने 1400 में एक्वायर किया था, तो ये शायद ऊपर रिकॉर्डेड भी रहेगा, और जो आपने पीसी में दिया वो इंपैक्ट उसका कैपिटल में आ भी चुका रहेगा, जो इसने पीसी वगैरह इशू किया वो भी आ चुका रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, और क्या बोला हुआ अपने को आगे। तो ये मैं क्या करूंगा 1400 का, ये एक तो मेरा पीसी का पार्ट बनेगा,
और जब बैलेंस शीट बनाओगे ना बैलेंस शीट, तो इतना इन्वेस्टमेंट आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्यों? अरे इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाते ना अपन सब्सिडरी का, अपन सीएफएस में इन्वेस्टमेंट के बदले बाकी सब कुछ दिखाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आगे। ईश्वर लिमिटेड अपॉइंटेड अ प्रोफेशनल फर्म फॉर कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस फॉर एक्विजिशन ऑफ विनायक लिमिटेड, द कॉस्ट ऑफ विच अमाउंटेड टू 15 मिलियन। अगर आपको एक बात याद रहेगा, अगर आपने किसी कंपनी को खरीदने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंकर किया है, किसी कंपनी को खरीदने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस, इट शुड गो टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, पर्टिकुलर असर के लिए इंकर करते तो अपन कैपिटलाइज करते असर की वैल्यू में, लेकिन जब बिजनेस कॉम्बिनेशन में इंकर करते तो जाता प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है, आगे। ईश्वर लिमिटेड इंक्लूडेड दीज एक्विजिशन कॉस्ट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन विनायक लिमिटेड। ओ भाई साहब, रायता फैला दिया इसने। इसने क्या किया सुनना, वो बोलता हमने जो 50 मिलियन इंकर किया ना, ईश्वर ने क्या किया है, ईश्वर ने इसको इंक्लूड किया हुआ है इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन विनायक लिमिटेड, है ना। मतलब जो हमने ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखाई ना, उसमें 15 मिलियन हमने ऐड कर रखा है। गलती कर दी ना, तो जब भी गलती करते हो तो रेक्टिफिकेशन करना होता है, बराबर। अच्छा, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आएगी? एक तो आपने अच्छा पूरा पढ़ लेता हूं। तो इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड कर लिया है, देयर हैज बीन नो चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इन ईश्वर लिमिटेड्स ओन बैलेंस शीट सिंस 1 अप्रैल 11। मतलब हमने जितना भी विनायक में इंकर किया उसके कैरिंग अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, जब डे 1 से लेकर आज तक कोई चेंज नहीं है। अच्छा, अब इसने जो गलती किया इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे सर? देखो, जाना चाहिए था पीएनएल में, कहां आपने ऐड कर दिया उसको, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में ऐड कर दिया। तो तुमको बचपन याद आता है क्या तुम्हारा, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना पड़ेगा। सर क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे? देखो, तुमने इन्वेस्टमेंट में भूल से ऐड कर दिया ना, तो पहले इन्वेस्टमेंट से माइनस करना पड़ेगा वापस से। तुमने भूल से इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिया ना, पहले वहां से माइनस करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे टू इन्वेस्टमेंट, कम करेंगे इन्वेस्टमेंट से। रियल में जाना कहां चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो डेबिट करो। कितना? 15 मिलियन, 15 मिलियन। रेक्टिफिकेशन एंट्री, जहां जाना चाहिए था वहां ट्रांसफर किया, जहां भूल से ट्रांसफर किया था वहां से निकाल दिया। सर हमने पैसा पे किया तो कैश बैंक का इंपैक्ट, अरे कैश बैंक का इंपैक्ट उसने पहले दे रखा था, क्योंकि इसने जब एंट्री मारी रहेगी इन्वेस्टमेंट में, तो एंट्री क्या मारी होगी, इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक, तो पैसा वैसा लेस हो चुका है। आज आपको रेक्टिफाई करना है बैठ के, तुम समझ रहे हो क्या? यस। अच्छा, ये किसका प्रॉफिट लॉस कम होएगा? ये पीएनएल पेरेंट का कम करेगा, सब्सिडरी का। ये ईश्वर ने कांड किया है ना, मतलब ईश्वर, सॉरी ऐसा बोल रहा हूं मैं, बट ईश्वर लिमिटेड ने प्रॉब्लम किया ना ये। ठीक है, तो इसको आप पेरेंट के रिजर्व से, ईश्वर के रिजर्व से कम करोगे, ईश्वर के रिजर्व से आप कम करोगे। अच्छा, ईश्वर के रिजर्व से लेस करना है तो थोड़ी सी बुद्धि चलती है। अगर 110 में, तो 110 में अपन एक स्टेप 5 बनाते हैं, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, उसमें अपन पेरेंट के रिजर्व दिखाते हैं, वहां से कम करेंगे अपन बेसिकली। देखो, मेरे को नहीं पता आपने पहले कैसे पढ़ रखा है, बट जिसने ना मेरे से पढ़ रखा है उसको पता है ना स्टेप्स क्या होते हैं, और मेरे से नहीं भी पढ़ रखा है, ये पता है ना पेरेंट का रिजर्व है वहां से कम करना है, बस इतना ध्यान रखना। बट एक बार बता दूं मैं, आप स्टेप 5 कंसो अदर इक्विटी से कम करोगे, तो एक वहां से कम करोगे, और सेकंड इफेक्ट आपका कहां जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसा बोलूं क्या, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो आपका इन्वेस्टमेंट में से आप, मतलब जो भी अभी मिलियंस में अगर कन्वर्ट करो तो मिलियंस में से 4 डिजिट लिया करो। तो सपोज 2115 था आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, उसमें से 1400 तो आपका पीसी है, जो इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट हो जाएगा, करते हैं ना अपन एलिमिनेट। ठीक है, लेस 15 जो अपने को रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है ना। बचा कितना? तो बचेगा ना कुछ तो वैल्यू। उस बचे वैल्यू का क्या, वो किसका है? जो 700 रुपया बैलेंस आता है, वो ईश्वर ने विनायक में इन्वेस्ट नहीं किया रहेगा, वो शायद ईश्वर ने कोई छोटे मोटे रिलायंस के शेयर, इन्फोसिस वाले शेयर, कोई दूसरे कंपनी के शेयर खरीद रहेंगे भाई, वो दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो जब आप बनाओगे ना सीएफएस, तो 700 रुपया दिखेगा, एलिमिनेट से जो आपने पीसी पे किया विनायक के नाम का वो एलिमिनेट करोगे, और जो गलती की है वो माइनस करोगे। तो इसलिए देखो उन लोग कितने स्मार्ट है, इन्वेस्टमेंट इन विनायक ये करके नहीं बोला, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा। आज तक अपन ने जो जितने भी क्वेश्चन किए सीएफएस में, ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था अपन ने। तुम समझ रहे हो क्या? अपने को देखो उन लोग को समझ रहे हैं, लेकिन अपन वो है क्या, नहीं है। सीखेंगे ना भाई। देखो मैं ये मानता हूं कि पहली बार में आया तो सर हमको कैसे क्रैक होएगा, अरे वो पहली बार में तुमको एग्जाम में नहीं पूछ रहा है ना, सिखा के भेज रहा है ना, पूछ रहा है ना आरटीपी में पहले, एग्जाम में पूछने के पहले, तो अभी तो आ गया ना हमको। ठीक है सर, ओके, ये हो गया हमारा पहला पार्ट, डन। आगे, ऑन 1 अप्रैल
द इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ विनायक, विनायक कौन है रे? सब्सिडरी ना, सब्सिडरी का बैलेंस दिया हुआ है अपने को, क्या बैलेंस? रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस और अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी का बैलेंस। अगर आपको थोड़ा भी समझता है ना, ये आपको स्टेप 2 आईने में काम आएगा। अरे स्टेप 2 पता है, आईने में अपन प्री और पोस्ट का बैलेंस लिखते हैं, तो ये प्री का बैलेंस है। प्री मतलब जिस दिन आपने एक्वायर किया तब तक का बैलेंस, ध्यान रखना, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बेसिकली, ओके। ठीक है, तो आपने लिख दिया, स्टेप नंबर 2 में आएगा, बस लिख के चलने का, आगे बढ़ जाने का। तो डायरेक्टर्स ऑफ ईश्वर carried out a fair value exercise to measure the identifiable asset liability of Vinayak Limited at 1st April 11. The following matters emerged. ठीक है, तो अपन ने फेयर वैल्यू एक्सरसाइज कंडक्ट किया। आपको याद है ना, जब अपन प्री पोस्ट वाले मेथड से करते हैं तो जो भी आप फेयर वैल्यू एक्सरसाइज है प्री वाले में, मतलब जो भी गेन लॉस है डे 1 पे वो प्री में आएगा। अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसके ऊपर एक्सेस डेप्रिसिएशन पोस्ट में आएगा। ये सब अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अपन देखते हैं क्या क्या बोला हुआ है। बोलते एक प्रॉपर्टी था हैविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 800 मिलियन, लैंड कंपोनेंट 350 मिलियन, बिल्डिंग कंपोनेंट 450 मिलियन। अच्छा, इसमें ही बाइफर्केशन दिया है, ओके। हैड अ एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ 1000 मिलियन, उसमें लैंड कंपोनेंट 400 मिलियन, बिल्डिंग कंपोनेंट 600 मिलियन। कंफ्यूज मत करना अपने आपको, बड़ा सिंपल है। ऐसा मानो 2 असेट था, एक लैंड था 350 का, वो कितना हो गया? 400 हो गया, लैंड नॉन डेप्रिशिएबल है, ठीक है। उसके अलावा बिल्डिंग था 450 मिलियन का, कितना हो गया? 600 मिलियन। बिल्डिंग डेप्रिशिएबल है तो लाइफ दिया हुआ है तो कुछ एक्सेस डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा आगे। द बिल्डिंग component of the property had an estimated useful life of 30 years at 1st April 11. तो लाइफ वगैरह अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा अपने को। तो इसका इम्पैक्ट बेसिकली किधर आएगा? मैं बोल दूं फिलहाल के लिए स्टेप 2 आईने के अंदर आएगा, है ना। प्री में हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे और पोस्ट में हम एक्सेस डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। अब वो अमाउंट क्या रहेगा, कितना रहेगा, जब करेंगे तो निकाल लेंगे, बट अपने को समझा ना किधर इंपैक्ट आने वाला है, बस वो इंपैक्ट लिखते हुए चलने का। बाकी बड़ा सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाते फटाफट से, ठीक है। और क्या बोला हुआ है? तो ये प्रॉपर्टी का बात किया हुआ था, नीचे भी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बात किया हुआ है। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसका कैरिंग वैल्यू कितना है? 600 मिलियन, हैड एन एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ 700 मिलियन, ठीक है। तो इसका भी अपने को दिया हुआ है। फिर क्या बोलता है? एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ ऑफ दिस प्लांट ऑन 1st April वॉज 4 years। तो इसका यूजफुल लाइफ कितना बचा है? 4 years, ठीक है। नन ऑफ दिस प्लांट हैड बीन डिस्पोज्ड ऑफ, कुछ प्लांट अपन ने बेचा नहीं है। तो मैं बोलूं यहां भी सेम चीज आएगी, इधर भी सेम। प्री में आप लोगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, पोस्ट में आप लोगे एक्सेस डेप्रिसिएशन, सेम चीज, बस अमाउंट अलग रहेगा अपना। निकाल लेंगे ना सर, क्या दिक्कत है, सिंपल है वो भी। बढ़ू आगे, समझा यहां तक? 2 चीजें समझी आपको, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं। ऑन 1st April 11 the notes to the financial statements of Vinayak Limited disclosed contingent liability। ओ हो, देखो नॉर्मली कंटिजेंट लाइबिलिटी एज पर इंडेक्स 37 जिंदगी में रिकॉर्ड नहीं होती है, सिर्फ डिस्क्लोज होती है। इसका एक ही एक्सेप्शन है, अगर आपने कंटिजेंट लाइबिलिटी बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर की है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं आईने के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या बोला हुआ है? ऑन 1st April द फेयर वैल्यू ऑफ द कंटिजेंट लाइबिलिटी वॉज रिलायबली मेजर्ड एट 30 मिलियन। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि कंटिजेंटी की क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन हम टेक ओवर करते हैं, तो ये मेरे आईने के अंदर आएगा स्टेप नंबर 2 के अंदर। अभी क्योंकि स्टेप नंबर 2 अपन प्री पोस्ट वाले मेथड से कर रहे हैं, अदर इक्विटी वाले मेथड से कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू होना मतलब ऐसा मान लो ना कि सामने वाले के बुक्स में तो वो दिख रहा ही नहीं था, 0 वैल्यू पे दिख रहा रहेगा। अपन उसको 30 मिलियन पे टेक ओवर कर रहे हैं। जब आप लाइबिलिटी को हायर अमाउंट पे टेक ओवर करते हो तो वो फेयर वैल्यू गेन होता है कि फेयर वैल्यू लॉस होता है? तो मेरे ख्याल से आपका इस केस में प्री में फेयर वैल्यू लॉस आ जाता है, क्योंकि आप, अरे लॉस क्यों, लाइबिलिटी का वैल्यू 0 था सामने वाले के बुक्स में, आप 30 पे टेक ओवर कर रहे हो, 30 मिलियन पे टेक ओवर कर रहे हो, तो आपके लिए तो नुकसान हो गया ना बाबा, तो लॉस तो लेस होएगा प्री में बेसिकली, ठीक है, बट प्री में होएगा ये, हम तो टेक ओवर करते हैं। अब कहानी इधर आती है, जो अगला पॉइंट है ना वो अच्छा पॉइंट है, सुनो क्या बोलता है। द कंटिजेंसी वॉज रिजॉल्व इन द ईयर एंडेड 31st March 12, मतलब ईयर एंड पे वो कंटिजेंसी रिजॉल्व हो गई। एंड नो पेमेंट्स वर रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय विनायक इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी। भाई पेमेंट करना है नहीं करना है मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, इसमें एक वर्ड बोला हुआ है कि वो रिजॉल्व हो चुका है। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक पॉइंट याद दिलाता हूं, थोड़ा याद करने का ट्राई करना। अपने 110 पता एक पॉइंट होता था, सपोज आपने इन्वेंट्री को फेयर वैल्यू पे टेक ओवर किया और अगर वो ईयर एंड तक इन्वेंट्री बिक चुकी है, इफ द इन्वेंट्री हैज बीन सोल्ड एज ऑन ईयर एंड, तो पता है 110 में एक एडजस्टमेंट आता है कि जो भी आपने प्री में गेन या लॉस बुक किया है वो पोस्ट पे जाके रिवर्स कर देने का। याद है ये वाला पॉइंट?
सिमिलरली याद है अपन ने, अरे एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल क्लास में किया था। सिमिलरली अपन ने ट्रेड पेबल में डिस्कस किया था कि अगर ट्रेड पेबल फेयर वैल्यू पे टेक ओवर किया है, अगर ऐसा बोला है कि दैट हैज बीन सेटल्ड ऑन ईयर एंड, तो जो भी गेन लॉस बुक किया प्री में, पोस्ट में रिवर्स करते थे ना अपन, ये वही करना है। वो बोला है मेरा कंटिजेंसी रिजॉल्व हो गया है। भाई तुमने वो कंटिजेंसी में पैसा पे किया नहीं पे किया मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मेरा ये कंटिजेंसी ईयर एंड पे रिजॉल्व हो चुका ना, बराबर। तो आप जो भी प्री में कंसिडर करोगे, प्री में आपका फेयर वैल्यू लॉस है, तो यहां पोस्ट में आके आप लॉस को रिवर्स करोगे। तो फॉर एग्जांपल आपने प्री में 30 मिलियन का लॉस बुक किया, तो पोस्ट में 30 मिलियन का प्रॉफिट बुक करने का, लॉस को रिवर्स किया बेसिकली। बस ये एडजस्टमेंट है, ये यहां से समझता अपने को। मैं आपको हिंट दे सकता हूं इधर, हिंट, जस्ट लाइक इन्वेंट्री सोल्ड या ट्रेड पेबल सेटल्ड, ये समझेगा तब आपने जब क्लास में देखा रहेगा ये वाला पार्ट, याद देगा तुम लोग को। हाँ तो बेसिक, और जिसने नहीं भी किया सुन लो इतना, जब ऐसा लिखा रहे ना तो जितना भी प्री में आप गेन लॉस बुक करोगे पोस्ट में जाकर रिवर्स करना होता है उसको, ये ध्यान रखने का अपने को। हाँ ठीक है, तो बैलेंस शीट में तो रिकॉर्ड होने का जरूरत भी नहीं है इसको। आगे बढ़ जाते। द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैव नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन द इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स ऑफ विनायक लिमिटेड। इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स विल बी रिगार्डेड एज टेम्पररी डिफरेंस। ओ भाई साहब, किसी ने कोई तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था सर डीटीए डिटेल नहीं निकालेंगे क्या, यहां लो आ गया, देखो वो आ गया। वो बोलता है जो भी आपके डिफरेंस है सब पे डिफर टैक्स निकालने का। कितना निकालने का? 20% पे निकालने का। सर तो निकाल देंगे ना, क्या दिक्कत है, अपने बैठे क्यों, निकालेंगे सर, ठीक है। तो ये जितने भी आप काम करोगे ना सब पे डिफर टैक्स। अब 110 वाले क्वेश्चन में डिफर टैक्स निकालना बहुत सिंपल है, मैंने आपको हिंट दिया था। अगर आपका प्री में गेन है तो नीचे डीटीएल निकालने का, अगर प्री में लॉस है तो नीचे डीटीएल निकालने का, बराबर। अगर आपने उस गेन लॉस का कुछ एक्सेस, जैसे यहां आपने गेन बुक किया है ना, और फिर आपने इधर एक्सेस डिप्रिसिएशन बुक किया पोस्ट में, तो उसका डीटीएल भी रिवर्स या डीटीए जो भी रहेगा वो रिवर्स भी करने का मैं सिखाऊंगा, टेंशन मतलब, बहुत सिंपल है वो। मैंने आपको पता है क्लास में ना एक्स्ट्रा एग्जांपल करवाया था ये सब कारनामे के लिए, मैंने बोला भी था आईसीआई के क्वेश्चन में तब तक वो नहीं था, फिर भी तुमको मैंने क्लास में एक्स्ट्रा करा के रखा हुआ है वो चीज। तुमको चाहिए ना तो एग्जांपल नंबर 8 और 9 खोल के देखना अपने किताब का, वो क्रिएट करना रिवर्स करना सब सिखाया हुआ है तुमको। हाँ संकेत ने बोल भी था सर आपका एग्जांपल नंबर 8, तुम्हारे भाई ने तब से मान कर रखा था कभी ना कभी कर देगा हरकत ये। हाँ चलो, मैंने बोला भी था आईसीआई उतना डेप्थ में आज तक गया नहीं है, जाएगा तो फंसोगे, मैं करा देता हूं, कर लो चुपचाप। तो अपन ने किया था, भक्ति ने भी कह दिया, वो एग्जांपल नंबर 8 है, खुल के देखना, याद नहीं है तो। एनीवे जाने दो, आगे बढ़ जाते हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ ईश्वर लिमिटेड यूज प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट मेथड व्हेन मेजरिंग एनसीआई। अरे बेसिकली एनसीआई कौन सा मेथड है? एनसीआई अपन पीएसएनए मेथड पे यूज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छे से याद है सर, बहुत ही शानदार, ठीक है। एनसीआई पीएसएनए पे, एनसीआई था क्या वैसे इस केस में? था ना, 20% था ना एनसीआई, हमने 80% एक बार किया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अपने को इतना पार्ट ऑफ क्वेश्चन तो समझ गया भाई, इतने तो अपन है अभी। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं सर। अब 2 एडजस्टमेंट और है, करेंगे तो क्वेश्चन निपट जाएगा अपना। इंपेयरमेंट रिव्यू ऑफ गुडविल ऑन एक्विजिशन ऑफ विनायक लिमिटेड, क्या बोलता है? बोलता है नो इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल ऑन एक्विजिशन ऑफ, अच्छा एक सेकंड, इंपेयरमेंट की बातें कर रहा है, याद है अपन गुडविल वगैरह इंपेयर की बातें करते हैं। अगर एनसीआई पीएसएनए पे तो गुडविल पार्शियल हुआ, तो जो भी लॉस बेयर करेगा वो सिर्फ पेरेंट बेयर करेगा, ध्यान रखना। लेकिन 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 जब भी आप सीजीयू में ये टेस्ट वगैरह करते हो जहां गुडविल वगैरह भी है, और अगर गुडविल पार्शियल होता है तो उस केस में पता है एक कंसेप्ट है, आई डोंट नो वेदर यू हैव डन दैट और नॉट, एक इंडेस 36 में कंसेप्ट है ग्रॉसअप का। क्या कंसेप्ट है? ग्रॉसअप वाला कंसेप्ट है। अब ग्रॉसअप में अपन क्या करते हैं, अगर आपने कोई भी चीज, कोई भी गुडविल पार्शियल रिकॉर्ड किया हुआ है तो होता क्या है, अगर आपका गुडविल पार्शियल कैसे, आपको कैसे मालूम पड़ा सर? जब एनसीआई पीएसएनए पे होता है ना तो गुडविल पार्शियल ही होता है, क्योंकि गुडविल अकेले पेरेंट का होता है उस केस में। तो जब आपका गुडविल पार्शियल है ना, जब आपका गुडविल पार्शियल है ना, तो वो बोलता है कि आपका जो सीजीयू निकलेगा वो भी पार्शियल के हिसाब से निकलेगा, गुडविल पार्शियल मान के निकलेगा, जो भी सीजीयू का जो कैरिंग अमाउंट निकलेगा जो भी है। लेकिन जो आपका रिकवरेबल अमाउंट का वैल्यू दिया हुआ रहता है ना, ये तो बेस्ड ऑन दी फुल गुडविल होता है। ये जो रिकवरेबल अमाउंट का वैल्यू दिया हुआ रहता है ये तो बेस्ड ऑन दी फुल गुडविल रहता है। तो बेसिकली अपन सीजीयू के वैल्यू को ग्रॉस अप करते हैं। अब ये अगर आता है तो वेरी गुड, नहीं आता तो कवर कर लेना, 36 के अंदर आता है ये कंसेप्ट, ठीक है। अगर जो क्लास स्टूडेंट है मैंने बताया आपको, एक कॉमन पूल में अपन कवर करते हैं इसको, ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, मैं सिखा भी दूंगा, टेंशन मत लो वापस। तो ठीक है, वो बोलता है नो इंपेयरमेंट वॉज देयर ऑन 31 March 2013, ऑन 31 March 2014 द डायरेक्टर्स
carried out a further review and concluded that the recoverable amount of net asset was 2000 million. ठीक है, तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, कर लेंगे, मैं वर्किंग सिखा दूंगा, बहुत सिंपल सी है. विनायक लिमिटेड इज रिगार्डेड एज अ सिंगल सीजीयू फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग गुडविल इंपेयरमेंट. ठीक है, तो ये बेसिकली इंपेयरमेंट का बात है, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अपने को. प्रोविजन क्या बोला हुआ ये. ऑन 1 April 13 ईश्वर लिमिटेड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए नॉन करंट असेट विद एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 20 years. तो बोलता है अपन ने कंस्ट्रक्शन वगैरह कंप्लीट किया. द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीपीई एंड डेप्रिशिएटेड अप्रोप्रिएटली. तो हमने उसके जो भी खर्चे किए वो हमने कैपिटलाइज भी किया और डेप्रिशिएट भी करना शुरू कर दिया क्योंकि वो रेडी हो गया था. आगे, ईश्वर लिमिटेड हैज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर द साइट ऑन विच द नॉन करंट असेट इज लोकेटेड ऑन 31 March. मतलब उसको रिस्टोर वगैरह करके रखने का है ना, कुछ सालों 20 साल के बाद रिस्टोर करके रखने का है इसको. ठीक है, तो मैं बोलूं ये तो वो डीकमिशनिंग वाला पार्ट हो गया है ना, तो डीकमिशनिंग वाला पार्ट हो गया. तो डीकमिशनिंग को अपन कौन से वैल्यू पे कंसीडर करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे कंसीडर करते हैं ना, ऐड टू कॉस्ट ऑफ असेट. रूल याद है ना, डीकमिशनिंग को लाने का प्रेजेंट वैल्यू पे, कॉस्ट में ऐड करने का और उसी दिन पे एक प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा, एवरी ईयर एंड पे प्रोविजन को अनवाइंड करने का बस. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया वो देखते हैं. द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन वर्क एट 31 March 43 जो भी है इज 125 million. मतलब जो भी आपको इंकर करने का जो सालों के बाद, वो उसका वैल्यू कितना है, 125 million है. ठीक है, अपने को तो इसका प्रेजेंट वैल्यू पे लाना होता है. द डायरेक्टर्स ऑफ ईश्वर हैव मेड अ प्रोविजन ऑफ 6.25 million. अब इन्होंने प्रोविजन का अमाउंट कैसे निकाला वो देखना. इन्होंने किया 125 million डिवाइड बाय द लाइफ 20 years. हम प्रोविजन ऐसे निकालते हैं क्या, हम डीकमिशनिंग का प्रोविजन ऐसे निकालते हैं क्या, हम तो प्रेजेंट वैल्यू पे निकालते हैं ना बाबा. हम 125 का प्रेजेंट वैल्यू लेंगे. इन्होंने तो कुछ भी गलती कर रखा है ना इन्होंने बेसिकली. यस, आगे. अच्छा, इन्होंने ये बोला क्या कि हमने ये वाला वैल्यू असेट की कॉस्ट वगैरह में ऐड कर दिया है, ऐसा कुछ बोला तुमको? ये भी नहीं बोला है. ये भी नहीं बोला कि कॉस्ट में ऐड किया है, कुछ अलग ही किया है. ये भी नहीं बोला कि कॉस्ट में ऐड कर रखा है. देखो इन्होंने क्या बोला था ऊपर कि हमने जो भी खर्चे किए वो कॉस्ट में ऐड किए. इसका बात किया कि कॉस्ट में ऐड कर रखा है नहीं कर रखा है, कुछ नहीं बोला हुआ है. तो बेसिकली जब बता दो क्या किया रहेगा, इसका प्रोविजन इन्होंने कैसे बनाया रहेगा सिखाता हूं मैं आपको. इन्होंने इसकी एंट्री मार दी होगी P&L टू प्रोविजन और अमाउंट रख दिया रहेगा 6.25. क्या ये सही है क्या, गलत है? ये गलत है. एक तो अमाउंट भी गलत है और एंट्री भी गलत है. तुम समझ रहे हो, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पीपीई टू प्रोविजन होना चाहिए था क्योंकि आपको कॉस्ट में ऐड करना है इसको, बट एंट्री गलत मार दी है. तो जो गलत मारा उसको पहले रिवर्स कर देने का. जैसा आपने रेक्टिफिकेशन किया था ना ऊपर, वैसा अपन रिवर्स करेंगे इधर. तो रिवर्स कैसे करेंगे सर, तो आपने जो प्रोविजन मारा है पहले वो पूरा रिवर्स कर दे भाई, पहले पूरा रिवर्स कर दे. कैसे रिवर्स करोगे, एंट्री मारते समय एंट्री मारी होगी P&L टू प्रोविजन. आज रिवर्सल के समय क्या एंट्री मारूंगा, प्रोविजन टू P&L. 6.25 6.25. तो पहले अपन ने रिवर्स किया, जो भी रेक्टिफिकेशन था उसको रिवर्स कर दिया, जो गलती थी हटाई दी उसको मैंने किताब से अपने. ठीक है, आगे. फिर डिस्काउंटेड वगैरह दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, तो निकालो ना 125 का. उन्होंने इतने अच्छे लोग हैं बाबा, वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वगैरह सब दिया हुआ है कि 20 years के बाद उसका फैक्टर रहेगा 31.2 पैसे. तो आप क्या करने का, 125 इंटू 31.2 पैसे मतलब 0.312. 0.312. हाँ, तो कितना आएगा, 39 आता है मेरे ख्याल से. तो आइडियली आपका प्रोविजन का अमाउंट 39 रुपीज होना चाहिए था, 39 million जो भी है. तो आइडियली आपका 39 का एंट्री पता है कैसा होना चाहिए था, किधर गया मेरा ये, हाँ इधर मारता हूं. चलो, आइडियल एंट्री, करेक्ट एंट्री आपकी होनी चाहिए थी पीपी टू प्रोविजन. कितना, 39. ये आपका डे 1 पे एंट्री होता बराबर, ये पहली चीज होती. सेकंड, आपने इसको पीपी में ऐड करना ही भूल गए, तो इसके ऊपर डेप्रीसिएशन भी आता ना ईयर एंड तक. देखो आपने क्या डेप्रीशिएट किया रहेगा, जो भी आपने पीपी खरीदा, जो भी पीपी कंस्ट्रक्ट किया उसको आपने डेप्रीशिएट किया है. लेकिन आपने क्योंकि ये वाला प्रोविजन पीपी में ऐड करना ही भूल गए तो आप डेप्रीशिएट करना ही भूल गए रहेंगे. तो डेप्रीशिएशन भी चार्ज होना चाहिए इसके ऊपर. तो ईयर एंड पे इसके ऊपर आएगा डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन टू पीपी या जो भी बोलना है बोल दो. कितना, 39 डिवाइड बाय 20 मेरे ख्याल से 1.95. मैं दूंगा वर्किंग, लिखा के भी दूंगा किताब में, यहां रफ कर रहा हूं मैं बस ऐसे ही. और एक और चीज आएगी ना ईयर एंड पे, मैं भूल गया, ईयर एंड पे एक और चीज आएगी ना. वेरी गुड आंसर. अरे अनवाइंडिंग कौन करेगा सर, अनवाइंडिंग. ये जो प्रोविजन है, देखो पीपी आपने जो क्रिएट किया वो डेप्रिशिएट करोगे, प्रोविजन को आप अनवाइंड करोगे. तो इसकी एंट्री क्या आती है अनवाइंडिंग की, इंटरेस्ट टू प्रोविजन.
कैसे अनवाइंड करोगे? रेट 6% की दी हुई है ना, तो जो भी आपका 39 इंटू 6% मारो ना, 39 इंटू 6%, 2.34। इसका इंपैक्ट आपके स्टेप वगैरह में कैसा आएगा वो सब सिखाऊंगा, पहले एंट्री तो समझ लो, पहले एंट्री तो समझ लो। तो मैं बोलूं आइडियली ये मैं बोल सकता हूँ ये एडजस्टमेंट बहुत अच्छा कड़क एडजस्टमेंट था ना, एकदम बोलता ना कड़क, कड़क माल है ऐसा है, कड़क वो होता है ना वो कचरा सेठ, कड़क है ना, कड़क वो माल बेचता है ना उसको कड़क है वैसा, एकदम कड़क एडजस्टमेंट है भाई साहब, है ना। क्या करना था वापस बता दो फटाफट से एक बार। प्रोविजन जो गलत किया उसको रिवर्स कर दे, कॉस्ट में ऐड करना भूल ही गया, पीएनएल में डाल के बैठा वो भी गलत अमाउंट डाल के बैठा, पूरा रिवर्स कर दे पहले। उसके बाद जो रियल है वो बुक करना, ये बुक होना चाहिए PP2 प्रोविजन, ये होना चाहिए डिप्रिशिएट, ये होना चाहिए अनवाइंड, कर दिया, खत्म कहानी और कुछ नहीं। इसका इंपैक्ट आपके स्टेप्स या बैलेंस शीट में कहाँ आएगा वो देखते हैं ना अपन करते करते समय, ठीक है। तो अपने एडजस्टमेंट सारा डिस्कस कर लिया भाई साहब, ठीक है। एडजस्टमेंट समझ में आया क्या, जो मैंने बोला कौन से क्या एडजस्टमेंट है, कैसा करना है, क्या करना है, थोड़ा बहुत समझा, बेसिक बेसिक 10-20%। अब करते क्वेश्चन, अब मजा आएगा तुमको, देखो क्या बोलता है। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ईश्वर लिमिटेड, कंसिडर डिफर्ड टैक्स इंप्लीकेशंस, ठीक है, करते आ जाओ। अब देखो क्या मजा आने वाला है तुमको। मैं प्राची ने एक चीज बोली है, सर ऐसा लगता है 100 मार्क का एक ही क्वेश्चन पूछना चाहिए, आई अग्री एक ही पूछो, 100 मार्क का पूछो, कहानी खत्म करो इसकी। अरे यार ये हैंग हो गया, एक सेकंड रुक जाओ जरा। हाँ हाँ ये ठीक हो गया, चलो। मैं होता मैं तो 100 मार्क का पूछता भाई। देखो तुम मेरे को अगर आईसीआई का पेशेंट बनाओगे तो मैं पूछता हूँ 100 मार्क का, बना रहे हो क्या? बोलते अब भी बनाते हैं सर, तुम पर उसको पहले तुमको सीए बनना पड़ेगा क्या क्वेश्चन नंबर 4 ना, ये एलडीआर क्वेश्चन है, नहीं बताया तो मार्क कर लेना एलडीआर। चलो बताओ स्टेप नंबर 1, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। स्टेप नंबर 1 क्या है अपना? पीसी बराबर 80% पे किया है ना अपन। अच्छा वो भी चीजें लिख दो, बेसिक बेसिक चीजें जो अपन लिखते हैं। एक्वायरर कौन है? ईश्वर। डेट ऑफ एक्वेशन क्या है? 1 अप्रैल 11, ध्यान रखना 11 में एक्वायर किया और 14 तक जाएगा अपने वहां, ठीक है, ध्यान रखना। चलो तो पीसी अपन ने 80% के लिए क्या दिया था, अपन ने एक तो शेयर दिया था, ठीक है, याद है, वर्किंग किया था 400 मिलियन, मैं सब मिलियंस में ले रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता ऐसे ने कैसे कर रखा है, मैं मिलियंस में ले रहा हूँ सारे, आप कैसे भी लो चलेगा। इंटू 1/2 इंटू ₹7, तो कितना आता रुपीज 1400 मिलियन। और एक था ना वो कॉस्ट ऑफ एक्वेशन, वो 15 मिलियन। इसका कुछ नहीं आना चाहिए, नो पीसी में इंपैक्ट नहीं आता इसका, है ना, बट इसका एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना पड़ेगा, मैं दे दूंगा इधर। इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या था? पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट ना, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री आ जाएगा बस। चलो ठीक है, क्लियर। और कुछ बचा? और कुछ बचा क्या? यस चलो, तो मेरे ख्याल से पीसी इतना ही था 80% के लिए, ₹1400। स्टेप 2 सबसे मजेदार, सबसे फेवरेट है मेरा स्टेप 2, दैट इज आईएनए। आईएनए 100% लेते हैं अपन। अच्छा आईएनए किसका लेने का? जिसको एक्वायर कर रहे हो, ऑफ विनायक लिमिटेड, ध्यान रखना। अब आईएनए अपन 110 के मेथड से कर रहे, तो पहला अपन क्या लिखते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ विनायक, येड़े की तरह किसी और का इक्विटी मत ले लेना बाबा। हाँ कितना दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल? 500 मिलियन ना, तो लिखता हूं, मैं मानूंगा तो कोई चेंज ही नहीं है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 11, आई एम अज्यूमिंग नो चेंज, यही अज्यूम करते हैं ना अपन कि कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। बी अदर इक्विटी किसका? ऑफ विनायक। अब इसको कितने पार्ट में बाइफिकेट करेंगे हीरो लोग? इसको 2 पार्ट में बाइफिकेट करेंगे ना, एक अपना प्री और एक अपना प्यारा प्यारा पोस्ट। चलो ठीक है, तो मैं कर देता हूं इसको प्री पोस्ट में, प्री पोस्ट। अब एक बात आप ध्यान रखना हीरो लोग, प्री में कब तक का बैलेंस आएगा? प्री में आपका आएगा 1/4/11 तक का बैलेंस। पोस्ट में कितने साल है? 1/4/11 से लेकर 31 मार्च 14 तक का पूछा है,
मतलब पोस्ट में आपके 3 साल है। सर ये मैंने क्यों निकाला, एक्सेस डेप्रिसिएशन कितने साल का निकालने काम आएगा उसके लिए आपको। ठीक है, शुरू कैसे करेंगे, पहले तो अपन ओपनिंग फिगर्स लिखेंगे। ठीक है, तो अपने ओपनिंग में क्या क्या थे, क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट से। मेरे ख्याल से एक तो रिटेन अर्निंग्स था, वो ओपनिंग खुद भी दे रखा है, खुद ही दे रखा है, कितने अच्छे लोग हैं इन लोग। रिटेन अर्निंग्स का 750 मिलियन है ओपनिंग। विनायक केस में आओ तो बोलता है जितने भी रिटेन अर्निंग्स है उसमें से ओपनिंग कितना है 750, तो पोस्ट में कितना आएगा मेरे हीरो लोग 300। अच्छा, ये 50,000 जो अदर कंपोनेंट, इसका भी प्री दे रखा रहेगा ना अपने को। ओपनिंग कितना दे रखा है इसका, इसका ओपनिंग 25 दे रखा है, तो बाकी पोस्ट में कितना आएगा, बाकी बैलेंस 25। ऐसा ही करेंगे ना यार। हाँ, तो अपने को दे रखा है रिटेन अर्निंग्स का कब तक का दे रखा है बैलेंस, अपने को दे ही रखा है 1411 का 750। पोस्ट में कितना बचा 300। अच्छा, फिर अधर जो भी अधर्स है जो भी है वो भी दे रखा है 14 उसका, या 25, तो बचा क्या कितना 25। अच्छा ध्यान रखना, आप जिस दिन एक्वायर कर रहे हो ना उसी दिन का अपने पास ओपनिंग अवेलेबल है, तो क्या अपने को टाइम एडजस्टमेंट करने का जरूरत है क्या, वेरी गुड संकेत, नहीं करेंगे। टाइम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। कब करते, जब आपके पास ये ओपनिंग होता और एक्वायर आपने सपोज अक्टूबर सितंबर नवंबर साल के बीच में किया होता, लेकिन ये ओपनिंग दिया हुआ है, तो करते टाइम एडजस्टमेंट, यहां नहीं करने का जरूरत है। अच्छा, इतना पूरा क्वेश्चन पढ़ा, किधर डिविडेंड वगैरह भी आया था क्या, नहीं कोई डिविडेंड भी नहीं आया। ध्यान रखना, पहले अपन ओपनिंग लिखते, फिर टाइम एडजस्टमेंट के पहले एक ही चीज आ सकती है, वो है डिविडेंड। है इस केस में नहीं, तो मैं एड लेस डिविडेंड की बातें करूं, नहीं कुछ नहीं है। सर एड लेस टाइम एडजस्टमेंट की बातें करेंगे, नहीं करने की जरूरत, नॉट रिक्वायर्ड। तो आपका कितना रह जाएगा, ये 775 और ये हो जाएगा 325। यहां तक सब लोग क्लियर है मेरे साथ, यहां तक सब लोग, ये सर है ना आपके साथ ही। अब उसके बाद अगला नंबर आता है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स का। इसमें तो अपन मास्टर है, मास्टर है ना बोलने का, मुझको बहुत अच्छे से आता है, मैं बिल्कुल कर लूंगा सर, कुछ नहीं। आ जाओ, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में क्या क्या है, बस ध्यान रखना, डिटेल भी है और कुछ नहीं। क्या क्या था रे एडजस्टमेंट्स में, तो मेरा इधर देखो ना, स्टेप नंबर 2 कहां लिखा हुआ है, ये रहा। प्रॉपर्टी हैविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 800 मिलियन, उसमें लैंड कितना था 350, बिल्डिंग कितना था 450। मैं लैंड बिल्डिंग को अलग अलग ले लूं क्या, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, क्योंकि लैंड पे अपने को निकालना नहीं है एक्सेस डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पे निकालना, अपने को एक्सेस डेप्रिसिएशन निकालना बड़ा इजी हो जाएगा। सुन लो, तो एक एक करके लेते हैं। लैंड 350 था, कितना हो गया लैंड, लैंड 400 हो गया बराबर। तो कितने का गेन है, अपन यहां से इंक्रीमेंटल गेन लॉस लेते हैं हीरो लोग, तो यहां गेन हुआ है ना, वेरी गुड। तो मैं बोलूंगा एड रीवैल्यूएशन गेन ऑन लैंड 50 मिलियन। ठीक है, यस। अब डिफर्ड टैक्स का आपको है ना, मैंने एक सिंपल सा हिंट देता हूं 110 में, अगर इधर पॉजिटिव है ना तो नीचे DTL लाइबिलिटी आएगा, लेस होएगा, सिखाया हुआ मैंने ये चीज आपको। तो इधर आएगा नीचे लेस, DTL ऑन अबोव कितना 50 का 20%। अगर ये गेन है तो ये L लाइबिलिटी होगा, अगर वो लॉस है तो DTA होगा। सिंपल, ध्यान रखना, शॉर्टकट बता रहा हूं, लॉजिक आपको क्लास में दिया हुआ है मैंने, और यहां एक्सेस की बात करने का जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है सर, लैंड का हो गया, फिर बिल्डिंग का ले लेते। बिल्डिंग कितना था रे 450 था, कितना हो गया 600 हो गया। ठीक है, तो कर लेते ना, सिंपल है। तो मैं पहले बोलूंगा एड रीवैल्यूएशन गेन ऑन बिल्डिंग 150। अच्छा, गेन है तो क्या आना चाहिए अभी फटाफट से बताओ, वो डिटेल आना चाहिए, DTL ऑन बिल्डिंग 150 का 20%, जल्दी बताओ कितना आता है फटाफट से, 30 रुपीज आता है, तो लेस। ये एड और लेस का साइन बराबर लिखना, मालूम पड़ा मन में चल रहा है DTL, इधर कर दिया एड, वेरी गुड, ऐसा मत करना। ठीक है, अब क्योंकि बिल्डिंग एक डेप्रिशिएबल आइटम है, तो इसके ऊपर क्या आना चाहिए, डिफर टैक्स भी आना चाहिए, सॉरी डिफर टैक्स क्या, डेप्रिसिएशन आना चाहिए। तो निकालेंगे इसके ऊपर एक्सेस डेप्रिसिएशन, तो मैं बोलूंगा लेस एक्सेस डेप्रिसिएशन। जिसने भी इसका आंसर दिया उसको चॉकलेट। चॉकलेट कैसे मिलेगी सर, अपने घर के नीचे उतरने का, दुकान से खरीद के खा लेने का। आंसर दो 15। देखो कितने साल का निकालेंगे अपन एक्सेस, 3 साल का निकालेंगे ना, और कितने अमाउंट पे आएगा, ये अमाउंट पे आएगा। देखो जब लाइफ दी होती है तो डायरेक्टली SLM मैसेज लगा सकते हो आप, तो कैसे निकालू, कैसे निकालू शेरा, तो 150 है इंटू 3 ईयर्स डिवाइड बाय 30 ईयर्स है, इंटू, और कुछ करने का जरूरत है क्या, नहीं ना, इतना ही करेंगे ना मेरे ख्याल से।
तो 15 मिलियन आता है। यस, कहां करूं? प्री की पोस्ट, पोस्ट में आएगा एक्सेस डेप्रिसिएशन, उसका आता है फ्यूचर का। अब देखो इधर लेस किया है ना, तो डिफर टैक्स इधर ऐड होना चाहिए ना। सर डिफर टैक्स का इम्पैक्ट इस पे क्यों आएगा? अरे बाबा, आप जब बिल्डिंग पे डिफर टैक्स बुक कर रहे हो तो कभी ना कभी तो वो रिवर्स होएगा ना। तो कैसे रिवर्स होएगा? जब आप ज्यादा ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो वो रिवर्स होता हुआ चलता है। तो बेसिकली आप अभी इस पे येडे की तरह डीटीएल मत बनाना, जो डीटीएल बनाया हुआ है वो रिवर्स होना शुरू होएगा अभी। तो या तो डीटीए बोलो या फिर डीटीएल रिवर्सल बोलो, या तो डीटीए बोलो या फिर डीटीएल रिवर्सल बोलो। मैं डीटीएल रिवर्सल बोलूंगा, करेक्ट टर्म डीटीएल रिवर्सल है, बट डीटीए लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ऐड डीटीएल रिवर्सल। रिवर्सल तो बेसिकली क्या होता है, जो आपने डे वन पे डिफर टैक्स क्रिएट किया अभी वो रिवर्स होना शुरू होएगा। तुम समझ रहे हो? तो डीटीए बोलो डीटीएल रिवर्सल बोलो, बात एक ही है बाबा। किस पे? इसी के ऊपर, ऊपर वाले पे। कितना आएगा रे? 20% उसका, 3 मिलियन। तो ये ऐड होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो तुमको समझा कि अगर गेन तो लॉ डिफर टैक्स लेस होएगा, इधर लेस हो रहा है तो डिफर टैक्स ऐड होएगा। इतना बस याद रखो, और नहीं समझे तो सिर्फ डिफर टैक्स लिखने का डी। एग्जाम में नहीं समझा ना कि डीटीएल है कि क्या हो रहा है, तो डी, फिर ऐड लेस तो अपने को पता ही क्या करना है। ऐसा स्मार्ट खेलने का एग्जाम में, ठीक है? तुम समझो, स्ट्रीट स्मार्ट रहना बहुत जरूरी है एग्जाम के अंदर। हो गया सर, वेरी गुड, आगे बढ़ते। अब मेरे ख्याल से तुम कर लोगे, अब दिक्कत ही नहीं आएगी तुमको। नीचे अगला प्लान दिया हुआ है, इस प्लान का कैरिंग अमाउंट कितना था? 600। कितने में एक्वायर किया? 700। और इसका भी एक्सेस वगैरह निकालना है। ट्राई करोगे इसका खुद से? अरे ट्राई करोगे खुद से क्या इसका? अभी के अभी मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, खुद करोगे ये। कैसे? जो भी गेन लॉस है वो लिखो, डिफर टैक्स लिखो, एक्सेस लिखो, उसका डिफर टैक्स रिवर्सल लिखो, जैसे फटाफट से फटाफट से जल्दी। मेरे को, मैं चाहता हूं तुम ट्राई करो, 10 सेकंड लगेगा चलेगा, ट्राई करो, लेकिन टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे ना आरुषि, अल्पेत, अंजलि, संकेत, वेरी गुड, करो करो करो। आरुषि, रितेश, अभिषेक सही है, ठीक है। सूर्या सही है, प्रतीक सही है, वैष्णवी सही है, भरत सही है, करीना, तन्मय सही है, आशित, ऐश्वर्या सही है, ऋतुजा सही है, ठीक है ठीक है। अनुष्का सही है, ठीक है। मुस्कान सही है, सोनिया, अक्षय सही है। बहुत ही शानदार काम कर रहे हो तुम यार, क्या मजा आ गया भाई। सुन लो कैसे करना है। सबसे पहले अपन बोलेंगे ऐड रीवैल्यूएशन गेन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितना था रे वो? 100 मिलियन। गेन है तो इधर आएगा डीटीएल 20 मिलियन। अब इस पे आपको एक्सेस निकालना है, तो मैं बोलूंगा लेस एक्सेस डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट। अब उसका लाइफ ही 4 साल बचा, तो कैसे निकालोगे? और अपने पोस्ट में 3 साल है, तो 3 मंथ्स नहीं, 3 ईयर्स डिवाइड बाय 4 ईयर्स, तो कितना बचेगा? 75 मिलियन। ये लेस होएगा, और क्योंकि ये लेस हुआ है तो आपका ये रिवर्स होएगा ना यार। कितना रे? 20%। कितना आएगा? 15 आएगा ना, तो ये 15 ऐड। बैठ रहा है क्या? देखो ये तरीका है ना, आपके 10 सेकंड खा लेगा एक्स्ट्रा, लेकिन गलती जिंदगी में कभी नहीं हो सकती है। तुम बाकी कई मेथड करोगे ना, सिली मिस्टेक का स्कोप बहुत रहता है, यहां स्कोप ही नहीं छोड़ा है मैंने। और मैंने क्लास में बताया भी था, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा के ले आओ, डाल दूंगा स्टेप में, करवा दूंगा बॉस। हाँ चलो, बढ़ू आगे। ठीक है, तो ये अपना ये वाला पार्ट भी हो गया। लो दूसरा भी हो गया, तीसरे थर्ड पे आते हैं। क्या बोलता है? कंटेंजेंट लाइबिलिटी था, अपन ने बात ही की थी इस पे। तो कितने पे टेक ओवर करो? लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू ज्यादा है तो लॉस ही रहेगा ना उस केस में। ठीक है, तो ये भी बड़ा सिंपल है, मजा आने वाला है इसके अंदर, सुनना। तो सबसे पहले तो लॉस है तो ऐड करूं लेस करूं? भाई लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो लॉस होता है, लेस कर देना। रीवैल्यूएशन लॉस ऑन कंटेंजेंट लाइबिलिटी कितना है? 30 मिलियन। अच्छा हीरो लोग, अगर इधर मेरे लॉस है, ओ हीरो हीरोइन लोग, अगर इधर लॉस है तो डीटीए की डीटीएल? अभी तो डीटीए आएगा ना सर, क्योंकि लॉस है तो ऐड होना चाहिए, तो ऐड डीटीए 20%। कितना आएगा वो? डीटीए ऑन कंटेंजेंट लाइबिलिटी 6। अब क्या बोला था, इसका जो भी है वो रिजॉल्व हो चुका है।
ऑलरेडी डिस्कस किया बना अपन ने। अगर ऐसा बोला ना कि रिजॉल्व हो चुका है, तो जो भी बुक किया है एग्जैक्टली पोस्ट में जाकर रिवर्स कर देने का। 30 लेस किया है या 30 ऐड हो जाएगा, 6 ऐड किया यहां 6 लेस हो जाएगा, जो भी बुक किया उठा के सीधा रिजॉल्व कर देने का, बराबर। तो मैं बोलता हूं इधर आ जाओ, इधर रीवैल्यूएशन लॉस किया था ना, तो उसका रिवर्सल, तो बोलूंगा ऐड रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस ऑन कंटिंजेंट लाइबिलिटी, तो रिवर्स करो तो 30 इधर हो जाएगा और लेस डीटीए रिवर्सल, जो भी था पूरा रिवर्स कर देना 6 मिनट। ये ऐसा मैंने क्यों किया? कंटिंजेंट लाइबिलिटी रिजॉल्व, देयरफॉर रिवर्स इन पोस्ट, इसलिए मैंने पोस्ट में इसको रिवर्स किया, सिंपल। मजा आ गया सर, मजा आया। वेरी गुड, बढ़ू आगे। फिर अगला एडजस्टमेंट क्या था रे? वो तो था ही डिफर टैक्स क्रिएट करना है, वो तो अपन साथ साथ में क्रिएट कर दिया, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है अपने को। आगे बढ़ जाते। द डायरेक्टर्स ऑफ ईश्वर बोलता है एनसीआर पीएसएनए पे, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना, हो गया है निकालो ना। अरे निकालो कि क्या है, बताओ ना कितना आ रहा है। प्री का पहले मेरे को प्री का बताओ, फिर पोस्ट का बताओ, है ना। प्री का बताओ फिर पोस्ट का बताओ टोटल। इधर प्री का मेरे को पता है कितना लग रहा है, 775 प्लस, शांति से करना, -10 प्लस 150 -30 प्लस 100 -20 -30 प्लस 6, इधर मेरा बचता है इधर 991। ये आपके आईएनए का पार्ट बनेगा 991। तो ये 991 आईएनए नहीं है, बेवकूफों की तरह इसको आईएनए मत बोल देना। आईएनए इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी कैपिटल प्लस अदर इक्विटी प्री वाला। तो टोटल आईएनए बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्री वाला अदर इक्विटी, तो कितना रहेगा रे मेरे हीरो लोग? 500 प्लस 991 इज इक्वल टू 1491। और इधर पोस्ट में कितना आता है? पोस्ट में आपने बताया 277। वेरी गुड। एक क्या करूं मैं पोस्ट का? प्री को तो मैंने आईएनए में गिन लिया, पोस्ट का क्या करूं? वेरी गुड। अरे वो बटेगा दो लोग के अंदर, पेरेंट एनसीआई, वो बटेगा ना दो लोग के अंदर। यस, पेरेंट थोड़ा ईश्वर लेकर जाएगा 80% और थोड़ा एनसीआई लेकर जाएगा 20%। 221.6 पेरेंट का, 55.4 एनसीआई का, कहानी खत्म इसकी भाई। पेरेंट अपना कंसोलिडेटेड इक्विटी में ऐड करेगा, एनसीआई अपना ईयर एंड के बैलेंस में ऐड कर लेगा। यहां तक हो मेरे साथ सब लोग? मजा आ गया यार, मजा आ गया। चलो स्टेप नंबर 2 हो गया आईएनए। गाइस स्टेप नंबर, अगला स्टेप याद ही नहीं आ रहा है, शिट। पीसी था, आईएनए तो शिट याद ही नहीं आ रहा। अगला क्या है? अगला वेरी गुड एनसीआई। अब 110 कर रहे हो तो एनसीआई 2 दिन पर निकलेगा, है ना। यस, तो एनसीआई निकालना है। एनसीआई का मेथड पीएसएन ने बोला हुआ है अपने को क्वेश्चन के अंदर, मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन में बोला हुआ है, ध्यान रखना। तो पहले तो आप निकालोगे डेट ऑफ एक्विजिशन पे, दैट इज ऑन 1411। कितना आएगा आपका पीएसएन के हिसाब से? 1491 का 20%, बताओ कितना आता है? 1491 का 20% मेरे ख्याल से 298.2 आता है क्या? यस। और उसके बाद आप निकालोगे ईयर एंड पे। ईयर एंड मतलब अपना 31 मार्च 14 का सीधा। सर कैसे निकलेगा ईयर एंड? जो ओपनिंग है पहले वो लिख, 298.2, उसमें ऐड क्या करने का? जो भी एनसीआई का हिस्सा था ना पोस्ट वाला, वो ऐड करने का। कितना हिस्सा है पोस्ट का? 55.4। और कुछ आएगा क्या इसमें? फिलहाल तो नहीं आ सकता, पता है क्यों? क्योंकि एक तो डिविडेंड है नहीं, उसके अलावा गुडविल इंपेयरमेंट। सर अरे बाबा एनसीआई खुद पीएसएनए पे, एनसीआई पीएसएनए पे तो गुडविल पार्शियल है, पार्शियल गुडविल में एनसीआई को कोई लॉस एलोकेट नहीं होता है, तो नहीं आ सकता वो। तो डाल दो सीधा ऊपर। 353.6 है क्या? यस। $353.6। अब ध्यान रखना, जब गुडविल कंप्यूट करोगे तो ये वाला एनसीआई लेना, डेट ऑफ एक्विजिशन का, क्योंकि गुडविल पहले डे 1 का निकालते फिर बाद का निकालते हैं।
फिर जब बैलेंस शीट बनाओगे तो ये वाला एनसीआई लेना, गलती मत करना, पहले बता रहा हूं, रायता मत फैला के आना एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना ये चीज। क्लियर है हीरो लोग? यस सर क्लियर है। तो स्टेप 3 हो गया, अब स्टेप 4 पे आ जाऊं। स्टेप 4, अरे मेरा प्याला गुड्डू, गुड्डू निकालेंगे स्टेप 4 के अंदर, ठीक है। नीचे ले लो थोड़ा, कैसे निकालेंगे गुडविल? पीसी लो पहले, पीसी डेट ऑफ एक्विजिशन का कितना था पीसी रे? 1400 था मेरे ख्याल से। दिस वाज फॉर 80%, राइट? याद है ना, वी वांट टू कंपेयर 100% विद 100%। एनसीआई भी लो डेट ऑफ एक्विजिशन का 20%, कितना था? 298.2 लेस करो, आए नहीं, ये भी अपने डेट ऑफ एक्विजिशन का निकाला है 100%। 1491 कितना आता है गुडविल? गुडविल फिलहाल आपको मिलता है डेट ऑफ एक्विजिशन का, तो कितना मिलता है? 207.2, 207.2, ठीक है, ओके। अब यही गुडविल क्या मैं बैलेंस शीट में लिख पाऊंगा? क्या? आंसर इज नो। कुछ गुडविल इंपेयरमेंट भी होना चाहिए, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, लेस गुडविल इंपेयरमेंट। इसके लिए आई विल प्रिपेयर अ वर्किंग नोट नंबर 1। कितना है वो निकालना है ना अपने को, यही तो नहीं है अपने पास, ठीक है। अगर ये निकल जाए ना एक बार, तब जाके आपको मिल जाएगा गुडविल ईयर एंड पे कितना है। गुडविल ऑन 31 मार्च 14 मिल जाएगा वो, सिंपल, ठीक है। चलो अब इंपेयरमेंट कैसे निकालेंगे? मैं इधर बाजू में वर्किंग कर रहा हूँ। जिसको ग्रॉसअप वाला कंसेप्ट आता है ना उसके लिए इजी रहेगा, नहीं आता है तो ग्रॉसअप वाला कंसेप्ट जब पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा, बट मैं फिर भी सिखाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा, मैं बोर्ड नोट जो है ना वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अभी यहां तक भी बिना सब्सक्राइब के देख रहे हो, बिना लाइक के देख रहे हो ना, पाप लगेगा तुम लोग को, फ्री वाले काम भी नहीं हो रहे तुमसे, कर लेना। हाँ चलो, देखो इतना तो बनता ना, इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। अब ग्रॉसअप कैसे करेंगे सुन लो। अपने इंपेयरमेंट टेस्ट कब कर रहे पहले वो देखना। तो रिकवरेबल अमाउंट हमने कब का दिया हुआ है? 31 मार्च 14 का रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है। जिस दिन का रिकवरेबल दिया हुआ रहता है ना, उसी दिन का कैरिंग अमाउंट भी चाहिए रहता है अपने को। अब सुन लो मैं कैसे निकालूंगा, ये बड़ा क्रिटिकल काम है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि आपका जो भी आपने एक्वायर किया है वो सीजीयू है, ठीक है। तो सीजीयू में एक तो आपके पास हो गए नेट असेट्स, उसके अलावा आपके पास होगा गुडविल, फिर आपको मिलेगा टोटल कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट 31 मार्च 14 का मैं कैसे निकालूं? देखो एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो आप ये कि आप सब बोलो कि मैं वो जो भी अपनी विनायक है उसके 31 मार्च 14 के बैलेंस है ना मेरे पास, ये सब मैं कंसिडर करता हुआ चलूंगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इस बैलेंस के अंदर जो आप बैलेंस शीट से टोटल करके निकालोगे सारे नेट असेट्स, उसमें दिक्कत ये, उसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं आए हुए हैं। उसमें ऐसे एडजस्टमेंट है जो अपन ने अभी लिए लेकिन वो कंसिडर नहीं हुआ है। तो फिर हम कैसे निकालेंगे? इस दिन का मुझे नेट असेट कैसे मिलेगा ईयर एंड का? सिंपल है, जैसे आप आईएनए निकालते हो ना डे वन का आईएनए कैसे निकालते हो आप? जो प्री वाला अदर इक्विटी है और जो प्री वाला कैपिटल है वो ऐड करके निकालते हो, बराबर। सिमिलरली आप इस दिन का नेट असेट भी निकाल सकते हो, पता है कैसे? सुन लो, इस दिन का नेट असेट बेसिकली क्या होगा? आपका कैपिटल, देखो विनायक का नेट असेट चाहिए अपने को, विनायक का, ठीक है। तो कैपिटल होगा, प्री वाला बैलेंस जब कैपिटल में ऐड करते हो तो आपको डेट ऑफ एक्विजिशन का आईएनए मिलता है। अगर आप एक हिंट दे रहा हूं, शॉर्टकट दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो, अगर आप इसमें पोस्ट वाला बैलेंस भी ऐड कर दोगे ना, पोस्ट मतलब क्या है? अगले 3 साल का प्रॉफिट है, जितना 3 साल में प्रॉफिट कमाया उतना ही आपका 3 साल में आईएनए बढ़ता है। तो अगर आप इक्विटी कैपिटल प्लस प्री वाला आईएनए प्लस पी वाला अदर इक्विटी, उसमें अगर आप पोस्ट वाला भी ऐड कर दोगे ना, तो जितने साल का आपने पोस्ट का बैलेंस ऐड किया है उतने साल आगे का आपको आईएनए मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने 3 साल का पोस्ट का बैलेंस ऐड किया है ना, तो 3 साल आगे का आपको आईएनए मिल जाएगा। ऐसा होता है, शॉर्टकट दे रहा हूं आपको, यूज करना तो कर लेना। तो बेसिकली मैं कैरिंग अमाउंट कैसे निकालूंगा सीख लो। तो आप लोगे पहले जो भी आपका था कैपिटल प्लस जो प्री वाला बैलेंस था प्लस जो पोस्ट वाला बैलेंस था। तो बेसिकली कैपिटल, प्री वाला अदर इक्विटी, पोस्ट वाला अदर इक्विटी। थोड़ा लॉजिक भी लगाओ ना, अपन डे वन का आईएनए भी तो ऐसे निकाल रहे, तुम समझ रहे हो क्या? ये आपने नया सीखा है, दिस इज समथिंग न्यू विच वी लर्न हियर। तो कितना आएगा आपका? 1768 आएगा। अच्छा, गुडविल कितना दिया हुआ है? गुडविल आपका दिया हुआ है 207.2। अब यही इंपॉर्टेंट है ग्रॉसअप वाले में, ये गुडविल आपका 80% रिप्रेजेंट करता है। गुडविल आपका पीएसएनए पे है, तो दिस रिप्रेजेंट्स 80%, ठीक है। टोटल वगैरह लिखना तो लिख लो,
नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, तुमको समझा ना ये वाला पार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट बाय द वे, ठीक है। अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, ग्रॉसअप करना है। तो मैं बोलूंगा ऐड ग्रॉसअप। कैसे ग्रॉसअप करूंगा, उसको अपन नोशनल गुडविल बोलते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहे तो। मैं उसको नोशनल गुडविल बुलाता हूं। तो अगर आपका ये 80% है तो 20% कितना, ऐसा तुम समझ रहे हो क्या? जैसे फॉर एग्जांपल इधर वर्किंग देनी हो तो मैं ऐसा बोलूंगा, इफ 207.2 इज 80% तो 20% कितना, बताओ ना कितना आता है वो। अरे टोटल मत बताओ, 51.8। ओके वेरी गुड। अब टोटल आ जाएगा आपका कैरिंग अमाउंट, ये ग्रॉस टॉप वाला कैरिंग अमाउंट है, ये 1768, ये आएगा आपका 259, और टोटल कितना हो जाएगा हीरो लोग, टोटल 2027। ओके तो 2027, बहुत ही शानदार काम किया है, ठीक है। अब आपका रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है। इंपेयरमेंट लॉस कितना आता है, 27 का। याद है ना, अगर आपके गुडविल में सीजी, आपके सीजीयू में, गुडविल में सीजीयू नहीं, अगर आपके सीजीयू में गुडविल है तो पहले सारा लॉस गुड्डू में एलोकेट करेंगे, पहले सारा लॉस गुड्डू में एलोकेट करेंगे। गुड्डू तो बहुत सफिशिएंट है, लेकिन ये जो गुड्डू है ये आपका रियल गुड्डू नहीं था, ये ग्रॉस्टअप गुड्डू है। तो ये लॉस भी है ना, पूरा एलोकेट नहीं करोगे। कैसे होता है, अब जब इंपेयरमेंट लॉस एलोकेशन की बारी आएगी, ध्यान से सुनना, ये जो इंपेयरमेंट लॉस है 27 का, इसको आप बांटोगे, क्योंकि गुड्डू भी अभी ग्रॉस्टअप है ना, ग्रॉस्टअप गुड्डू है बराबर, तो इसको आप बांटोगे। 20% एनसीआई में जाएगा, 20% एनसीआई के गुड्डू में जाएगा, और 80% पेरेंट वाले गुड्डू में जाएगा बराबर। अब 20% कितना आ रहा है आपका, जो भी आएगा वो नोशनल है, इसको इग्नोर करना है। क्यों, अरे जब आपने एनसीआई का गुड्डू रिकॉर्ड नहीं किया है तो उसके गुड्डू पे लॉस भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना। जब आपने एनसीआई को गुड्डू रिकॉर्ड नहीं किया है तो उसके गुड्डू पे लॉस भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तुम समझ रहे हो क्या? लेकिन जब ये जो 80% है ये तो रिकॉर्डेड है ना, ये 51.8 तो नोशनल था, तो इस पे जितना लॉस आ रहा है वो भी नोशनल है, लेकिन ये जो 80% है ये तो रिकॉर्डेड है, तो इसका ही लॉस रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ। कितना आता है हीरो, फटाफट से बताओ, 27 का कितना, 80%, 21.6, ये आप रिकॉर्ड करोगे, इसको आप करोगे रिकॉग्नाइज। अच्छा, रिकॉग्नाइज की एंट्री क्या आएगी एक्चुअली, तो इसकी एंट्री आती है आपका गुडविल कम होने वाला, इंपेयर हुआ इसलिए, है ना। और डेबिट क्या करोगे, इंपेयरमेंट लॉस है तो ये लॉस जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में, बेसिकली आप कंसो अदर इक्विटी से कम करोगे स्टेप नंबर 5 से। पेरेंट अकेला बेयर करेगा ना, 21.6, 21.6। वापस से बता दूं, 36 वाला पॉइंट याद है तो इजीली समझेगा, नहीं आता तो वो पॉइंट एक बार देख लेना, बट कोशिश मैंने पूरी की कि आपको यही समझा दूं मैं, ठीक है। तो कितना आएगा, 21.6, यहां से लेस करेंगे, बताओ कितना गुडविल आता है आपका, 185.6 आ गया गुडविल। बहुत ही मजा आ गया। तुम क्या मस्त काम करता है मकसूद भाई, हाँ मकसूद भाई, तुमने बढ़िया काम किया ना मकसूद भाई, हाँ। चलो ये हो गया मेरा गुडविल। स्टेप नंबर 5 क्या रे, कंसो अदर इक्विटी ना। देखो अब अपन कंप्लीशन के वर्ड्स पे, ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसके अंदर भाई। कंसो अदर इक्विटी, इसमें क्या क्या आएगा, पहले तो अपन लिखते हैं पेरेंट का अदर इक्विटी। पेरेंट का अदर इक्विटी में क्या क्या है वो देखो ना, ये रहा पेरेंट का अदर इक्विटी, एक 2865 है और एक 1250, मैं मिलियंस में ले रहा हूं इसलिए बता रहा हूं ऐसा बराबर, तो चलो साथ में ले लेता हूं, 2865 प्लस 1250, तो वो कितना है, 4115। अब इसमें क्या क्या ऐड होता है, जो इसका पोस्ट वाला हिस्सा है वो ऐड करने का, ऐड पोस्ट एक्वेशन, जो भी हिस्सा था ना इसका हिस्सा ऊपर, कितना, जो बेसिक बेसिक याद है पहले वो देख लेते हैं, कि 221.6 था ना, यस 221.6, तो ऐड 221.6, एक एक करके लाइन से जाने का, लाइन में आओ लाइन में आओ, ठीक है। उसके अलावा ये जो गुडविल इंपेयरमेंट है ये अपने को ताजा ताजा याद है ना, ये लेस होएगा गुडविल इंपेयरमेंट, यहां तक है अपन सब लोग, ठीक है। हेलो सर, थैंक्स फॉर यूनिक टीचिंग स्टाइल, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलो ये अपने यहाँ तक है। अब देखते हैं कुछ अपन ने मिस आउट तो नहीं कर दिया ना लाइन से आने का। ये मेरा क्वेश्चन था,
ऐसा कुछ था जिसका इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए था। हाँ, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री याद है क्या, वो 15 रुपए का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो अपन ने भूल से वो इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया था, वो इन्वेस्टमेंट में नहीं, वो आपके रिजर्व से कम होना चाहिए था, प्रॉफिट लॉस में कम होना चाहिए था। तो ये 15 मिलियन इन्वेस्टमेंट से तो अपन बैलेंस शीट में कम कर देंगे, लेकिन याद है किसके प्रॉफिट से कम करना है, ईश्वर के प्रॉफिट से कम करना है, बिकॉज ईश्वर ने कांड किया था, तो ईश्वर के प्रॉफिट से कम करेंगे स्टेप नंबर 5 से। तो आ जाओ, मैं लिख देता हूं इधर। सर ये हमको पहली बार में कैसे आएगा? अरे पहली बार में आने कौन बोल रहा है, घर से सीख के जा रहे हो ना, आज करोगे, एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम के पहले एक बार देखोगे, हो जाएगा। चिंता नहीं करने का, टेंशन लेने का नहीं आलतू फालतू का। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो 15 रुपए का है वो, उसके अलावा और क्या होएगा सर? और था कुछ जो प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए था, ये 15 मिलियन मेरा आ गया। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस वाला, अरे ये प्रोविजन का अपन इफेक्ट ले ले, प्रोविजन का बना दूं वर्किंग नोट पूरा अच्छे से, तो अपन देख लेंगे इसका कंसोलिडेटेड इक्विटी में कहां इंपैक्ट आ रहा है। आ जाओ, 2-4 लाइन छोड़ के इधर ही नीचे बना रहा हूं प्रोविजन का वो वर्किंग नोट नंबर 2 फॉर प्रोविजन। आपने डिस्कस तो कर ही लिया ना क्या करना था प्रोविजन का। एक तो इसने गलती की है, तो वो गलती जो भी है वो पहले रिवर्स मार। 6.25 तो वो बुक होना चाहिए ही नहीं, वो पूरा रिवर्स मार। और रिवर्स में प्रॉफिट एंड लॉस से क्यों मार रहा हूं? क्योंकि उसने बुक भी प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू किया हुआ, उसने कॉस्ट में ऐड नहीं किया था, बराबर। तो सबसे पहले तो मैं 1 अप्रैल 13 पे एक रेक्टिफिकेशन एंट्री मारूंगा, प्रोविजन टू पीएनएल 6.25 6.25, रिवर्स द गलती, बराबर। अब आपने गलती रिवर्स करी ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने गलती रिवर्स करी है। जब आप गलती रिवर्स कर रहे हो ना, तो इसका इंपैक्ट एक प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो आ रहा है। किसके प्रॉफिट एंड लॉस में? अगेन ऑफ ईश्वर, ऑफ, और ईश्वर के प्रॉफिट लॉस से अपना मतलब क्या होना चाहिए? स्टेप नंबर 5 कंसो अदर इक्विटी में ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप प्रॉफिट लॉस क्रेडिट कर रहे हो तो ऐड ही करना पड़ेगा ना मेरे हीरो लोग। ये पहला चीज, अपना रेक्टिफिकेशन अपन एक एंट्री पहले पास कर दी। फिर अब तो ये जो रॉन्ग अकाउंटिंग थी अपन उसको रेक्टिफाई कर दिया है ना। अब अपन जो करेक्ट करना है अपने को वो कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ ध्यान से, अभी करेक्ट ट्रीटमेंट क्या क्या था इसका। इसका राइट ट्रीटमेंट 2-3 एंट्री थी ना इसकी। सबसे पहले आप मारोगे 1 अप्रैल 13 पे एक एंट्री मारोगे, जो बुक होना चाहिए था पीपी टू प्रोविजन, बराबर 125 इंटू 0.312 प्रेजेंट वैल्यू पे लिया ना अपन ने 39। इसका इंपैक्ट क्या रहेगा सर? जब बैलेंस शीट बनाओगे तो पीपी बढ़ जाएगा। बैलेंस शीट के पीपी में जाकर डॉट मार दूं क्या? मुझे याद रहना चाहिए ना, बैलेंस शीट के पीपी में जाके डॉट मार देता हूं, इधर एक डॉट मार दिया ताकि याद रहेगा मेरे को। उसके अलावा मेरा प्रोविजन भी, एक तो प्रोविजन ये रिवर्स होना चाहिए और दूसरा ये प्रोविजन क्रिएट होना चाहिए। तो प्रोविजन मेरा जो भी था, किधर तो दिख रहा रहेगा ना 6.25 का प्रोविजन ये रहा, मुझे दिख गया 6250 वाला। ये एक तो ये तो हट ही जाएगा और 39 आ जाएगा इसके बदले, बट यहाँ अनवाइंडिंग वगैरह का बात भी करना है अपने को, ठीक है। तो ये पहला चीज। सेकंड, मैं इधर बाजू में मार दूं चलेगा ना एंट्री, ठीक है। 31 मार्च 14, अब पीपी बुक किया है तो डेप्रिशिएट भी करना पड़ेगा इसको, तो डेप्रिसिएशन टू पीपी 39 इंटू वो कितना लाइफ है इसका, 20 ईयर्स का लाइफ है ना, तो 1/20 आपने अमाउंट बताया हुआ ऑलरेडी 1.95। सर अगर आप डेप्रिसिएशन बुक कर रहे हो मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है तो अगेन किसके प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है? ईश्वर के प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, क्योंकि ये सब ईश्वर के असर की बात चल रही थी, ठीक है। उसके अलावा 31 मार्च 14 को अनवाइंडिंग, इंटरेस्ट टू प्रोविजन कितना था? आपने आंसर क्या बताया था अनवाइंडिंग का? 39 का 6% ना, 2.34 और 2.34। अब पीएनएल में जा रहा है मतलब वापस से कहां जा रहा है? ये प्रॉफिट लॉस में जा रहा है। प्रॉफिट लॉस मतलब वही कंसोलिडेटेड इक्विटी में। तुम समझ रहे हो क्या? इधर ही सबसे ज्यादा मिस्टेक कर सकते हो तुम करोगे तो, और कहीं नहीं कर सकते। तुमको ये एंट्री का इफेक्ट लेना बहुत जरूरी है। कहाँ का इफेक्ट आएगा ना, पहली बार में बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इधर कंफ्यूज का टेंशन नहीं है, सिर्फ एंट्री देखो। जैसे प्रोविजन है तो एक तो प्रोविजन कम होएगा, पीएनएल है स्टेप 5 में इफेक्ट दे देंगे। पीपी है, पीपी बढ़ेगा बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे, प्रोविजन बढ़ेगा बैलेंस शीट में कंसिडर कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस है, वापस से स्टेप 5 में कंसिडर करेंगे। पीपी कम हो रहा है तो पीपी में 1.95 कम भी होएगा डेप्रीसिएशन का, तो वो उसका भी डॉट मार देता हूं मैं, बराबर क्या। उसके अलावा इंटरेस्ट है, ये जाएगा आपके स्टेप 5 प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर,
और ये प्रोविजन आपको उतना बढ़ेगा 2.34 से अनवाइंडिंग की वजह से, तो वो भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ इधर। अच्छा अगर ऐसा चाहिए ना, अगर कंफ्यूजन नहीं चाहिए आपको, तो एक और चीज लिख सकते हो आप, न्यू प्रोविजन कितना है बेसिकली 39 प्लस 2.34 कितना रहेगा आपका 41.34 न्यू प्रोविजन हो जाएगा। ऐसा क्लियर है क्या? अब एक और बात सर, इसके ऊपर डिफर्ड टैक्स वगैरह का इम्प्लीकेशन क्या होएगा सर? तो इसके ऊपर डिफर्ड टैक्स का बात नहीं किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिफर्ड टैक्स का है ना, वो बात सिर्फ उस पे किया हुआ है जो अपन ऐसे टेक ओवर कर रहे हैं, आ सकता है बट डिस्कशन नहीं, उसका ध्यान रखना। तो जो टेकन ओवर एसेट है उसी का, ठीक है। किसने पूछा सर डेप्रीसिएशन आपने 3 साल का क्यों नहीं लगाया? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एडजस्टमेंट किस दिन का है, ये हमने पीपीई ही 1 अप्रैल 13 को एक्वायर किया है। ध्यान रखो, आप पता है कंफ्यूजन किधर कर रहे हो, ये विनायक के टेकन ओवर एसेट की बात नहीं चल रही है, ये एक अलग ही एडजस्टमेंट है जो खुद पेरेंट का एसेट है जो उसने इस दिन बनाया। तो अब गिन 13 से 14 तक कितना साल, एक ही साल होता है ना। अगर तेरा पैदा तू इस दिन पे हुआ तो तू 31 मार्च 14 को जब हैप्पी बर्थडे मनाएगा तो 3 साल को एक साल को आएगा। ऊपर किसी और के बच्चे की बात चल रही थी जो अपन ने एक्वायर किया है, गोद लिया उसको, ये तेरा बच्चा पैदा हो रहा है। अब तेरा बच्चा पैदा ही 13 को हुआ है, तू बोलता है 14 को 3 साल का हैप्पी बर्थडे क्यों नहीं मनाया उसका, क्योंकि वो हुआ 1 साल का है। वाह वेरी गुड, ठीक है, हंसो मत तुम लोग, ठीक है, ध्यान देना। अब मुझे बताओ इसमें से कितने कुछ का इंपैक्ट स्टेप 5 में आने वाला है ना, प्रोविजन के नाम का। मुझे बताओ क्या क्या इंपैक्ट लूंगा स्टेप नंबर 5 के अंदर फटाफट से। नेट इंपैक्ट बता दोगे तो भी चलेगा, ग्रॉस बताओगे तो भी चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरफ 6.25 बढ़ना चाहिए, चलो मैं ऐसा लिख दूंगा, प्रोविजन के नाम का कुछ तो हो रहा है, एक तरफ 6.25 बढ़ेगा क्योंकि मैं रिवर्स कर रहा हूं उतना। उसके अलावा देखो पीएनएल कहां का है, पीएनएल यहां है, लेस होएगा उतना, लेस 1.95 क्योंकि कम हो रहा है उतना। ये इंटरेस्ट भी लेस हो रहा है तो लेस 2.34, तो नेट नेट में क्या होता है 1.96 बचता है ना। ये मैं ऐड करूं कि लेस करूं, अब बुद्धि लगाओ। ये ऐसा मान लो एक तरीके से प्रॉफिट था और बाकी दो आपके एक्सपेंस थे, तो प्रॉफिट ज्यादा ना कंपेयर टू एक्सपेंस, तो ये ऐड होएगा, ऐड। और ये आपको कहां से मिला, वर्किंग नोट नंबर 2 से मिला। यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखो मैं जिसको भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ना, आपको ऐसा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है कि अरे सर ये मैं कैसे करूंगा, कुछ नहीं, जो मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट उसको 2 बार एक्स्ट्रा लिख के करने का, अपना भी याद हो जाएगा वो तुमको। हाँ चलो क्लियर, ओके। अगर आप अलग अलग लिखोगे तो भी चलेगा, 6.25 अलग से लिखो, 1.95 लेस करो, 2.34 लेस करो, वो भी चलेगा, ठीक है, कैसे भी करो चलेगा, ग्रॉस लिखो तो भी चलेगा। मुझे बताओ नेट कितना आ रहा है, टोटल बताओ फटाफट से, अभी कितना बचता है ये 14155 प्लस 221.6 प्लस सॉरी माइनस 21.6 माइनस 15 प्लस 1.96 4301.96 आता है क्या? अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन, अब बनाने बैलेंस शीट, वो होता है ना इंजेक्शन लगाने का, बोलते हैं ना बस बस मुन्ना बस बस हो गया, वैसा हो गया। अब बैलेंस शीट बनाएंगे फटाफट से, आ जाओ। बैलेंस शीट तो मेरा फेवरेट काम है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मैं बता भी दूंगा बैलेंस शीट में कहां बातें ध्यान रखने वाली, ठीक है, ध्यान रखना, कोई टेंशन नहीं है। ऑफ ईश्वर लिमिटेड ऑन 31 मार्च 14। अगेन आप चाहते हो तो मेरे से आगे निकल कर खुद ट्राई कर सकते हो बैलेंस शीट, सिर्फ टैली कर लेना कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, एक्सेस डिप्रीशिएशन का इंपैक्ट लेना भूलना मत। एक और गलती करोगे, सिखाता हूं बैलेंस शीट में क्या गलती करोगे, सुन लो। सबसे पहले आप चालू करोगे नॉन करंट असेट्स से, उसमें आप लिखोगे असेट। मैं देखो उसमें मार्क नहीं करा रहा हूं नोट्स के अंदर, बैलेंस शीट बनाया करो, मैं नोट्स में मार्क करा दूंगा ना, अभी लगेगा आ गया लेकिन होएगा नहीं, तो इसलिए लिखो मेरे साथ में, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ तो इसमें नॉन करंट असेट में, सॉरी असेट पहले आएगा, फिर मैं क्या सर बेवड़ा मार के बैठे हो गया, पहले असेट फिर उसमें नॉन करंट असेट, उसमें आएगा पहले पीपी, ठीक है। पीपी कैसे लिखोगे, पहले जो दोनों कंपनी का वो ऐड करने का, दोनों कंपनी का कितना है 2620 1850, तो 2620 प्लस 1850 ये ले लिया। अब उसके बाद जो भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है वो देखने का, आपने इतने स्टेप मेहनत से बनाए ना, तो मेहनत अपनी अभी कम हो जानी चाहिए। क्या क्या एडजस्टमेंट है फेयर वैल्यू के, देखो ना, तो सब पीपी पे आने वाले इंपैक्ट ले लो, तो और जो भी हो जाएगा मैं ग्रीन टिक मार दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। तो मेरा 50 मिलियन एक, तो ये ऐड होएगा। अच्छा सर डीटीएल लेस करूं क्या, डिफर्ड टैक्स एक अलग आइटम है बैलेंस शीट में, आप पता है क्या करोगे,
आप जब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऐड करने बैठोगे ना, तो आप फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऐड तो करोगे, आप डीटीएल लेस करते बैठ जाओगे। येडी की तरह डीटीएल लेस मत कर देना। मैंने ये क्लास में भी जब एग्जांपल कराया था, ये चीज मैंने बताई थी। डीटीएल एक अलग आइटम बैठा है उधर, तुम समझ रहे हो क्या? तुम्हारे पास एक पेट है, पेट का डॉक्टर अलग है, उसको इंसानों के डॉक्टर के पास लेके जाके क्रोसिन मत खिला देना। अब समझ में आ गया सर? हाँ चलो ठीक है। तो क्या क्या आएगा? एक तो एक 50, एक 150, उसके अलावा 15 एक्सेस है तो वो लेस करेंगे, और एक 100, और इस पे 75 भी लेस करेंगे। तो कितने, बहुत सारा आइटम हो गए रे। एक तो 50, पिंक पिंक डॉट मतलब वो ले रहा हूं, ठीक है। 50, 150, 15, 100 और 75। गिन लो, 1 2 3 4 5 आइटम आना चाहिए। उसमें से 2 ऐड है और 2 लेस है, सॉरी 3 ऐड है और 2 लेस है। 50, 150, 100, चलो याद हो गया मेरे को। मैं बोलूंगा ऐड 50 प्लस 150 प्लस 100 लेस 15 लेस 75। मैं बोल दूं पिंक डॉट्स देख लेना भाई, मेरे नोट्स के पिंक डॉट्स। अब मेरे को मत पूछना पिंक डॉट क्या होता है सर, भाई मैं रो दूंगा। हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके अलावा और कुछ आना चाहिए था? अरे पीपी पे डॉट मारा हुआ है मैंने, डॉट मारते याद आया कुछ तो होना चाहिए था। अरे ये था ना प्रोविजन वाला हरकत। एक तो पीपी इतने से बढ़ेगा 39 से, और डिप्रिशिएट भी होगा 1.95 से। तो मैं बोलूंगा ऐड 39 लेस 1.95, ये भी होएगा। मैं बोलूँ पीपी अच्छा कैलकुलेशन था ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताओ कितना बचता है रे हीरो लोग मेरे? वेरी गुड, 4717.05। ठीक है, उसके अलावा अगला आइटम इन्वेस्टमेंट पकड़ लेते चलो। इन्वेस्टमेंट कितना था रे? इन्वेस्टमेंट 2115 था। इसमें से मैं क्या क्या लेस करूंगा? एक तो 1400, पता ना इन्वेस्टमेंट अपन एलिमिनेट करते हैं, तो जो एलिमिनेट किया है वो, और एक और चीज लेस करनी है, वो 15 रुपए का पता है रेक्टिफिकेशन एंट्री था। ये तो ठीक है, सिंपल है। ये कितना? 700 बचता है। किसी और का, किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट रहेगा। एक आइटम जो आप हमेशा भूलोगे, मेरा प्यारा राजदुलारा गुड्डू, 185.6 आपने निकाला हुआ है। उसके बाद है करंट असेट। करंट असेट में मेरे ख्याल से कोई भी चेंज नहीं है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब एज इट इज आएगा। तो करंट असेट, देखो कुछ नहीं आया ना तो एटलीस्ट ये सब आइटम लिख के आ जाना। इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्वेश्चन में देखो ना कितना है। इन्वेंट्री 600 प्लस 375 बराबर, यस 600 प्लस 375। ट्रेड रिसीवेबल है 450 प्लस 330, और कैश है 75 प्लस 60। टोटल करो ना कितना आता है? 975, 780 और 135, टोटल 7492.65। ये आपने मुझे बताया 7492.65, आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? वेरी गुड। चलो अब आ जाते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी में। उसमें पहला है इक्विटी। इक्विटी के अंदर पहला कौन सा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। अब याद रखना, आप पता है क्या करोगे गलती? आप दोनों का ऐड करके बैठोगे। भाई कैपिटल सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का आता है, गलती करोगे बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली पेरेंट कितना आएगा? 700 बराबर। उसके अलावा अदर इक्विटी, अदर इक्विटी अपन ने मेहनत किया है स्टेप नंबर 5 में, वापस अपने को मेहनत करने का जरूरत नहीं है। कितना था? 4301.96। देखा अपनी मेहनत काम आई ना। उसके अलावा एक चीज भूलोगे, एनसीआई स्टेप 3B वाला फिगर लेना हीरो लोग। कितना आएगा? 353.6 आएगा बराबर। उसके बाद आएगा आपका लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी में कितना आएगा अब देख लो ना। उसमें नॉन करंट लाइबिलिटी प्रोविजन पे एडजस्टमेंट था ना, प्रोविजन पे क्या एडजस्टमेंट है हीरो लोग? 6.25 था बराबर। जो भी था वो लेस करना है आपको, क्योंकि रेक्टिफाई करना है। अब और क्या क्रिएट करेंगे?
39 ऐड करेंगे और अनवाइंडिंग भी ऐड करेंगे 2.34। वर्किंग चाहिए वर्किंग दिखाओ, डायरेक्ट चाहिए डायरेक्ट लिखो। ये याद है अपन ने रेक्टिफाई किया था, रेक्टिफाई, और ये आपका करेक्ट प्रोविजन अनवाइंडिंग के साथ। तो कितना आता है ये 40, अपन ने निकाला हुआ भी ये वैल्यू 41.34। फिर उसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मेरे ख्याल से उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 413.75 प्लस 450 863.75। उसके अलावा हाँ डिफर्ड टैक्स आया ना, आया ना डिफर्ड टैक्स। चलो तो डिफर्ड टैक्स में, अच्छा सर कंटिंजेंट लाइबिलिटी नहीं लिखेंगे? अरे आपकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो भी थी ना वो तो रिवर्स भी हो चुकी ना, 30 का 30 रिवर्स भी कर दिया अपन, बचा ही नहीं कुछ। वो लिखना लिख के देख लो, जीरो आएगा वो। अच्छा डिफर्ड टैक्स के लिए मैं कौन सा डॉट ले लूं? ग्रीन डॉट ले लूं, ग्रीन डॉट ले लेता हूं। DTL 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 रिवर्सल, अरे बहुत सारे ग्रीन डॉट हो जाएंगे रे। इसको अपन ऐसे ले ले क्या, नॉन ग्रीन डॉट्स करके? तो एक लो ना मेरा वो क्या क्या है 10। अच्छा अपन लाइबिलिटी साइड में ऑलरेडी, तो अगर जो भी लाइबिलिटी है वो आपकी ऐड होगी और जो असेट है वो माइनस होएगा। ध्यान रखना अपन डिफर्ड टैक्स लिख रहा है लाइबिलिटी वाले तरफ में, तो जो भी लाइबिलिटी है वो ऐड होएगा और जो भी असेट है वो माइनस होएगा। ध्यान रखना, मतलब जो भी नेगेटिव है वो ऐड होएगा, जो पॉजिटिव है वो लेस होएगा। ठीक है, तो एक काम खुद एक बार ट्राई करोगे क्या ये निकालने का? मेरे को फिगर दो नेट, जो भी डिटेल वगैरह आता है जो भी है। तो 10 DTL 30 DTL, मैं एक एक करके लिखता हुआ चलूँ 30, तो 10, अच्छा जो भी था आपका डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितना दिख रहा है वो, पहले तो 225 और जो 140 दिख रहा है वो ले लो, उसमें मैं ऐड करूंगा 10, उसमें मैं ऐड करूंगा 30, ये 2 आइटम आ गए है ना। चलो हमारे पास ये 3 ही कलर है सर, इसलिए मैं कलर नहीं मारा, टेंशन मत ले। उसके बाद ये 15 नहीं ये 3, ये ऐड हुआ है तो ये लेस होएगा, 3 लेस करना है अपने को क्योंकि वो रिवर्सल हुआ है लाइबिलिटी का, तो इधर आप करोगे लेस 3। उसके अच्छा 407 आंसर आता है क्या? चलो देखते हैं। उसके बाद लाइबिलिटी 20 की लाइबिलिटी तो ऐड करना और 15 लेस करना, ठीक है। तो ऐड 20 लेस 15, और क्या रहे हीरो लोग, 15 तक पहुंचाऊं मैं। उसके अलावा ये +6 -6 करना है करो, नहीं करना है नहीं करोगे तो भी चलेगा, तो मैं बोलूंगा -6 +6, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। मोटा मोटी नेट में आता आपका 407। मैं बोलूँ दिस वॉज अ गुड कैलकुलेशन, इंपॉर्टेंट। देखो भले आपका 10 सेकंड एक्स्ट्रा जाएगा लेकिन कभी मिस्टेक नहीं होगा इसमें। फिर क्या बचा, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में क्या है दो, ये ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म बोरिंग, उसमें कोई चेंज भी नहीं है। ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म बोरिंग 300 + 250 और ये 100 + 175 550 275। बोलो जय माता दी करके टैली करने का ट्राई करो मेरे हीरो लोग। 7492.65। वाती कमिंग बोले टेन ने चलो बढ़िया, मजा आ गया। अब है ना मेरी, मैं आपका 10-20 सेकंड लूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। माना क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, मैं थोड़ी ना बोल रहा 15 मार्क का आएगा, आएगा तो ज्यादा वेटेज का आएगा। इनको अगर पूछना है तो मैं बोलूँ ये पूछ सकते ना इन लोग, अगर क्वेश्चन छोटा करके इन लोगों को 15 मार्क का पूछना है, निकाल देंगे इंपेयरमेंट एडजस्टमेंट, निकाल देंगे प्रोविजन वाला एडजस्टमेंट और पूछ लेंगे। फिर तो बेवकूफी की तरह मत बोलना लेंदा है छोड़ दूंगा, आधा क्वेश्चन पूछ लेगा वो, आधा, फिर क्या करेगा? तो आधा क्वेश्चन तो टाइम पे हो जाएगा। और तुम सोचो हम पहली बार कर रहे हैं, इसमें मैंने आपको रीड करने को बोला, मतलब साथ में आपको टाइम दिया, अपन साथ में मिलकर डिस्कस कर रहे, फिर सॉल्व कर रहे, तब जाके अपना 50-55 मिनट्स लगा। लर्निंग का इफेक्ट नामक चीज होती है ना, खुद करोगे अभी मेरे बिना तो आपका 40 मिनट्स में होएगा, एक बार और करोगे तो 30 मिनट्स में हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो अगर तुम अभी भी ये उम्मीद रखते हो ना कि सर भगवान करे ना आए, तुम लोग बेवकूफ हो। फिर मैं तो बोलता हूं जब इतना टाइम स्पेंड किया है तो अब तो आना चाहिए, अब तो पूछ लेना भाई, इतना मेहनत करके किया है तो पूछ लो ना अभी। देखो अगर तुमने नहीं किया होता ना आज से पहले तो मैं मान लेता चल तुम दुआ कर रहे हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। भाई जब इतना मेहनत किया है, एक बार तुम आज घर पे प्रैक्टिस कर लेना और एक बार एग्जाम के पहले कर लेना, बस हो गया।
मेरी गारंटी तुमको याद आएगा, मेरी गारंटी है, बता रहा हूं मैं तुमको, कुछ नहीं है। हाँ पहली बार पढ़ेंगे लगता है ना डिफिकल्ट यार, तुम समझ रहे हो, आधी चीजें डिफिकल्ट होती नहीं, अपन माइंड से डिफिकल्ट करने का ट्राई करते हो उसको, भाई ये मैनेजेबल है, तुम समझ रहे हो क्या। और ये क्वेश्चन आएगा तो फायदा पता है क्या है, जिसने घर पे किया है उसको आ जाएगा मार्क्स, और बाकी जिसने नहीं किया वो जाएगा। तो इससे तुम्हारे पास होने के चांस बढ़ते हैं ना भाई, है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम ना। तो जो क्वेश्चन सबको आता है उसमें 3 मार्क के कुछ नहीं मिलने वाला, जो क्वेश्चन बाकी लोग नहीं कर पा रहे तुम कर रहे हो उसमें तुम निकलोगे आगे। तो पता है वो जो उम्मीद रखता है ना कि सर ये सब मत पूछो, भाई तुमने प्रैक्टिस किया है तो मैं तो बोलता पूछो, क्योंकि तुम अभी भी अगर ये उम्मीद रखते हो ना नहीं पूछना चाहिए, वो बच्चे, हाश ट्रूथ बता रहा हूं सुन लेना, वही वो बच्चे जो 40-45 में लैंड करते हैं। लेकिन जो पढ़ने के बाद ऐसा बोलते हैं ना कोई बात नहीं सर एक बार प्रैक्टिस और एक बार रिवीजन करूंगा आ जाएगा, यही वो बच्चे जो 70-75-80 लेकर आते हैं। ध्यान रखना, चूज कर लेना कैटेगरी कौन सी चाहिए। चलो बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है तो एक रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसको रिवाइज कर लेना। आई नो पहली बार कर रहे हो बट डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहली बार में आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है बट मेरे कराने के बाद अब मैनेजेबल लगा ना, जो भी पॉइंटर्स में मिस्टेक का स्कोप है एक बार प्रैक्टिस कर लेना भाई, हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है चलो बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। अब मैं आगे बढ़ू फटाफट से। यस सर, तुमको थोड़ा एक आध मिनट का ब्रीदर वगैरह चाहिए क्या? हाँ चलो देता हूं मैं ब्रीदर, फटाफट से देख लो। एक एक ये क्वेश्चन देख लो पहले, इंडेस 20 का है ना, सिर्फ डिस्कस करो फटाफट से। क्या बोलता है सुन लो, अपने अपन ने एक नया फैक्ट्री ओपन किया बिगनिंग ऑफ द ईयर में, जिसके लिए ग्रांट मिला है अपने को, तो ये मॉनेटरी ग्रांट है। यू ओपन अ फैक्ट्री फॉर 1 लाख एंड यू गॉट अ ग्रांट ऑफ 15,000। अब इस ग्रांट को ट्रीट करने के दो मेथड होते हैं, या तो आप उसको डीजीजी करके बुक करोगे है ना, और डीजीजी को आप इन द रेशियो ऑफ डेप्रीसिएशन ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, या फिर आप इसको नेट ऑफ कॉस्ट करके रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट में से ऑलरेडी लेस करके दिखा दोगे आप उसको, बस उसका आपको एक्सट्रैक्ट वगैरह मांगा है, एंट्री मांगी है और एक्सट्रैक्ट मांगा है। बराबर, ये वैसे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं आपके इंडेक्स 20 में, नथिंग न्यू इन दैट, राइट। सो इट इज वेरी सिंपल, प्लीज ट्राई इट इन होमवर्क, बट मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया क्या करना था इसके अंदर। हाँ तुम ऐसे का सोल्यूशन देखोगे बहुत लंबा चौड़ा सोल्यूशन दिया, उतना लंबा नहीं करने का जरूरत, एंट्री मांगे एंट्री दो, क्या एंट्री मारोगे, पीपी को एक्वायर करने का एंट्री मारो और 1 साल का डिप्रेशन का एंट्री मार दो। डीजीजी के लिए अगर आप डीजीजी रिकॉर्ड करो तो डीजीजी बुक करोगे और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में 1 साल ट्रांसफर करोगे, नेट करके रिकॉर्ड करो तो उसको कॉस्ट से एडजस्ट कर देना बस, और बैलेंस शीट में इंपैक्ट बता देना क्या आता है, एक बार खुद करोगे तो हो जाएगा, सिंपल है, उसके अंदर कुछ है नहीं इतना। क्लियर है वाला पार्ट क्या? ठीक है, नथिंग न्यू इन दैट। ओके, अब आता है अपना इंडेक्स 8 का क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अगेन वन एलडीआर क्वेश्चन, बट यस आई नो यू डिजर्व अ गुड ब्रेक, नॉट गुड ब्रेक बट मैं आपको एक 5 मिनट्स का ब्रीदर दे सकता हूँ। ठीक है सो आप एक 5 मिनट का ब्रीदर ले लो एंड वी कैन रिज्यूम आफ्टर 5 मिनट्स, जाना मत, आ जाना भाई, तुम छोड़ के जाओगे, तुम बोलोगे मैं बाद में करेगा, ये करेगा वो करेगा, तुम्हारे नुकसान है भाई, मेरे को कुछ नहीं जा रहा है, अटेम्प्ट मेरा थोड़ा ना तुम्हारा अटेम्प्ट है, तो आ जाना। 5 मिनट भी नहीं, 2-4 मिनट दूंगा, उतना सफिशियंट है मेरे ख्याल से। ठीक है चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लो देन वी कैन रिज्यूम। तो अभी 12:03 हो रहा है ना, वी विल रिज्यूम एट 12:07, 12:07 को। ठीक है, क्या प्रोविजन के ऊपर एक नोट लिखा दो, क्या नोट लिखाऊं, जो नेसेसरी था प्रोविजन के लिए वो मैंने लिखा दिया, आपको लगता है ना कि ऐसा कुछ है स्पेसिफिक जो आपको लिखने का जरूरत है, खुद लिख दो ना, है ना। चलो ठीक है तो अपन 12:08 तक मिलते हैं, 12:08, अभी 12:04 हो रहा है, 12:08 को शार्प आई विल रिज्यूम, पानी वानी पी लो, ठीक है, 4-5 मिनट का ब्रेक इज सफिशियंट। चलो सी यू आफ्टर द ब्रेक।
चलो गाइस, टाइम टू रिज्यूम, फटाफट से चलो गाइस, रेडी ना, स्टार्टिंग ना, चलो गाइस लेट्स रिज्यूम। ओके आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, चलो 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 चले मितवा, जल्दी जल्दी आरटीवी खत्म कर ले, आजा। इंडेस 8, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक इंडेस 8 कौन सा है भाई, तुमको नाम नंबर तो याद है ना। इंडेस 8 इज अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने क्या किया, ये एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तुम्हारे किताब के अंदर, लेकिन 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर दिए इसके अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग पॉलिसी भी कवर्ड है, अकाउंटिंग एस्टिमेट भी कवर्ड है और एरर भी कवर्ड है, सब कवर्ड है। तो अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, वी विल डू इट, डोंट वरी। क्या बोलता है सुन लो। इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 12, वाई लिमिटेड रिपोर्टेड रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट सीओजीएस दिया हुआ है, इनकम टैक्स दिया हुआ है, रिटर्न अर्निंग्स ओपनिंग दिया हुआ है आपको 1 अप्रैल 11 को कितना था, एंड रिटर्न अर्निंग्स उसके बाद का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन 12-13 मतलब नेक्स्ट ईयर, आफ्टर द 11-12 financials were approved for issue, why discovered that some products sold in 11-12 were incorrectly included in the inventory at 31st March 12 at their cost of 6,500। बेसिकली करंट ईयर में आपको यह मालूम पड़ा कि प्रीवियस ईयर में क्या हो गया, आपने कुछ सेल वगैरह कर दी, उसको आपने इन्वेंट्री से बाहर ही नहीं किया, उसको आपने अभी तक इन्वेंट्री में ही रखा है ना, उसको आपने कहाँ रखा है, उसको आपने अब तक इन्वेंट्री में ही रखा है, ठीक है सर, रेक्टिफाई कर देंगे। तो कैसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इसका मतलब आपका प्रीवियस का क्लोजिंग स्टॉक वुड हैव बीन इन्फ्लेटेड। अगर प्रीवियस का क्लोजिंग इन्फ्लेटेड है तो करंट ईयर का ओपनिंग भी इन्फ्लेटेड होगा, ठीक है। तो ये आपके एरर वाला अकाउंटिंग है, ठीक है। तो एरर का अपन इफेक्ट दे देंगे, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एरर को रेक्टिफाई करना है। एक काम करो, वर्किंग नोट साथ साथ में बनाते हुए चलते हैं ना यार, आ जाओ फटाफट से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये इंडेस 8 पे है, एलडीआर है, वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहा हूं, ठीक है। ये एरर को लेकर है, आपके एग्जाम में ज्ञान व्यान दे देने का, ठीक है, एरर को लेकर जो भी है। तो है ना, मैं आपको फटाफट से करता हूं कैसे करना है। आपको सीओजीएस का फॉर्मूला आता है ना, सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ठीक है। अब हुआ क्या है, मैं बोलता हूं फॉर द ईयर 11-12 दैट इज योर प्रीवियस ईयर, मैं बोलूं प्रीवियस ईयर में आपका क्लोजिंग स्टॉक वुड हैव बीन इन्फ्लेटेड, बराबर, सॉरी, मुझे क्लोजिंग स्टॉक इन्फ्लेटेड होगा तो मुझे गिराना पड़ेगा ना, प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिख रहा है तो मुझे गिराना पड़ेगा। आई विल रिड्यूस माई क्लोजिंग स्टॉक बाय 6,500। अब अगर मैं क्लोजिंग गिराऊंगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी गिरता है, आपको बाई चांस पता रहेगा तो। क्लोजिंग स्टॉक पता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के इनकम साइड में दिखता था, तो इनकम साइड में दिख रहा जीपी भी कम होएगा, वो ठीक है। माई मेन क्वेश्चन इज, अगर मेरा क्लोजिंग गिरता है तो मेरा सीओजीएस बढ़ेगा या गिरेगा, ये बताना मुझे। मेरा सीओजीएस का इंपैक्ट चाहिए मेरे को, ये आपको ऑलरेडी आता है, अपन ने किया हुआ ये चीज। आप चाहो तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के देखने का रफ में, बट अभी देखो सिंपल सी बात है, सीओजीएस में क्लोजिंग का नेगेटिव इंपैक्ट होता है। इसका मतलब अपन क्लोजिंग लेस करते हैं, अब अगर ये लेस करने वाला आइटम कम होएगा तो आपका सीओजीएस बढ़ेगा। तुम समझो ना, आप पहले शायद कुछ ज्यादा अमाउंट लेस कर रहे थे, अब आपको 6,500 जितना कम अमाउंट लेस करना है तो आपका सीओजीएस बढ़ेगा। अब मैं सब बचकानी चीजों के ऊपर सिखाने नहीं बैठूंगा, इतना तुमको आना चाहिए बेसिक, ठीक है। उसके अलावा करंट ईयर में क्या इंपैक्ट रहेगा फॉर द ईयर 12-13, करंट ईयर का आपका ओपनिंग स्टॉक होगा इन्फ्लेटेड, आपको ओपनिंग स्टॉक को गिराना पड़ेगा 6,500 से। अगर आपका ओपनिंग गिरता है मतलब एक्सपेंस गिरता है, अगर आपका, तुम समझ रहे हो, जैसे प्रीवियस का आप क्लोजिंग गिराओगे तो आप करंट ईयर का ओपनिंग में तो गिराओगे। अगर आप ओपनिंग गिराओगे ना तो आपका जीपी क्या होएगा, आपका जीपी बढ़ेगा कम होएगा, आपका जीपी बढ़ता है, पता है क्यों, एक्सपेंस गिर रहा है ना। जीपी का ठीक है, जीपी से फर्क नहीं पड़ता मेरे को सीओजीएस का इंपैक्ट चाहिए। सीओजीएस का इंपैक्ट क्या रहेगा, मेरा सीओजीएस बढ़ेगा कि गिरेगा, बताओ। परफेक्ट आंसर, ओपनिंग हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन सीओजीएस, बराबर। तो अगर ओपनिंग गिरेगा तो सीओजीएस भी आपका गिरेगा इस केस में, ध्यान रखना। रट्टा मत मारने बैठना, लॉजिकली जाना, रट्टा हमेशा एग्जाम में फंसोगे, रट्टा मारोगे, तो लॉजिकली जाना इस केस में, यस, ठीक है। कर लेंगे सर, ये अपने को बेसिक आइडिया आ गया ना, कर लेंगे आगे। फिर आता है इन द ईयर 12-13, वाई लिमिटेड चेंज्ड इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहा है फॉर द मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल। बोलता है कोई तो इन्वेस्टमेंट था, उसको अपने को चेंज करना है,
बराबर, उसका पॉलिसी चेंज कर रहा है वो शायद कॉस्ट से उसको फेयर वैल्यू पे लाने वाला है. इट एक्वायर्ड इट्स ओनली इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट फॉर 3000 मेनी ईयर्स अगो. 3000 में एक्वायर किया तो कॉस्ट पे रखा था पहले, अब उसको फेयर वैल्यू यूज करने का है. द associates equity is not traded on a security exchange. The fair value was determined reliably using an appropriate valuation model on 31st March 13 at 25,000. तो बोलता है 13 में, मतलब करंट ईयर के एंड पे उसका फेयर वैल्यू 25,000 है, बट पहले वाले सालों का भी दिया हुआ है फेयर वैल्यू. जैसे करंट ईयर में 25 है, प्रीवियस ईयर में 20 था, और ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका फेयर वैल्यू कितना था 18,000. 3 साल के फेयर वैल्यू दिए हुए हैं. ये ऐसा क्यों दिया हुआ है? क्योंकि जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज करते हो ना, तो आपको ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ता है. रेट्रोस्पेक्टिव मतलब करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर के पहले के सारे इफेक्ट अपन ओपनिंग में देते हैं. बराबर, तो ऐसा मान लो पहले आपका 3000 था, 3000 से आप जब ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो तो वैल्यू कितनी होगी 18,000. तो उस साल के रिजर्व्स आपके बढ़ेंगे 15,000 से. सिर्फ 15 कैसे, 3 था, फेयर वैल्यू 18 हो गई, तो तभी के रिजर्व आपके 15,000 से बढ़ेंगे. बराबर, फिर 18 से आपका 20 हुआ तो प्रीवियस ईयर का रिजर्व आपका 2000 से बढ़ेगा, और 20 से फिर करंट ईयर में 25 हुआ तो करंट ईयर का रिजर्व आपका 5000 से बढ़ेगा. ऐसा. तो अगर मेरे को इसका भी आपको एक वर्किंग नोट बना के देना हुआ तो देख लो कैसे बनेगा. बड़ा सिंपल सा वर्किंग नोट है इसका. जो भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर रहे हो उसकी बात कर रहा हूं. सबसे पहले ओपनिंग अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं 10-11 में, बराबर, अगर मैं प्रॉफिट कितना रहेगा 10-11 का 15,000 का. कैसे, 18,000 माइनस 3,000. तुम समझ रहे हो क्या? यस. उसके बाद अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं 11-12, तभी प्रॉफिट कितना रहेगा 20,000 वैल्यू हो गई, 18 पे अपन ऑलरेडी फेयर वैल्यू कर चुके थे तो 2,000 का प्रॉफिट दिखेगा. और करंट ईयर में फॉर द ईयर 12-13 कितना प्रॉफिट दिखेगा 5,000 का. कैसे, 20 से वैल्यू 25 हो गई. इसलिए तुमको समझा ना, बेवकूफों की तरह डायरेक्टली 3 और 25 मत कंपेयर करना. अभी आपको सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, तो रिस्पेक्टिव एज में बुक करने का. ओपनिंग ईयर में आपका 15 से इंक्रीज हुआ, उसके बाद वाले साल में 18 से 20 हुआ, 2,000 का इंक्रीज हुआ, उसके बाद 20 से 25 हुआ, 5,000 का इंक्रीज हुआ, अकॉर्डिंगली करने का. ठीक है, तो रिस्पेक्टिव एज में अपन प्रॉफिट का इफेक्ट दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं अपने को. आगे बढ़ जाते हैं. ये मेरा दूसरा एडजस्टमेंट हो गया, खत्म हो गया वाला. भी तीसरा, एट 31 March 13, as a result of usage improved lubricants, Y Limited reassess the useful life of machine. करंट ईयर में, मतलब बेसिकली करंट ईयर में 31 March 13 को मशीन का यूजफुल लाइफ हो गया फ्रॉम 4 years to 7 years. 4 years से 7 years रीअसेस हुआ. मतलब पहले आपने जब भी एक्वायर किया था मशीन तब उसका लाइफ 4 years था. करंट ईयर में उसका लाइफ आपने क्या बोल दिया 7 years मान लिया. ठीक है. मशीन ए इज डेप्रिशिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस. ठीक है, टू अ निल रेसिडुअल वैल्यू. इट वॉज एक्वायर्ड फॉर 6,000 ऑन 1 April 10. ओके. लाइफ कब चेंज हुआ इसका? करंट ईयर में लाइफ चेंज हुआ है. अगर आपको पता रहेगा ना तो लाइफ चेंज को अपन अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज बोलते हैं. इट इज ट्रीटेड लाइक अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड वी डू विच अकाउंटिंग, वी डू प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग फॉर दिस. पुराने सालों का चेंज नहीं करने का बेवकूफों की तरह, जिस साल में चेंज हुआ उस साल में इफेक्ट देते हुए चलने का. ठीक है, ध्यान रखना. अब इसका इंपैक्ट अपन कैसे लेंगे, चलो मैं सिखाता हूं. इसमें ना एक कॉन्ट्राडिक्शन है थोड़ा सा, आप अग्री करोगे मेरे से. मैं डिस्कस करता हूं कि ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है और आईसीए ने क्या कर रखा है. सुनना, ये जो भी अकाउंटिंग एस्टीमेट है, ठीक है, शुरुआत से देखते हैं. आपने कब एक्वायर किया? आपने 1 April 10 को एक्वायर किया. जो भी आपका असेट था कितने में एक्वायर किया आपने? 6,000 में एक्वायर किया. तभी लाइफ कितनी थी? तभी लाइफ थी 4 years मेरे ख्याल से. ठीक है. इन द ईयर 10-11 तो लाइफ में चेंज हुआ नहीं है, तो 10-11 का डेप्रीसिएशन कितना रहेगा? तो इट विल बी 1500. कैसे आया सर? अरे 6,000 डिवाइड बाय 4 years. ठीक है, 4500 आपको ये लाइफ मिलेगा 31 March 11 का. फिर इन द ईयर 11-12 भी कोई चेंज नहीं हुआ लाइफ में, तो आप 1500 डेप्रिशिएट करोगे, वैल्यू कितना बचेगा 3,000. ये आपका 31 March 12 का हुआ. ठीक है, अब आप करोगे 12-13 का डेप्रिसिएशन. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना. अब इसमें 2 इंटरप्रिटेशन है. इसमें इंटरप्रिटेशन क्या है? आपका जो रिवाइज लाइफ का इंफॉर्मेशन आपको मिला है, आपको लास्ट डे पे मिला है, 31 March 13 पे मिला है. बराबर. तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का एक लॉजिक तो ये होता है कि जो करंट का डेप्रिसिएशन है ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी 1500 ही रहेगा. बराबर. जो भी चेंज होना है वो नेक्स्ट ईयर से होएगा चेंज. करंट ईयर में भी कोई चेंज नहीं आएगा आपका. बेसिक
एक इंटरप्रिटेशन ये है। लेकिन आईसीआई ने क्या करा सुनना, उन्होंने बोला है आपको साल के एंड पे मालूम पड़ा, तो उन्होंने इसको ये नहीं माना कि साल के एंड पे मालूम पड़ा, उन्होंने ये माना कि आपको है ना इस साल में मालूम पड़ गया रिवाइज लाइफ के बारे में, साल के एंड पे नहीं मालूम पड़ा, आपको शायद करंट ईयर में ही मालूम पड़ गया डे 1 पे शायद। तो उन्होंने रिवाइज लाइफ का जो इंपैक्ट है रिवाइज लाइफ का, वो करंट ईयर के डेप्रीशिएशन में भी ले लिया। तुम समझ रहे? फॉर एग्जांपल करंट ईयर का उन्होंने 1500 नहीं निकाला, तो कैसे निकाला सर? उन्होंने बोला आपकी लाइफ रिवाइज्ड हो चुकी है, तो रिवाइज लाइफ कितनी हो गई है आपकी? हो गई 4 ईयर से कितनी हो गई थी? 7 ईयर्स हो गई थी। बट 7 ईयर्स तो अगर आप यहां से गिनोगे तो 7 ईयर्स है ना, तो रिवाइज्ड लाइफ जो रिमेनिंग बचती है वो कितनी बचती है? 7 ईयर्स थी, उसमें से 2 साल बीत चुके, तो बचती है आपकी 5 ईयर्स रिवाइज लाइफ। बेवकूफ की तरह 7 मत ले लेना, 5 बचता है वो, बराबर क्या? क्योंकि 2 साल तो डेप्रिशिएट किया ना आपने, तो रिवाइज लाइफ 5 ईयर्स बचती है। अब या तो रिवाइज लाइफ का इंपैक्ट आप नेक्स्ट ईयर से लो, बट इन्होंने करंट ईयर से ले लिया। उन्होंने ये नहीं माना कि आपने ईयर एंड पे इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने माना ड्यूरिंग द इन्फॉर्मेशन मिली, तो इफेक्ट भी मैं ड्यूरिंग द ईयर ले लूंगा। बट आई फील ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हो सकता है। बट एनीवेज मैं बता रहा हूँ आईसीआई ने किया जो बता रहा हूँ, तो आईसीआई ने यहाँ 600 का डिप्रिसिएशन आना चाहिए बेसिकली, ठीक है, करंट ईयर में। ओके, तो जो भी बैलेंस आपका बचेगा 31 मार्च 13 का, वो बचेगा 2400। अब इन्होंने एक और चीज मानी है, सुनना, इन्होंने माना है कि ये जो अकाउंटिंग एस्टीमेट है ना, इसका इफेक्ट करंट ईयर में लेना है। तो इन्होंने एक चीज और क्या मानी है कि इन करंट ईयर, सुन लेना क्या माना है इन्होंने, इन्होंने ये माना है कि इन करंट ईयर कंपनी चार्ज्ड, दिया हुआ नहीं है, माना है बस, कंपनी चार्ज्ड 1500 डेप्रीसिएशन, बट एक्चुअल डेप्रीसिएशन कितना है? 600 का। कंपनी ने चार्ज कितना किया है? 1500, होना कितना चाहिए? 600। तो इन्होंने संकेत एकदम करेक्ट बोला आपने, रेक्टिफिकेशन एंट्री मारी है कि जो 900 का जो डेप्रीसिएशन है, इसको आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा, एक तरीके से आपको गेन जैसा बुक करना पड़ेगा, या तो एक्सपेंस कम करना पड़ेगा या गेन बुक करना पड़ेगा, जो भी है ऐसा बेसिकली रेक्टिफिकेशन जैसा किया हुआ है। रेक्टिफाई करने किसने बोला आपको क्वेश्चन में? नहीं, बट किया हुआ इन्होंने। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो घर से करके जाओगे तो क्लिक हो जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक आपको वर्किंग वगैरह दिया है, अभी तो मैं सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व किया नहीं है मैंने अब तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, क्या बोला हुआ है? इन्वेंट्रीज ऑफ द टाइप मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन एवर इमटेरियल एट द रिपोर्टिंग पीरियड। ओके, वाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13 बिफोर अकाउंटिंग चेंज इन पॉलिसी चेंज इन एस्टीमेट। मतलब ये सब चेंज किया उसके पहले आपको करंट ईयर का फिगर्स दिया हुआ है, उसका सेल्स का फिगर दिया हुआ है, सीओजीएस दिया हुआ है, सीओजीएस में एरर इंक्लूसिव अपने को सब एलिमिनेट करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बोली, सॉरी माय गॉड इट्स माय मिस्टेक, बोला हुआ है कि कंपनी ने 1500 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है, बोला हुआ है, माय मिस्टेक। इट इज सेड दैट द कंपनी हैज चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 1500, ऊपर नहीं बोला था, यहां बोला हुआ है। तो अपन सही कर रहे हैं फिर कि कंपनी ने इतना चार्ज किया, लेकिन एक्चुअल में चार्ज इतना होना चाहिए, तो अपने को उतना रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। वाई लिमिटेड प्रेजेंट्स द फाइनेंशियल विद 1 ईयर कंपेरेटिव, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? 30%। ड्राफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट शोइंग हाउ द करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर, चेंज इन पॉलिसी, चेंज इन एस्टीमेट could be presented in the profit and loss and SOCE retained earnings for the year ended 31st March 13। ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस का 2 ही कॉलम बनता है, करंट और प्रीवियस ईयर। बैलेंस शीट पूछते तो फिर 3 बनता, करंट, प्रीवियस और ओपनिंग बैलेंस शीट। व्हाट अबाउट SOCE? अपने को जब तक का इंफॉर्मेशन दिया तब से अपन शुरू करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आ जाओ जल्दी से आ जाओ, सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। आई विल स्टार्ट विद प्रॉफिट एंड लॉस। पहला 12-13 जो मेरा करंट ईयर है, और फिर 11-12 जो मेरा प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर के बाद जो मैं एक वर्ड ऐड कर दिया करो, वो है रीस्टेटेड, ठीक है। अब जो भी मेरे को सेल्स दिया मैं लिख देता हूँ। करंट ईयर में कितना सेल्स दिया है मेरे को? 1,04,000 का दिया हुआ है। सेल्स में कोई चेंज है? नहीं सर। प्रीवियस ईयर में कितना सेल्स दिया हुआ था मेरे को? ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, दैट सेल इज गिवन है 73,500, ठीक है, तो वो दिया हुआ है 73,500। ओके सर। उसके बाद और क्या हीरो लोग मेरे? सीओजीएस कितना दिया हुआ है? तो सीओजीएस दिया हुआ कुछ और है, लेकिन करेक्ट अमाउंट कुछ और है ना। अब करंट ईयर में इफेक्ट क्या लेना देखते हैं अपन, फटाफट से आ जाओ। तो अगर मैं करंट ईयर की बात करूं, करंट ईयर में मेरा ओपनिंग इन्फ्लेटेड था, तो मेरा सीओजीएस कम होना चाहिए। तो एक तो मेरा सीओजीएस कितना था? 86,500। उसमें से आप कम कितना करोगे? 6,500। एक और चीज, क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से देखोगे क्या बोला हुआ था कि करंट ईयर के सीओजीएस में ही
डेप्रीसिएशन 1500 वॉज इंक्लूडेड, बट होना कितना चाहिए था, ओनली 600। तो करंट ईयर के सीओजीएस से आपको डेप्रीसिएशन का रिवर्सल भी करना पड़ेगा। नॉर्मली डेप्रीसिएशन जो रिवर्सल है वो आप अलग हेड में कर सकते हो, क्वेश्चन में बोला था कि वो सीओजीएस में इंक्लूसिव है, तो आपको रिवर्स भी सीओजीएस से करना पड़ेगा। अब रिवर्स मतलब क्या करूं, सीओजीएस एक्सपेंस की तरह है, आपको एक्सपेंस कम करना है तो लेस करना पड़ेगा एक्सपेंस को, डेप्रीसिएशन रिवर्सल बराबर ध्यान रखना। तो कितना बचता है सीओजीएस, 79,100। अच्छा, वेरी गुड सर, ठीक है, सिंपल है। फिर प्रीवियस का क्या करेंगे सर, प्रीवियस का सीओजीएस था कितना पहले से, प्रीवियस का सीओजीएस था मेरे ख्याल से 53,500 था, है ना, इट वॉज 53,500। 53,500 में क्या इंपैक्ट देना है मेरे को ऐड करना है कि लेस करना है, वो बोलते हैं ना सीओजीएस बड़ा था ना प्रीवियस में, तो सीओजीएस बड़ा था प्रीवियस में, तो मैं वो इंपैक्ट ले लेगा, ले ले 53,500 प्लस 6,000। सर ये प्लस माइनस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है, ऊपर ध्यान रखना, पूछना मत कैसे कर रहे हो क्या कर रहे हो, 60,000, ठीक है, आ जाएगा कुछ तो फिगर आएगा आपको, जीपी आएगा, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो क्वेश्चन में दिया ग्रॉस प्रॉफिट वो मत लो, क्योंकि वो तो अलग हो चुका है, अभी चेंज होएगा। कितना इधर आएगा 24,900, उधर आएगा 13,500। सर और कुछ इफेक्ट लेने का जरूरत है क्या, देखो मैंने एरर का इफेक्ट ले लिया, मैंने अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज का इफेक्ट ले लिया, अकाउंटिंग पॉलिसी का इफेक्ट लेना पड़ेगा ना। ओपनिंग वाला छोड़ दो, जो प्रीवियस ईयर का है प्रॉफिट वो बढ़ेगा 2,000 से, और जो करंट का प्रॉफिट है वो बढ़ेगा 5,000 से। तो आ जाओ ऐड करते हैं, तो इन्होंने उसको अदर इनकम के हेड में ऐड किया है, अदर इनकम जो इन्वेस्टमेंट है उसको अपन फेयर वैल्यू पे रख रहे हैं, वो तो करंट ईयर में बढ़ेगा 5,000 से, प्रीवियस ईयर में बढ़ेगा 2,000 से, गेन की तरह है। आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी 29,900 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15,500। सर वो ओपनिंग वाला इंपैक्ट 15,000 रुपए का, उसके लिए अपन थर्ड कॉलम बना नहीं रहे ना अभी, प्रॉफिट एंड लॉस में तीसरा कॉलम नहीं बनता है, तो वो इसका इंपैक्ट किधर आएगा 1,500 रुपए का, वो किधर गया वो, 1,500 नहीं 15,000 रुपए का, ये वाला, ये इंपैक्ट मैं रिटर्न अर्निंग्स में डायरेक्टली लूंगा, कैसे लूंगा सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर अपन करेंगे लेस टैक्स, कितना परसेंट है, 30% है ना, निकालो ना कितना आता है, परफेक्ट आंसर 8970, और ये कितना आ रहा है 4650, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा ना आपको, पैट 2930 और 10850, परफेक्ट, ठीक है। तो अपन ने टैक्स भी निकाल लिया, तो ये आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट। अब आप नीचे दे देना रिटेन अर्निंग्स का वर्किंग। तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स कब से दिया हुआ, आप पहले वो देखो, आपको यहां दिया हुआ था ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स दिया हुआ आपको 20,000 का, 1 अप्रैल 11 का, उसके बाद का मत देखना, पहले जब स्टार्टिंग से दिया वो देखो। तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स आपको दिया हुआ है 1 अप्रैल 11 का, ये आपको तब का ओपनिंग दिया हुआ 20,000, लेकिन ओपनिंग लेने के पहले जो भी प्रीवियस ईयर या उसके पहले के एडजस्टमेंट है वो अपन इसी के अंदर तो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या प्रीवियस ईयर के पहले का कोई एडजस्टमेंट करने बाकी है, हाँ ये वाला, तो ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा 15,000 का प्रॉफिट, लेकिन रिटेन अर्निंग्स में आप डायरेक्टली नेट ऑफ टैक्स एडजस्ट करना, तुम समझ रहे हो क्या। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा एड एडजस्टमेंट ऑफ 10-11, जो ओपनिंग के पहले का भी एडजस्टमेंट है, बट ये आप लेना नेट ऑफ टैक्स, तो कितना रहेगा रे, 15,000 इंटू 70% ले लूंगा डायरेक्टली 10,500, तो ये कितना रहेगा आपका 3,500। बेसिकली यही तो है आपका रीस्टेटेड बैलेंस ऑन 1/4/11। अब आपको 1/4/11 का क्रेडिट प्रॉफिट मिला है, अब आपको 1/4/11 का क्रेडिट प्रॉफिट मिला है। अब इसमें क्या करना, जो प्रीवियस का प्रॉफिट है वो भी ऐड कर देना, करंट का प्रॉफिट भी ऐड कर देना। तो ऐड प्रीवियस ईयर, दैट इज 11-12 का प्रॉफिट कितना आपको आया, 10,850 आया था ना, तो कितना आएगा ये 41,350, ये आपका 31 मार्च 12 का बैलेंस आया रीस्टेटेड, और ऐड करंट ईयर का प्रॉफिट 12/13 का 2930 में ऐड करूंगा, कितना आएगा मुझे 62280, ये आपका 31 मार्च 13 का बैलेंस। अच्छा सर मैं
इस वाले प्रॉफिट में वो जो एरर वो सबका इफेक्ट देने का जरूरत नहीं बाबा, आप डायरेक्टली रेक्टिफाइड प्रॉफिट ही ले रहे हो, तो अलग से वापस ऐड लेस कुछ करने का जरूरत नहीं है। तुम समझ रहे हो मेरी बात, तुमने ऑलरेडी रेक्टिफाइड प्रॉफिट लिया हुआ है। हाँ, ओपनिंग में मैंने क्यों ये ऐड किया, क्योंकि ये इफेक्ट किधर भी आया नहीं था प्रीवियस या करंट ईयर में, तो इसलिए मुझे लेना पड़ा उसका इफेक्ट। बस हो गया। जब आप इसका सोल्यूशन देखोगे आरटीपी के अंदर तो काफी सारी थियरी भी दी हुई है। एग्जाम में एज इट इज थियरी कोई लिखने बोल रहा नहीं है, बट हाँ एक दो लाइन में अपने हिसाब से कंसेप्ट लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वेटेज, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज आस्क्ड बेसिकली। चलो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, वर्किंग वगैरह डन है। आगे बढ़ जाओ। यस, इंड AS 12 पे आ जाते हैं। LDR। अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेगा ना क्वेश्चन का लेवल कमती होता जाएगा। ठीक है, मतलब आप समझ लो ना, एक दो क्वेश्चन ढंग के बचे, बाकी फटाफट से हो जाएंगे आपके। LDR है ये, इंड AS 12 क्या बोलता है फटाफट से देख लो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है बेसिकली, इसलिए LDR है। ऑन 1 April 11 एन एंटिटी पेइंग टैक्स एट द 30% एक्वायर्ड अ नॉन टैक्स डिडक्टेबल ऑफिस बिल्डिंग फॉर 1 लाख। बोलता है नॉन टैक्स डिडक्टेबल, इसका मतलब बेसिकली वो ये बोल रहा है कि इस पे जो भी डिफरेंस वगैरह आएगा वो अदर देन टेम्पररी होगा। शायद वो खुद भी बोलता है आगे, इन सर्कमस्टांसेस इन विच इंड AS 12 प्रोहिबिट्स रिकग्निशन ऑफ डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ऑन टेम्पररी डिफरेंस ऑफ ₹10 ऑफ ₹1 लाख। मतलब बेसिकली बोलता है नॉन टैक्स डिडक्टेबल है तो इस पे आपको कोई डिफर टैक्स वगैरह क्रिएट नहीं करना है, वो खुद ही बोल रहा है। मतलब बेसिकली ऐसे डिफरेंस को अपन प्यार से, वेरी गुड आंसर वैष्णवी प्राची, अपन इसको बोलते हैं अदर देन टेम्पररी डिफरेंस, है ना, तो अपन नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है, द बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड ओवर 10 years एट 10,000 पर ईयर टू अ रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 0। ठीक है, हर साल डेप्रिशिएशन 10,000 रुपीज है, तो जो भी आपका वैसे भी डेप्रिशिएट कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ आपको क्रिएट करना ही नहीं है, अदर देन टेम्पररी डिफरेंस है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। ऑन 1 April 12 द कैरिंग अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग इज 90,000। एक साल के बाद कैरिंग अमाउंट 90,000 बचा है क्योंकि 10,000 डेप्रिशिएट किया आपने, बट इट इज रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 45,000। देखो, आपको अगर एक बात याद रहेगी, अपन इंडस्ट्रियल में क्वेश्चन करते हैं जिधर है ना डिफरेंस आने के दो रीजन हो सकते हैं, एक है डिफरेंस बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन और एक है डिफरेंस बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन। ठीक है, जो डिप्रिसिएशन का डिफरेंस है वो तो अदर एंड टेम्पररी है, उस पर कुछ क्रिएट करना ही नहीं है, लेकिन जो रीवैल्यूएशन वाला डिफरेंस है ना, इस पे आपको डिफर टैक्स क्रिएट करना है। ऐसा क्यों सर? अरे बाबा, इसके लिए थोड़ी ना बोला है कि ये जो गेन होएगा वो भी आपको टैक्स फ्री है। जब आप असेट बेचोगे तो जो भी गेन होगा उस पर तो लगेगा ना टैक्स। तुम समझ रहे हो क्या? ध्यान रखना। तो जब अपन बोलते हैं ना रीवैल्यू किया बाय 45,000, मतलब उसका करंट मार्केट वैल्यू 1,35,000 है, ये भी दिया हुआ है कि कैरिंग अमाउंट इतना, फेयर वैल्यू इतना, तो आपका फेयर वैल्यू गेन है, इसके ऊपर आपको क्रिएट करना पड़ेगा डिफर टैक्स। यही नया पार्ट है, तभी तो बोला नया क्वेश्चन है ये। आगे, देयर इज नो चेंज टू द एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू और द यूजफुल लाइफ, डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट depreciation for the year ended 31st March 13 and defer tax thereafter till the useful life of the building. Further analyze the treatment of and impact of deferred tax since 31st March 15 till the useful life of the building. आपको हर साल का डिफर टैक्स निकाल के देना है। ठीक है, नया क्वेश्चन है, सिखाने का ट्राई करता हूँ किस तरीके से करना है। ठीक है, एक बार अभी सीख लोगे ना मेरे साथ तो सेकंड टाइम जब रिवाइज करोगे तो इजीली आपसे बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ ध्यान देना, मैं जो कर रहा हूँ वो ध्यान देना बस। ओके, अब कैसे करेंगे सर इसको? क्वेश्चन नंबर 7 मैं बता दूं, ये बोर्ड नोट्स में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, यू कैन डाउनलोड। चलो, सबसे पहले एक ओफो पर्पस से एक लाइन लिख दो, डिफरेंस कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इज अदर देन टेम्पररी डिफरेंस एंड डिफरेंस बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन इज टेम्पररी। इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा स्पेसिफिक। ठीक है, अच्छा, ये बात क्लियर है आपको? ठीक है सर, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। जो भी रीवैल्यू हुआ है वो एक साल के बाद हुआ है, तो डे 1 पे क्या होगा ये देखो, ऐसे कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल देख लो, ईयर 0 मतलब बेसिकली डे 1 पे। अच्छा, मेरा कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा? 1 लाख होगा। सुन लो, टैक्स बेस क्या होगा? क्या मैं टैक्स बेस 1 लाख मानूंगा क्या? उसने क्या बोला, आप 1 लाख भी मान सकते हो क्योंकि डिफरेंस अदर देन टेम्पररी है, तो कैरिंग अमाउंट जरूर टैक्स बेस जो भी है। या फिर आप बोल सकते हो, देखो क्या बोला हुआ है, इट इज अ नॉन टैक्स डिडक्टेबल, मतलब टैक्स बेस में कुछ रिकॉर्ड वगैरह करना ही नहीं आपको, ऐसा है, तो इसका टैक्स बेस 0 रहेगा, ऐसा मान सकते हो। या तो 1 लाख भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो जो भी मेरे को डिफरेंस आता है 1 लाख का, मैं बोलूँ ये पूरा का पूरा डिफरेंस आपका अदर देन टेम्पररी है। अगर आप सपोज 1 लाख नहीं लिखते, आप नहीं लिखते हो, ऐसे नहीं लेता इधर। ठीक है, तो इधर जो डिफरेंस आता है ये पूरा का पूरा डिफरेंस आपका अदर देन टेम्पररी बनता है। क्यों? क्वेश्चन नहीं बोला, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ।
तो मैं जो भी डिफरेंस लिखूंगा ना, इसके दो कॉलम बना दूंगा। इस डिफरेंस में से अदर देन टेम्पररी कितना है और टेम्पररी डिफरेंस कितना है। अब पूरा का पूरा डिफरेंस तो अदर देन टेम्पररी है, टेम्पररी डिफरेंस कुछ है ही नहीं पहले साल में, क्योंकि पहले साल फर्स्ट डे 1 पे तो आपने रिवैल्यू किया ही नहीं है, तो इस पे कोई डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगी ही नहीं, कुछ नहीं आएगा। सर लाइबिलिटी क्यों? अरे कैलकुलेट करोगे तो लाइबिलिटी बनेगा बाबा, कैलकुलेट करके देख ले बेटा। वो बोलता है ना ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस, तो कैरिंग अमाउंट कम करना सर का तो लाइबिलिटी होएगा, बट यहां मत क्रिएट करना क्योंकि पूरा डिफरेंस क्या अदर देन टेम्पररी। तो सर हर साल मेरा डिफरेंस 1 लाख का अप टू 1 लाख अदर देन टेम्पररी होगा क्या? ऐसा नहीं होता है, सुन लो। अब पहले मैं ईयर 1 के एंड पे आता हूं। ईयर 1 के एंड पे आप एक साल कर चुके हो डिप्रिशिएट, कैरिंग अमाउंट कितनी बची है? 90,000, ठीक है। टैक्स बेस तो कुछ मानो ही मत, तो डिफरेंस कितना होगा 90,000 का। अब ईयर 1 के एंड पे आपका अदर देन टेम्पररी डिफरेंस पूरा 90,000 है, टेम्पररी कुछ भी नहीं, डिफर टैक्स कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब इसी ईयर 1 के एंड पे, इसी ईयर 1 के एंड पे मेरी बात ध्यान से सुनना, ईयर 1 के एंड पे, ईयर 2 के डे 1 पे, जो भी बोलो, आपकी कैरिंग अमाउंट आपने इंक्रीज कर दी। कितनी कर दी आपने इंक्रीज? आपने इसकी कैरिंग अमाउंट कर दी 1,35,000, 1.35 लाख से 135 के, जो बोलना है बोल दो, क्योंकि आपने क्या कर दिया, रीवैल्यू कर दिया, ठीक है। टैक्स बेस तो कुछ मानते ही नहीं अपन, डिफरेंस पूरा 135 है। अब आपन ने क्या अग्री किया, इसमें से 90,000 जितना डिफरेंस वॉज अदर देन टेम्पररी। ये मत बोलना कि 1 लाख वॉज अदर देन टेम्पररी, नहीं। अब एक बात सिखाता हूं, सुनना। जैसे जैसे आप असेट ईच ईयर डिप्रिशिएट करोगे ना, वैसे अदर देन टेम्पररी का डिफरेंस भी 10,000 से कम होता हुआ चलता है। ये नया कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको। जैसे जैसे आप हर साल असेट डिप्रिशिएट करोगे, वैसे वैसे हर साल अदर देन टेम्पररी डिफरेंस 10,000 से गिरता हुआ चलता है। तो जैसे फर्स्ट ईयर के एंड पे आपका अदर देन टेम्पररी 90 ही बचा था, तो बाकी जो बचा हुआ है 45,000 बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन, आपने डिस्कस किया था ना, बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन जो भी डिफरेंस है वो वैसे भी टेम्परेरी डिफरेंस है, बस इसी के ऊपर आपको डिफर्ड टैक्स क्रिएट करना है। कितना होएगा देखो ना करके जरा, 45 का 30%, इट विल बी कितना आ रहा है मेरे हीरो लोग? परफेक्ट आंसर 13,500। मुझे आप समय देना, अभी मैं 1-2 साल का और करूंगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये अपन ने ईयर 1 के एंड पे किया। ऑफकोर्स आपकी लाइफ यहाँ कितनी बची है? आपकी यहाँ रिमेनिंग लाइफ अभी 9 ईयर्स बची है, रिमेनिंग लाइफ। ये मैं क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि अगले साल का डेप्रीशिएशन भी अकॉर्डिंगली आएगा ना फिर रिवाइज लाइफ के बेसिस पे। यस, अच्छा, तो मैंने आपको क्या सिखाया, जैसे जैसे आप असेट डिप्रिशिएट करते हुए चलते हो, जितना आपका नॉर्मल डिप्रिशिएशन है 10,000 रुपीज, उतने से आपका अदर देन टेम्पररी डिफरेंस गिरता हुआ चलता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ईयर 2 का करना हुआ, ईयर 2 के एंड का कैरिंग अमाउंट कितना बचा रहेगा रीवैल्यूड पे? अगर आप निकालोगे कैरिंग अमाउंट, तो 139 से आप एक साल का डिप्रिशिएशन माइनस करो, 135 से 1 ईयर का डेप माइनस करोगे तो यहां 120 बचेगा। टैक्स बेस तो कुछ मानते नहीं है, डिफरेंस कितना रहेगा 120 का। अब आप 90 का अदर देन टेम्पररी मत बोलना ना मुन्ना ना, एक साल के बाद अदर देन टेम्पररी 80 बचेगा, तुम समझ रहे हो। फिर ईयर 3 में अदर देन टेम्पररी 70 बचेगा, फिर 60 बचेगा, फिर 50 बचेगा, ऐसे ऐसे मैं लिखा था उसके ऊपर नोट, टेंशन मत लो, तुम समझे क्या, वेरी गुड। तो यहां कितना बचेगा 80, तो टेम्पररी डिफरेंस कितना हो गया 40,000, इसके ऊपर क्रिएट होगा डिफर्ड टैक्स 12,000 का। ऑफकोर्स क्रिएट नहीं करना एक्चुअली, आपने फर्स्ट ईयर इतना क्रिएट किया, अब आपका डिटेल 12 पे दिखना चाहिए, तो वो 1,500 जितना रिवर्स होएगा। एंट्री वगैरह नहीं मांगे, सिर्फ कैलकुलेशन मांगा डिफर्ड टैक्स के अमाउंट का, तो वो निकाल के दे देना उसको, ऐसा है। तुम समझ रहे क्या, ध्यान रखना। तो आइडियली पूरा 12,000 वापस क्रिएट नहीं करना, 13,500 क्रिएटेड था, 13,500 से 12 पे लाओगे तो एक्चुअली 1,500 का रिवर्सल करोगे, बट एज ऑन डेट ये आपका 12,000 का डिटेल दिखना चाहिए, ऐसा। अच्छा, मैं एक और साल का करके दिखाता हूँ फिर और इजी हो जाएगा। ईयर 3 का एंड, कैरिंग अमाउंट आपका पता है कितना बचेगा? 105 के बचेगा। टैक्स बेस तो कुछ मानो ही मत, डिफरेंस पूरा 105 के का आएगा। अब बताओ अदर देन टेम्पररी कितना बचेगा, फटाफट से बताओ। तो 80 लिखोगे एडी की तरह ना मुन्ना ना, ये गिरेगा ना 10,000 से, तो इट विल बी 70 नाउ, तो डिफरेंस कितना बचा 35 का बचेगा, तो इस पे क्रिएट करोगे। तुम समझे क्या, मेरे एक बार सिखाने के बाद क्लिक हो गया ना तुमको ये चीज। तो ये वैसा क्वेश्चन है कि एक बार घर से करना पड़ेगा तुमको, तो मैं अदर देन टेम्पररी के लिए नोट लिखा दूं क्या? अब वो बाकी सालों की खेला कूदी घर पे करना बैठ के तुमको चाहिए, तो चलो मैं अब तो थोड़ा बता देता हूँ। ईयर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लास्ट में तो सब जीरो हो जाएगा वैसे। अदर देन टेम्पररी डिफरेंस गिरता हुआ चलेगा, एवरी ईयर विल बी 60 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा। समझ रहे हो तुम? यस यस। तो अभी अदर देन टेम्पररी के नोट लिखो ना एक,
as every year normal depreciation without revaluation was rupees 10,000 other than temporary difference reduces by 10,000 each year. Other than temporary difference reduces by 10,000 each year. जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स घर पे खेल लेना इसको. इसको एलडीआर लिख देना. क्लियर है हीरो लोग? चलो सिंपल है, आगे बढ़ू. डन ना? ओ लिखा ना? ठीक है चलो आगे बढ़ रहा. इंडेक्स 38 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है. देखो जो सिंपल है ना, अपन फालतू टाइम खोटी नहीं करेंगे, फटाफट से पढ़ के आगे निकल जाएंगे. ठीक है, सुनना क्या बोलता है. वो इधर ज्ञान दिया हुआ है, अपन बेसिकली क्या बना रहे पता है, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं. ठीक है, अब सॉफ्टवेयर बनाने में क्या खर्चे किए वो सब अपने को दिया हुआ है. परचेज प्राइस इंकर किया, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट किया, टेस्टिंग कॉस्ट किया, अदर डायरेक्ट कॉस्ट किया, प्रोफेशनल फीस ऐड होता है. ट्रेनिंग का खर्चा वैसे भी अपन कभी कंसिडर नहीं करते, एडवर्टाइजिंग कंसिडर नहीं करते, ये जो भी एडमिन ओवरहेड से कंसिडर नहीं करते, बट ये ऊपर के पास तो कंसिडर करते हैं. अब अपने को दो नोट दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है, द सॉफ्टवेयर वॉज डेवलप्ड इन 9 months. तो अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 9 महीने लगा है तो इंप्लॉयमेंट कॉस्ट है वो अपन सिर्फ 9 महीने का कैपिटलाइज करेंगे. अब देखते क्या बोला हुआ है ना. एंड वॉज केपेबल ऑफ बॉट इनटू यूज, इट वॉज बॉट इनटू यूज ऑन 31st March. देखो एक्चुअली पुट टू यूज कब है मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, रेडी फॉर यूज कब था, अवेलेबल फॉर यूज कब था, इट वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 31st December. ठीक है, फिर बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आर फॉर द पीरियड ऑफ 12 months. ओ हो, ये जो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट दिया हुआ है ये 12 महीने का दिया हुआ है. आप 12 महीने का नहीं, आप सिर्फ 9 months का कैपिटलाइज करोगे. बराबर, आप सिर्फ क्या करोगे, 9 months का कैपिटलाइज करोगे. किसी ने बोला 9 months रिसर्च है, अरे तुम्हारा क्या ऊपर का माला खाली है क्या. अरे वो बोलता है यहाँ डेवलप हो रहा है इतना टाइम में, तो आप सिर्फ 9 months का कैपिटलाइज करोगे. तो कितना कैपिटलाइज करोगे 9 months का, तो आप 9/12 करोगे तो आंसर होएगा 900 ही कैपिटलाइज करना. बाकी 300 कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस. वो डेवलप होने के बाद का खर्चा है. असेट रेडी हो गया उसके बाद का खर्चा तो ना कैपिटलाइज करते हैं अपन, वो तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. आगे बढ़ जाते हैं. हाँ, उसके बाद फिर क्या बोला हुआ है, अदर डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू डेवलपमेंट इंक्लूड एन एबनॉर्मल कॉस्ट ऑफ 50,000. ओ भाई साहब, तो रुपीज इन थाउजेंड है, तो अदर डायरेक्ट कॉस्ट में एबनॉर्मल भी है, तो वो माइनस करना पड़ेगा आपको, -50,000. कितना बचेगा 400. 400 ही कैपिटलाइज करोगे. तो वैसे टोटल निकाल दो ना फटाफट से इधर ही. पहले का आएगा 600 पूरा ये, फिर 900, 1800 पूरा आएगा बराबर, और 220 पूरा आएगा. बताओ ना कितना आता है, इधर ही करके खत्म करो ना यार. 600 + 900 + 1800 + 400 + 220, 3920 आता है क्या रे. ये पूछा ना, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड. और रीजन दे देना, रीजन तो दे दोगे ना यार, कैपिटलाइज क्यों करेंगे, 9 महीने का क्यों करेंगे, 3 महीने का कहाँ जाएगा, वो सब रीजन लिखने में तो अपन एक्सपर्ट है वैसे भी. एक बार चेक कर लेते क्या 3920 मैच करता है क्या. अपन ने चेक ही नहीं किया ना, कोई चेक कर लेना भाई, मैच तो करता है मोस्टली. मैच 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 मैच, हाँ करता है ना मैच, क्यों नहीं करेगा मैच. हो गया, ठीक है. एक तो ऐसा सोल्यूशन इतना बड़ा बड़ा देता है ना, तुमको देख के ऐसा डर लग जाता रहेगा, क्या दिया उसके अंदर, कुछ नहीं है, टाइम पास है. ठीक है, हो गया ना फटाफट से. चलो, इलस्ट्रेट इंडेस 109, बढ़िया क्वेश्चन. ठीक है, क्या बोलता है सुन लो. इसको भी आप एक एलडीआर बोल दो, अच्छा क्वेश्चन है, बोल दो एलडीआर. क्या बोलता है सुन लो. ऑन 1st April 11 बैंक प्रोवाइड्स एन एंटिटी विद अ 4-year लोन, 4 साल का लोन है, ऑफ ₹5,000 ऑन नॉर्मल मार्केट टर्म्स इंक्लूडिंग चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट 8%. 8% क्या है आपका, कूपन है. ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट पेबल एट ईच ईयर एंड, फिगर ऑफ 8% इज द मार्केट रेट. बोलता है मार्केट रेट पे दिया, वेरी गुड. ट्रांजेक्शन कॉस्ट है इस केस में 100 रुपए का. आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था EIR इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कूपन, डिस्काउंट, प्रीमियम, ट्रांजैक्शन कॉस्ट. अगर क्वेश्चन में सिर्फ कूपन है, नो डिस्काउंट, नो प्रीमियम, नो टीसी, तो EIR कूपन सेम होता है. लेकिन अगर क्वेश्चन में कूपन भी है और टीसी भी है तो EIR कूपन मैच नहीं करेगा, EIR कुछ अलग रहेगा टीसी की वजह से. बराबर ध्यान रखना.
यहाँ रिलेशनशिप वगैरह नहीं है, ना कोई CFI ना कोई रिलेशन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बट उसमें ER कूपन मैच नहीं करेगा क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट है इस केस में, ठीक है। उन लोग खुद भी दे रखा है ER भी, वो कितने देवता लोग हैं बाबा, सब तो दे रखा है, पता नहीं क्या पूछेंगे, ठीक। अच्छा एक और चीज आपको याद है क्या, अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई CFI नहीं है, कोई लेवल 1 इनपुट का बात भी नहीं किया हुआ है, तो फेयर वैल्यू आप अज्यूम करने का, क्या अज्यूम करने का, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू TP, डायरेक्टली अज्यूम करने का ना, तो ना पूरा निकालते बैठेंगे, कैलकुलेट करोगे तो भी सेम ही आएगा, बट अपन अज्यूम कर सकते हैं ना डायरेक्टली, अगर ना रिलेशनशिप है ना CFI ना लेवल 1 इनपुट है, तो डायरेक्टली अज्यूम करने का फेयर वैल्यू इज इक्वल टू TP। हाँ, अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट है तो इन केस ऑफ FL उसको लेस करने का, इन केस ऑफ FA अपन उसको ऐड करते हैं TC को, इन केस ऑफ FL उसको लेस करने का, ठीक है। करेंगे अपन आगे। इन 11-12 द एंटिटी एक्सपीरियंस फाइनेंशियल डिफिकल्टी, ओ भाई मतलब ये शायद फाइनेंशियल डिफिकल्टी आएगा तो मॉडिफिकेशन की तरफ जा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ऑन 31 मार्च 12 मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पे ही द बैंक अग्रीड टू मॉडिफाई द टर्म्स, द न्यू टर्म्स, नया टर्म्स दिया हुआ है। द इंटरेस्ट पेमेंट इन 12-13 टू 14-15 विल बी रिड्यूस फ्रॉम 8 to 5, इंटरेस्ट कम कर दिया। द एंटिटी पेड अ बैंक फी ऑफ ₹50 फॉर पेपर वर्क रिलेटिंग टू मॉडिफिकेशन, मतलब मॉडिफिकेशन में भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट दिया हुआ है। अब पूछा क्या ये देखो, एनालाइज वेदर द मॉडिफिकेशन ऑफ द लोन टर्म्स कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी और नॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट, बेसिकली क्या होता है, अपन मॉडिफिकेशन में चेक करते हैं पहले कि सब्सटेंशियल है कि नहीं है, अगर सब्सटेंशियल नहीं है तो अपन ओल्ड लाइबिलिटी को बाहर नहीं करते, जो भी छोटे मोटे एडजस्टमेंट है पुराने के अंदर ही कर देते हैं। लेकिन अगर मॉडिफिकेशन सब्सटेंशियल है तो उस केस में अपन ओल्ड को बाहर करते, उसको बोलते हैं ओल्ड को एक्सटिंग्विश करना, और न्यू लाइबिलिटी को अपन रिकॉर्ड करते हैं। वो 10% बेस परसेंटेज याद है क्या, अगर वो सब्सटेंशियल निकालते समय 10 से कम आता है तो नॉट सब्सटेंशियल, 10 या 10 से ऊपर आया तो सब्सटेंशियल, तो 10 या 10 से ऊपर आया तो अपन ओल्ड बाहर करके नया रिकॉर्ड करेंगे, तो उस केस में एक्सटिंग्विशमेंट होता है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ना, ये क्वेश्चन का वेटेज कितना रहेगा एग्जाम में, 4 से 5 मार्क, 5 से 6 मार्क। आई टेल यू व्हाई, यहां आपको वर्किंग ज्यादा पूछी नहीं है, सिर्फ इतना पूछा है, एनालाइज करो कि हम पुरानी लाइबिलिटी को एक्सटिंग्विश करेंगे कि नहीं करेंगे। आपको ये नहीं बोला है कि उसका फिर वर्किंग भी दो, LAT बना, कुछ नहीं, एंट्री वगैरह कुछ नहीं मांगी आपसे, तो जितना वेटेज है उतना ही वर्किंग करके देना अपने को, बट मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा पूरा, ध्यान रखना। तो है ना, आपको अगर याद रहेगा तो मॉडिफिकेशन के क्वेश्चन को है ना, आई बाइफिकेट इनटू 2 पार्ट्स। वन इज बिफोर मॉडिफिकेशन क्या हो रहा था, और फिर मॉडिफिकेशन पे क्या करना है, तो वैसे मैं आपको बाइफिकेट करके देता हूं, ठीक है। अपन क्लास में वैसे करते हैं, अभी सिखाऊंगा भी वैसे ही आपको। तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है, LDR, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बट सिंपल है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो पहले मैं बोलूंगा बिफोर मॉडिफिकेशन क्या हो रहा था, इससे आपको एक अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट में करता हूं फटाफट से, चिंता मत करो, नॉर्मल अकाउंटिंग करने का। वो नॉर्मल में क्या करते हैं बिफोर मॉडिफिकेशन, अरे वो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में अपन क्या निकालते हैं, कैश फ्लो, स्टेप नंबर 2 फेयर वैल्यू, वो सब बराबर। तो स्टेप नंबर 1 कैश फ्लोज, बिफोर मॉडिफिकेशन मतलब पहले वगैरह क्या हो रहा था, सुन लो। तो ईयर 0 में ये फाइनेंशियल लायबिलिटी ध्यान रखना, तो ईयर 0 में आपका इनफ्लो था क्या आउटफ्लो था, आपने ना पैसा दिया है कि लिया है, आपने लोन, आप कंपनी हो तो आपने लोन लिया है, तो 5000 का आपका इनफ्लो था, लेकिन 100 रुपए का आपका आउटफ्लो भी हो गया ना, ट्रांजेक्शन कॉस्ट के नाम का। फिर ईयर कितने साल का लोन है रे, 4 ईयर का लोन है, 8% कूपन है, तो कितना रहेगा 400 आउटफ्लो कूपन का, और आइडियली आप 4th ईयर के एंड पे 5000 का प्रिंसिपल का आउटफ्लो करते हैं। ये होता गाइस, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होता है मेरे हीरो लोग, फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब मैंने आपको सिखाया हुआ है ना, नो CFI, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई लेवल 1 इनपुट भी नहीं है, तो डायरेक्टली अज्यूम करने का ना, दैट फेयर वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन प्राइस इन केस ऑफ FL लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो इट विल बी डायरेक्टली 4900। अच्छा, स्टेप नंबर 3, यार वो भी खुद ही दे रखा है, इतने देवता लोग हैं इन लोग, कितना दिया हुआ अपने को 8.612 है क्या वो, 8.612%। अभी स्टेप नंबर 4 LAT बनाओगे, LAT अपन बनाएंगे ओनली टिल डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, पूरा नहीं बनाने का जरूरत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टिल मॉडिफिकेशन डेट, क्योंकि अपन बिफोर मॉडिफिकेशन का काउंटिंग कर रहे हैं बराबर। तो एक ही साल का बनेगा क्योंकि फर्स्ट ईयर पे मॉडिफिकेशन हो चुका है, इसी दिन पे तो हो चुका ना मॉडिफिकेशन।
एनीवेज तो 1 साल का तो बनाते हैं पहले। ओपनिंग कितना लिखेंगे, ओपनिंग में अपन लिखते हैं फेयर वैल्यू 4900, फिर इंटरेस्ट एट द रेट EIR कितना लोगे हीरो लोग 8.612 के हिसाब से, जल्दी से बताओ ना कितना आता है। परफेक्ट आंसर 421.99 आता है। फिर आप रीपेमेंट करोगे, रीपेमेंट तो आप कूपन का करोगे 400 का, फिर आपको मिलेगा क्लोजिंग कितना 4921.99। एंट्री मांगे नहीं, देने का जरूरत नहीं है अपने को, टाइम बचाने का अपने को। ये हो गया अपना बिफोर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग डन एंड डस्टेड। मतलब जिस दिन आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो उस दिन आपके लोन का कैरिंग अमाउंट कितना है, आपके लोन का कैरिंग अमाउंट इतना है 4921.99, ठीक है। अब आएगा आपका मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। अब मॉडिफिकेशन में आप बोरोवर हो, बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद है ना स्टेप नंबर 1 क्या होता है, वी हैव टू चेक वेदर मॉडिफिकेशन इज सब्सटेंशियल और नॉट। तो स्टेप नंबर 1 इज चेक। चेक क्या करेंगे, चेक मॉडिफिकेशन इज सब्सटेंशियल और नॉट, बराबर। अब ये चेक करने में कौन से अमाउंट से रिकॉल करने का ट्राई करो। पहले आपको चाहिए कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, तो मैं लिखता हूं कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, ये पहला चाहिए। लेस क्या चाहिए, याद रहेगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड फ्यूचर कैश फ्लोस इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट। याद है इंक्लूडिंग का मतलब इधर अपन ऐड करते हैं। अब मैं लॉजिक्स में नहीं घुस रहा हूं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए सब चीजें, है ना। एट ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट विच EIR, ये क्योंकि अपन यहां से चेक कर रहे हैं तो अपन लेते हैं एट ओल्ड EIR। स्मृतियान संकेत वेरी गुड। डिवाइड बाय, डिवाइड कैसे करते हैं वापस से, ये जो था ना कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, वापस आप इससे डिवाइड करते हो। ये लो मैंने तो चीटिंग कर ली, इनटू 100। चलो अब निकालने का ट्राई करते हैं। क्या मेरे पास कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी है? तभी तो अपन ने LAT बनाया उतना मेहनत करके, तो है। चलो डिफिकल्ट आंसर आपको मैं देता हूं, ठीक है। 4921.99 डिवाइड बाय, ये भी नीचे भी ये आंसर चाहिए ना 4921.99 माइनस, अब ये वाला फिगर आप निकालोगे। देखो डिफिकल्ट वाला मैंने दिया ना आपको, कितना अच्छा आदमी हूं मैं। इजी वाला ट्राई करोगे क्या, इसके लिए बनाना वर्किंग नोट नंबर 1 बना देना, ठीक है। एटलीस्ट ट्राई करो ना, राइट रॉन्ग से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ट्राई करोगे क्या जल्दी जल्दी। बोलते सर आप कितने अच्छे हो, डिफिकल्ट निकाल के दिया, इजी वाला दे रहे हो हमको, हैं ये ना समझेगा हमको। तुम लोग क्यूट हो ना गाइस, यू आर गाइस क्यूट गाइस, मैं क्यूडीस क्यूडी। जल्दी 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 जल्दी। ओ भाई साहब तन्मय मयूरी प्रियल, तुम लोग घर से करके आए करे, इतनी जल्दी कैसे आंसर आता है। बाकी लोग को ट्राई करने दो, करो करो करो। आप भी क्यूट हो, ये क्यूट नहीं बोलने का, हाँ ठीक है। 4587.25, चलो आप मुझे ये सब आंसर कर रहे हो, ठीक है। चलो चेक करते हैं कैसे करेंगे अपन। मैं बना रहा हूं इधर वर्किंग नोट नंबर 1, है ना। हमेशा टाइमलाइन प्रिपेयर कर लिया करो। मैं निकाल रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड फ्यूचर कैश फ्लोस एट ओल्ड EIR, और इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड करना मत भूलना। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कौन सा वाला, मॉडिफिकेशन वाला। कैसे करोगे सुन लो, बहुत सिंपल सा ट्रिक देता हूँ। चलो आपको, आप कहाँ खड़े हो, आप 31 मार्च 12 पे खड़े हो, ये आपका मॉडिफिकेशन डेट है, ठीक है। अब आपके लोन के 3 साल बचे, तो आप 3 साल तक तो कूपन पे करोगे, 1 2 और 3 साल तक। आप 31 मार्च 13 पे 250 का कूपन पे करोगे। आप 31 मार्च 13 पे सॉरी और 14 पे 250। सर 250 कैसे आया, अरे अपना वो 5% कर दिया था ना, तो 5000 का 5% कर दिया ना कूपन। उसके अलावा आप 31 मार्च 15 पे करोगे 250, और लास्ट में जाके 5000 में रीपे कर दोगे। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप इस दिन पे 50 रुपीज का भी आउटफ्लो कर रहे हो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, और ये सब भी आउटफ्लो ही आपके लिए। तो सारा आउटफ्लो आप ऐड ही करोगे ना, बट एट प्रेजेंट वैल्यू। तो अब कैसे ऐड करोगे, ये 50 तो एज इट इज ऐड कर देने का, बराबर। तो 50 इंटू, अभी इस पे डिस्काउंट फैक्टर मत लगाना 50 रुपए पे, आपने इंक्री डे 1 पे किया है तो इंटू 1 ऐसा, प्लस ये आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट का आउटफ्लो है। फिर जो अपना कूपन है 250, उसको अपन क्या करेंगे, इंटू एन्युइटी फैक्टर ऑफ 3 इयर्स ना, 3 साल का एन्युइटी फैक्टर टेबल बनाओ, जैसा करना है करो। एट द रेट कौन सा परसेंट, ओल्ड EIR 8.612%, प्लस 5000 इंटू उसको थर्ड ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ थर्ड ईयर एट द रेट 8.612%। अब आप आंसर आपने मुझे दिया तो मैं वो यूज कर लूंगा, ठीक है। 4589.67 अप्रोक्सीमेटली आता है, अप्रोक्स बता रहा हूं, अप्रोक्स। अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो डेसिमल लोगे, दो डेसिमल लोगे तो आपका 4587 के आसपास कुछ आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट है क्या हीरो लोग,
45848586 आज किस आसपास ही लैंड करेगा आपका, बताओ ना, सही है क्या? हाँ चलो ठीक है। तो 4589 मैं एग्जैक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, आप एक्यूरेट लोगे नहीं लोगे तो भी चलेगा, 10%। इसका आंसर कितना आएगा? नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है, मेरे ख्याल से पॉजिटिव है बट फर्क नहीं पड़ता, 6.75% अप्रोक्स आता है। सब्सटैंशियल है? नॉट सब्सटैंशियल। अपने को आगे की अकाउंटिंग पूछी है क्या? पूछा आगे का अकाउंटिंग? नहीं। तो अपन इसमें अपने को सिर्फ रीजन लिख के देना पड़ेगा, नॉट सब्सटैंशियल है। तो क्या मैं पुराना बाहर करके नया रिकॉर्ड करूंगा? विल आई एक्सटिंग्विश द ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी? द आंसर इज नो। तो आई विल से नो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी। तुम समझ रहे हो? फर्दर अकाउंटिंग नॉट आस्क्ड। हाँ मैं ये भी लिख देता हूं, नोट। आगे का स्टेप्स पूछा नहीं है। वैसे पूछते तो होता क्या, अगर आपको पूछते तो मैं आपको ऐसे वर्बली बोल देता हूँ आगे के स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप 2 होता, क्योंकि ये सब्सटेंशियल नहीं है तो जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको आप ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी से एडजस्ट करोगे, है ना। उसके बाद आपको न्यू ईआई ढूंढना पड़ेगा बिकॉज आपका रीपेमेंट शेड्यूल भी चेंज हुआ है और आपका लोन का जो कैरिंग अमाउंट है वो भी चेंज हुआ है। और फोर्थ स्टेप रहेगा, वापस एलएटी बनाना पड़ेगा आपको आफ्टर मॉडिफिकेशन, ठीक है। मतलब आप वो रिफर करोगे तो आपको याद हो जाएगा, बट फिलहाल लेट्स स्टिक टू वॉट एवर वॉज आस्क्ड। क्लियर? तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, आप इसको थोड़ा 1-2 लाइन में इलेबरेट करोगे तो भी चल जाएगा। डन, बढ़िया, चलो ठीक है। उसके बाद इंड AS 7। एलडीआर नहीं बोलूंगा, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कैश फ्लो है तो एक करवा देता हूँ कैश फ्लो आपको। कैश फ्लो आधे लोग छोड़ के जाते हैं, मेरे को समझता नहीं कैश फ्लो को छोड़ के जाते तुम लोग, भाई इतना सिंपल इंड AS आधे लोग छोड़ देते, बोलते कैश फ्लो किया ही नहीं सर। 8 मार्क का 10 मार्क का आ जाएगा ना, बोनस है बोनस, बचपन से तो ये तक करते आ रहे, तो करवा देता हूँ आपको। मैं आपको एलडीआर नहीं बोलूंगा लेकिन फटाफट से करवा देता हूँ, ठीक है, आ जाओ जल्दी से। क्या बोलता है देख लो। वन ऑफ द सब्सिडरीज ऑफ बिल्डवेल लिमिटेड सबमिटेड सेंट्रल फाइनेंस इज समराइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है ठीक है। उसके बाद पूछा गया ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट वगैरह दिया हुआ है, जो सोल्ड किया आपने, जो आपने इक्विपमेंट बेचा उसका ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है वॉज 7,20,000, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला हुआ है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। कोई मेथड के लिए बोला है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ऐसा कुछ बोला है नहीं, तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, है ना। मैं इनडायरेक्ट मेथड से कर रहा हूं क्योंकि ऐसे ने इनडायरेक्ट से किया है, आप एग्जाम में कोई मेथड कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है क्या। चलो फटाफट से आ जाए कैसे करना है। अब इनडायरेक्ट मेथड से करोगे तो आप नॉर्मली प्रॉफिट से स्टार्ट करते हो पहले, ठीक है, जो भी आपका करंट का प्रॉफिट है उससे स्टार्ट करते हो आप। अब देखते हैं क्या क्या आइटम्स नहीं आने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, मैं इनडायरेक्ट से करवा रहा हूं आपको। डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, तो नॉन कैश आइटम का अपन रिवर्स करते हैं, आपको पता रहेगा तो। उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स अपन वापस से रिवर्स करते हैं, क्यों? क्योंकि अपन जो इनकम टैक्स पेड है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा नॉन रिकरिंग प्रॉफिट, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है तो वो भी अपन रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो आपको ये प्रॉफिट आया रहेगा। उसके अलावा डिविडेंड वगैरह भी आपने पे किया। डिविडेंड तो कौन सा एक्टिविटी है? इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसिडर कर लेंगे अपन, ठीक है। चलो तो आप देखोगे ना, तो डोंट स्टार्ट विथ 1638। 1638 में क्या क्या है, जो पुराना आपका रिटेन अर्निंग्स ब्रॉड फॉरवर्ड वो सब भी है। तो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट कितना था? करंट ईयर का प्रॉफिट 8,40,000 है, स्टार्ट विद 8,40,000, ये आपका करंट ईयर प्रॉफिट है। तो स्टार्ट विद दिस, हाँ, डोंट स्टार्ट विद ईयर। यहां से चालू करोगे तो फिर रिवर्स करना पड़ेगा, डिविडेंड भी रिवर्स करना पड़ेगा, ओपनिंग भी रिवर्स करना पड़ेगा, ऐसा। तो स्टार्ट विद 8,40,000 एनीवेज। फिर बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह में कोई भी चेंज होता है तो आपको पता है ना कौन सा एक्टिविटी में आता है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, ले लेंगे अपन, लेजर बना देंगे इसका, ठीक है। करंट एसेट में जो भी चेंज होता है, कैश का तो अपन लास्ट में लेते हैं, इन्वेंट्री ये सब में जो भी चेंज हुआ ये आपका चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आता है, ठीक है। उसके अलावा इक्विटी शेयर कैपिटल में चेंज हुआ है, शेयर कैपिटल में चेंज, हाँ, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। प्रॉफिट लॉस के तो ऊपर ही अपन ने बात कर ली। उसके अलावा ट्रेड पेएबल्स आउटस्टैंडिंग, ये आपका चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आता है। उसके अलावा इनकम टैक्स पेएबल आप ऑपरेटिंग में ले लेते हो। और ये डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स एंड इक्विप, अच्छा यार इनर देखो कितने स्मार्ट लोग हैं। बिल्डिंग और इक्विपमेंट का इधर पहले वैल्यू दिया हुआ है ऊपर, और उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नीचे लाइबिलिटी में दिया हुआ है। इसका मतलब इन्होंने बिल्डिंग का जो ये ऊपर वैल्यू दिया हुआ है ये आपका ग्रॉस ब्लॉक है। नॉर्मली अपन कैरिंग अमाउंट देते हैं ना, इन्होंने कैरिंग अमाउंट नहीं, ग्रॉस ब्लॉक दिया, ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है। और फिर इसका जो भी टिल डेट का डेप्रिसिएशन है, दिस इज योर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ऐसा वो दिया हुआ है, ठीक है। सिखा दूंगा, टेंशन सिंपल नहीं, ना कुछ है नहीं। इसका इंपैक्ट भी फिर किधर आएगा बोलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लेजर में आ जाएगा,
ठीक है, उसके अलावा आपने कुछ सेल वगैरह भी किया है, ठीक है, वो भी देख लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। करना शुरू करें साथ साथ में। नॉर्मली अपन जितने भी वो असेट वगैरह है उसके लिए अपन लेजर बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, लिख के लो मेरे साथ, ऐसा शक्ल मत देखना मेरा कि हाँ हाँ सर आपने सही किया, बाबा मेरे को आता है, मैं तुम्हारे लिए लिख के कर रहा हूं, ध्यान रखना ये सब चीजें। मालूम पड़ा मेरे को सिर्फ ऐसा दिखा रहे हो, हाँ सर सही कर रहे हो आप, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है रे? क्वेश्चन नंबर 10, इंडेस 7, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हंसो मत तुम लोग भाई, तुम लोग ऐसे ही कर रहे हो क्या, देख रहे हो क्या सिर्फ? तुम लोग है ना, मैं रो दूंगा, ठीक है। आड़ा रो दूंगा वहाँ, सब बोल रहे हैं वहाँ। करंट प्रॉफिट कितना है हीरो लोग? 8,40,000। आपको याद है कि क्लास में मैंने बताया था, हमेशा अपना उसूल है, पहले टैक्सेशन जो है उसको रिवर्स कर। ऐड क्यों? अरे रिवर्स कर रहा हूं ना, क्योंकि अपन प्रोविजन क्यों रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि अपन एक्चुअल जो टैक्स पे किया वो माइनस करेंगे ना। तो प्रोविजन कितना था? 8,80,000 है क्या भाई? बहुत भारी प्रोविजन है ना, 8,80,000 पहले ये रिवर्स करने का। उसके बाद और क्या है, और क्या क्या वो साथ में ले ले क्या? एक तो डेप्रीसिएशन है, उसको भी रिवर्स करना है आपको। कितना डेप्रीसिएशन है? 6 लाख का डेप्रीसिएशन है। उसके अलावा और क्या है? एक आपकी नॉन, अच्छा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है आपका 1,20,000 का, नॉन रिकरिंग इनकम है, ये भी एलिमिनेट होएगा। अब इनकम को एलिमिनेट करने के लिए क्या करूं? ऐड करूं, लेस करूं? भाई लेस करना, उसको एलिमिनेट कर रहे हैं ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करने का कितना? 1,20,000 आपने लेस कर दिया, कितना आएगा? 22 lakhs, सिंपल, ठीक है। उसके अलावा ये आपका ऑपरेशन नहीं हुआ, इसमें आप एड लेस करोगे क्या? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आपको क्लास में मैंने शॉर्टकट बताया था, याद है क्या आपको? सुन लो। अगर करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल का इनवर्स रिलेशन होता है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये, अगर करंट एसेट बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल गिरेगा, और करंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये शॉर्टकट दे रहा हूं भाई, लॉजिक बताया हुआ क्लास के अंदर ये सबका। इसका मतलब क्या होता है? अगर करंट लाइबिलिटी बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा। अब अगर इतनी बुद्धि लगाते हैं आपको, तो आपको सब बनेगा बराबर। अब एक एक आइटम अपन देखते हैं वर्किंग कैपिटल का कौन सा है, फटाफट से जो होएगा उसका टीका टीकी मार देंगे उसको अपन। तो पहला अपन इन्वेंट्री ले रहे हैं। इन्वेंट्री में देखो अभी कौन सा प्रीवियस और कौन सा करंट है वो भी देख लेना। पहला कॉलम प्रीवियस है, दूसरा कॉलम करंट है, देखने में आसानी रहेगी। आपका था 1680, अब बढ़ गया, कितने से बढ़ा? ये आपका कितने से बढ़ा? ये मेरे ख्याल से 1,80,000 से बढ़ा। अब असेट बढ़ रहा है, इनवर्स रिलेशन, वर्किंग कैपिटल गिरेगा, तो बोलने का लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तुम समझे क्या हीरो लोग? कितना? 1,80,000, ठीक है, हो गया। उसके बाद दूसरा ट्रेड रिसीवेबल, इट वॉज हाउ मच? 26,40,000। वो गिर रहा है, गिर रहा है मतलब पैसा आ जाता है बेसिकली। आपको ट्रेड रिसीवेबल ने पैसा दे दिया इसलिए गिर रहा है वो। कितने से गिर रहा है? 16,80,000 से गिर रहा है वो, तो ऐड होएगा ना। यस वेरी गुड, समझा ना कितना ईजी है? तो बोलने का ऐड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 16,80,000। उसके बाद एडवांसेस, एडवांस बढ़ रहा है। असेट क्या बढ़ रहा है? वो असेट बढ़ रहा है ना, कितने से बढ़ रहा है? 12,000 से बढ़ रहा है, तो लेस करूंगा। ये असेट है, ध्यान रखना, आधे लोग एडवांस को लाइबिलिटी भी मान लेते कभी कभी। लेस कर दिया सर। उसके बाद तो मेरा ये तो तीनों हो गया, वाह मजा आ गया सर। उसके बाद करंट लाइबिलिटी में एक है ट्रेड पेबल, एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ट्रेड पेबल का क्या हो रहा है? ट्रेड पेबल गिर रहा है 60,000 से, लाइबिलिटी गिर रही है, डायरेक्ट रिलेशन, तो वो भी लेस कम होएगा मेरा वर्किंग कैपिटल, लेस। और उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा बढ़ रहा है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहा है 2.4 लाख से, तो इंक्रीज करो भाई। कितने से बढ़ा रहे मेरा वो? 2,40,000 से बढ़ा ना।
हो गया ये। अब तुम एक चीज हमेशा भूलोगे, वो क्या है? जो रियल में इनकम टैक्स पे किया उसका इंपैक्ट कौन लेगा? उसका लेजर बनाऊंगा ना मैं। भूलोगे, मैं बता रहा हूं, यही भूलोगे। लेजर बनाऊंगा, चिंता मत करो। बट तुमको समझ आया क्या? जो होगा उसका टिकी मार दूं क्या एक बार फटाफट से? टिकी टिकी मारते रहने का, टिकी टिकी टर्मिंग। हो गया ये। अब इनकम टैक्स का लेजर बनाते चलो। इनकम टैक्स में ओपनिंग दिया हुआ है, ये लाइबिलिटी पेबल दिया हुआ है ना, ठीक है। इधर आओ। ये पेज छोड़ के बनाता हूं नीचे। वर्किंग नोट नंबर 1, इनकम टैक्स पेबल। अब थोड़ी बुद्धि लगाना, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ऑलवेज हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड में ओपनिंग लिखने का। अब ये सब बचकाने चीजें सिखाऊं? सिखा तो दिया सर, वेरी गुड। तो ओपनिंग यहां लिखेंगे 1,20,000। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑलवेज हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो ओपनिंग आएगा क्रेडिट साइड में, और ये क्लोजिंग। उसके अलावा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कितना दिख रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस में आपका 8,80,000 दिख रहा था, वो कहां लिखूं? एंट्री क्या होता है टैक्स की? प्रॉफिट एंड लॉस टू इनकम टैक्स पेबल, ये एंट्री मारते हो ना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आपने बोला है बाय प्रॉफिट एंड लॉस टू इनकम टैक्स पेबल, तो बाय वाला साइड ये होता है आपका, ये बाय, तो आप लिखोगे इधर P&L। 8,80,000, तो इधर आएगा आपका टू साइड, टू कैश बैंक, जो बैलेंसिंग फिगर है। कैश में मतलब जो आपने रियल में पे किया, कितना पे किया आपने? जल्दी बताओ कितना पे किया मेरे हीरो लोग? 8,68,000 आ रहा है मेरे को तो। यस, आ गया मेरे को 8,68,000, तो ले लेता हूँ। निकालो ना कितना आता है, निकाल के बताओ फटाफट कितना आता है। 30 लैक्स। तो मैं बोल दूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 30 लैक्स। मजा आ गया, मजा आया। सिर्फ ऑपरेटिंग नहीं पूछा, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग भी पूछा है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेजर बनाएंगे तो बन जाएगा काम अपना, ठीक है। तो अभी मैं कौन सा लेजर बनाऊंगा? इन्वेस्टिंग में तो दो ही है मेरे ख्याल से, लैंड और बिल्डिंग, और लैंड और बिल्डिंग इक्विपमेंट। तो पहले लैंड का बना लेते। वर्किंग नोट नंबर 2, लैंड। लैंड एसेट है ना, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में कितना है रे? प्रीवियस ओपनिंग 4,80,000, क्लोजिंग 9,60,000। अब भाई लैंड है तो डेप्रिसिएशन तो आएगा नहीं, तो जो बचा है वो आपका इस तरफ, किस तरफ? इस तरफ आ रहा है मेरे ख्याल से। अब टू साइड है तो टू कैश बैंक 4,80,000। अब टू कैश बैंक का मतलब क्या? इंटरप्रिटेशन क्या है इसका? मतलब लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, मतलब आपने लैंड खरीदा है तो परचेज किया, तो मेरा कैश फ्लो कम होता है कि बढ़ता है? कम होता है ना, तो मैं लिखेगा परचेज ऑफ लैंड 4,80,000। परचेज ऑफ लैंड 4,80,000। चलो क्लियर है हीरो लोग, ठीक है। उसके बाद अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूं ना, तो एक ही चीज की वजह से, और वो है ये, क्योंकि बिल्डिंग इक्विपमेंट अलग है, उसका डेप्रिसिएशन वगैरह अलग है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, मतलब इसका लेजर बनाने के दो तरीके हैं। या तो दोनों का अलग अलग आप लेजर बनाओ, डेप्रिसिएशन का लेजर अलग, बिल्डिंग का लेजर अलग, या तो आप अलग अलग लेजर बना लो, बराबर। एक वो तरीका है, या फिर आप साथ में भी कर सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक काम करते हैं, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ, ठीक है? कैसे भी करो चलेगा, आ जाओ। तो वर्किंग नोट नंबर 3 कर लेता हूँ। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट ग्रॉस ब्लॉक, ठीक है। अब सुन लो कैसा होएगा, मैं आपको दोनों दिखाता हूं, ठीक है। ओपनिंग, फिर आपकी मर्जी, एग्जाम में कोई भी एक कर देना। ओपनिंग बिल्डिंग है तो डेबिट साइड में लिखोगे ना, ओपनिंग कितना 36 लैक्स, क्लोजिंग 57.6 लैक्स। एक तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, बराबर, ठीक है। उसके अलावा डेप्रीसिएशन का यहां बाजू में लिखता हूं, इसके ऊपर एक्यूमुलेट डेप्रीसिएशन का लेजर। ये लाइबिलिटी जैसा होता है ना, तो इसका ओपनिंग आएगा लाइबिलिटी साइड में, कितना आएगा 12, और क्लोजिंग आएगा 13.2 लैक्स। यहां तक है सब लोग मेरे साथ, ठीक है। फिर आपका जो करंट का डेप्रीसिएशन था वो आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर लेना। तो करंट का डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है? अगर आप उसको
अलग से एक लेजर में ट्रांसफर कर रहे हो तो द एंट्री इज डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऐसा एंट्री होता है बेसिकली। टू पीपी नहीं बोलते फिर आप, क्योंकि पीपी को ग्रॉस ब्लॉक पे रख रहे हो आप। तो प्रोविजन सॉरी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अपन ऐसा बोलते हैं, या टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन डेबिट कर रहे हो आप, तो बोलोगे इधर आएगा डेप्रिसिएशन करंट ईयर का जो भी है। कितना आएगा वो अमाउंट, कितना था रे वो 8 पॉइंट कितना, डेप्रिसिएशन वाज 6 lakhs, यस 6 lakhs, ठीक है। अब कुछ बैलेंस आता है, आप अगर ध्यान से देखोगे देयर इज सम बैलेंस व्हिच विल कम। नो व्हाट इज दैट बैलेंस एक्चुअली? क्या इसमें कोई गेन लॉस है क्या? इसमें कोई खरीदना बेचना होता है क्या? नहीं बाबा, आपको यहां 4.8 lakhs का बैलेंस आएगा, है ना। ये क्या है बेसिकली बैलेंस? जो आपने पता है बेचा है इक्विपमेंट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बेचे हुए इक्विपमेंट का ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है। मतलब बेचे हुए इक्विपमेंट का ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आपको इसका ग्रॉस ब्लॉक दिया हुआ है। तो जब आप ग्रॉस ब्लॉक वाले मेथड से फॉलो करते हो ना, और आपने कोई इक्विपमेंट बेचा, तो उसका ग्रॉस ब्लॉक तो बाहर होता ही है, साथ में उसका रिस्पेक्टिव जितना भी टिल डेट का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो भी बाहर होता है। तो ये वो बाहर होने वाला अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है बेसिकली। वापस से, जब आपको ये बोला है कि इक्विपमेंट का ग्रॉस ब्लॉक इज 7,20,000 बराबर, तो जब आप ग्रॉस ब्लॉक वाले मेथड से इक्विपमेंट को बाहर कर रहे हो, तो उस इक्विपमेंट का जितना भी टिल डेट का डेप्रिसिएशन है वो भी बाहर होता है। ऐसा होता है बेसिकली। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो बेसिकली जो भी आपने इक्विपमेंट सेल किया ना, सोल्ड इक्विपमेंट का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैं ऐसा लिखा देता हूं, सोल्ड इक्विपमेंट का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर इसका इंपैक्ट क्या रहेगा? इसका कोई इंपैक्ट नहीं आता है क्योंकि नॉन कैश आइटम है। हाँ, एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट आएगा, बताऊंगा मैं आपको, वो चिंता मत करना, ठीक है। ओके सर, सोल्ड इक्विपमेंट का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये, ठीक है। उसके अलावा अब आपने इक्विपमेंट जब बेचा है, आपने इक्विपमेंट बेचा, ठीक है, तो आपने जब सेल वगैरह किया है, तो आप अभी अगर ग्रॉस ब्लॉक वाले मेथड से कर रहे हो, अगर आप ग्रॉस ब्लॉक वाले मेथड से कर रहे हो, तो जितना भी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट होता है वो पूरा भार होता है। जितना भी सेल कर रहे हो आप ओरिजिनल कॉस्ट पे भार करने का, तो जो भी सेल होएगा, सेल ऑफ असेट, जितना भी इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 7.2, उस पूरे पे भार होएगा। सर फिर ये हमने जो बेचा, इसका पैसा हमको इधर भी रिकॉर्ड करना चाहिए, इन्वेस्टिंग के अंदर रिकॉर्ड करना चाहिए ना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में, सेल ऑफ सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं, सेल ऑफ बिल्डिंग। अब गधे की तरह 7.2 मत लिखना इधर, 7.2 तो कॉस्ट है, कॉस्ट। हमने 7.2 में थोड़ी ना बेचा है, तो बेचा कितने में है सर? अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, सुनना, इधर सिखाता हूं आपको। बेचने की एंट्री क्या होती है देखो, आपको मैं चलो एंट्री फॉर्मेट में सिखाता हूं, मेरे ख्याल से बेटर समझेगा आपको। आप जब बेच रहे हो असेट को, तो आपका असेट हो जाएगा बाहर, तो आप बोलोगे 2 PP, लेकिन आप ग्रॉस ब्लॉक वाले मेथड से बाहर कर रहे हो, तो जब ये ग्रॉस ब्लॉक बाहर होएगा तो उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बाहर होएगा, ये दोनों बाहर होने वाला है। बेच के आपको क्या आता है? बेच के आपको आता है पैसा, तो आप पैसा भी रिसीव करोगे, ठीक है। और कुछ प्रॉफिट भी होता है बेचने पे, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, प्रॉफिट ऑन सेल। अच्छा, कितना ग्रॉस ब्लॉक का बाहर किया ये अवेलेबल है? हाँ सर अवेलेबल है ना, 7,20,000 का। इसका रिस्पेक्टिव डेप्थ कितना था? वो है ना सर 4,80,000 का। अब दो बैलेंसिंग फिगर बचे ना, ये अवेलेबल है। अच्छा, बेच के सेल का प्रॉफिट कितना हुआ? वो है क्या? प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट है। किधर है प्रॉफिट? किधर है प्रॉफिट? ये देखो ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 1,20,000, तो प्रॉफिट भी है। अब क्या मेरे को मालूम पड़ सकता है कितना पैसा मिला बेचने पे? यस 3,60,000। तो सर मैं इधर 3,60,000 क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूं? आप जब बिल्डिंग का लेजर बना रहे हो ग्रॉस ब्लॉक के बेसिस पे, तो आप ओरिजिनल कॉस्ट पे भार करोगे। देखो ना, मैंने एंट्री में क्या बोला हुआ है, जब पीपी कम करोगे ग्रॉस ब्लॉक पे कम होएगा, जब डेप्थ कम करोगे तो ग्रॉस ब्लॉक पे कम होएगा, वैसा। दिस इज हाउ इट इज रिकॉर्डेड। अगर आप अलग अलग बनाते हो, मैं पूरा क्वेश्चन सिर्फ इसी के लिए सॉल्व करवा रहा हूं, आपको रियल में बता रहा हूं ना, मैं सिर्फ इसी के लिए, सिर्फ इस वर्किंग नोट को एक्सप्लेन करने के लिए पूरा क्वेश्चन किया, और ये आपको बेटर समझेगा विद द हेल्प ऑफ एंट्री। तुमको समझा ना मैं क्या कर रहा हूं? जब मैं ओरिजिनल कॉस्ट बाहर करता हूं तो उसका रिस्पेक्टिव डेप्थ भी बाहर करता हूं, बराबर। गेन का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन था, आप बोलना मत कहां से आया ये, दिस वाज गिवन, हीरो लोग गिवन था ये, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर निकला। अब जब मैं
कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करूंगा तो विल आई रिकॉर्ड 720? नो. विल आई रिकॉर्ड 120? नो. विल आई रिकॉर्ड 480? नो. मेरे को कैश से फर्क पड़ता है. कितना कैश हुआ है? 360 हुआ है, तो मैं 360 पे रिकॉर्ड करेगा इधर. बस हो गया, हो गया. होता ना इंजेक्शन लग गया, हो गया, हो गया, बस बस बस, हो गया, हो गया. अच्छा तो सर बेच दिया. अब फिर देखो ना, फिर भी मैच नहीं करता है, फिर भी कोई डिफरेंस आता है. तो ये क्या है? टू कैश बैंक वाला डिफरेंस है ये. मतलब आपने शायद खुद खरीदा है, कुछ परचेज किया है आपने. बिल्डिंग भी मतलब बिल्डिंग बेची भी है, खरीदी भी है. बताओ इतना कुछ. 36 लैक्स माइनस 7 लाख 20 माइनस 57 लाख 60, 28.8 लैक्स आता है. तो 28,80,000 का परचेज हुआ है. अच्छा था ना ये वाला पार्ट. अच्छा था. देखो नॉर्मली अपन क्या होता है, नॉर्मली अपने को बिल्डिंग दिया होता है नेट में, सीधा कैरिंग अमाउंट दी होती है, तो जो भी डेप्रिसिएशन भी होता है करंट ईयर का, वो अपन यहीं लिख देते हैं. इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग है, तो उसको रिस्पेक्टिव लेजर में लिखा वैसा. मेरे ख्याल से यही मेथड सूटेबल है अपने को. मैं दूसरा नेट वाला करवाऊंगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा. तो आप इसी पे स्टिक रहो, ठीक है. नेट वाला चाहिए तो आप खुद ट्राई करोगे तो आपका मैच कर जाएगा. बट एक बार एक ही मेथड फॉलो करते हैं ना, वाई कॉम्प्लिकेट थिंग्स. समझ गया तो क्या माथा पूरी करने का. चलो ठीक है, ये हो गया मेरा. एक बार निकालोगे नेट में कितना आता है. नेट बताओ कि कितना आता है. मेरे ख्याल से 30 लैक्स नेगेटिव आता है रे. एक 30 पॉजिटिव आया, एक 30 नेगेटिव आया. बताओ भाई क्या चालू है ये. ठीक है, एक और कैश फ्लो बाकी है. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सर फाइनेंसिंग में क्या था? अरे देखो ना लेजर में क्या क्या बाकी है, देखो एक बार. सॉरी मेरे मतलब बैलेंस शीट में ये लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, असेट तो सारे हो गए, तो कैश तो बाद में चेक करते हैं अपन. कैपिटल, कैपिटल रेस किया ना अपन ने. पहले 36 था, फिर 44.4 हो गया, तो बड़ा रहेगा आपका कैपिटल. इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. कितना शेयर इशू किया रहे हीरो लोग, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 लाख 40 ना, 8.4 लैक्स. उसके अलावा डिविडेंड पेड वो लेस करोगे 7 लाख 20 का. नेट कितना बचता है? ये नेट आता है 1,20,000. अब आप वो कर सकते हो ना, आपका नेट कैश फ्लो कितना हो, मतलब जो भी है. ओपनिंग सीसी कितना था? ओपनिंग सीसी इज 6 लैक्स है क्या? ओपनिंग 6 लैक्स है. ड्यूरिंग द ईयर का कैश फ्लो कितना है? आप अगर चेक करोगे 30 लैक्स पॉजिटिव था, 30 लैक्स नेगेटिव था, फिर उसके बाद 1.2 लैक्स पॉजिटिव था. तो 1.2 लैक्स ऐड करोगे आपको क्लोजिंग मिलेगा 7.2 लैक्स. खत्म कहानी भाई. इसका मतलब अगर मेरे को पूरे क्वेश्चन में कुछ निकाल के लेके जाना हुआ इस क्वेश्चन से, तो क्या था वो बता चुका ऑलरेडी. बिल्डिंग वाला पार्ट, बाकी सब कुछ मैनेजेबल था. इसी वजह से आपको पूरा सॉल्व करवाया मैंने. आप भी सोच रहे रहेंगे ना स्टार्टिंग में कि सर क्या कैश फ्लो करवा रहे हो यार, चलो ना आगे बढ़ जाओ ना सर. समझा ना क्यों करवाया, इसलिए करवाया था बस. चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर. आगे बढ़ते फटाफट से भी. अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, फटाफट से हो जाएगा अपना. चलो इंडेस 105. नाम नंबर याद है क्या? इसका नाम क्या था? नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये नाम था इसका. क्या बोलता है देख लो फटाफट से. बोलता है कंपनी एक्स आइडेंटिफाइड वन ऑफ इट्स डिवीजन टू बी सोल्ड टू अ प्रोस्पेक्टिव बायर. है ना. प्लान वगैरह कब किया? 30 सितंबर को प्लान किया. वेरी गुड. द सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड आफ्टर 1 ईयर बट इट स्टिल क्वालिफाइज टू बी हेल्ड फॉर सेल. ठीक है, एज पर अपेंडिक्स बी ऑफ 105. बोलता है 1 साल से ऊपर लगेगा, फिर भी 105 ने परमिट कर रखा है कि ले आओ 105 में. ठीक है. कॉस्ट टू सेल द डिवीजन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 CR. लेकिन ये 10 CR इंकर कब होएगा? टू बी इंकर्ड ऑन 31 मार्च 13. तो ये जो 10 CR है ये आज के टर्म्स में वैल्यू नहीं है, ये 31 मार्च 13 के टर्म्स में वैल्यू है. लेकिन हमको तो आज के टर्म्स में चाहिए ना, देखते कैसे करेंगे. द फेयर वैल्यू ऑफ द डिवीजन इज 400 ऑन 30 सितंबर एंड ऑन 31 मार्च. फेयर वैल्यू दोनों दिन पे सेम है. कैरिंग अमाउंट इज 500. हाउ शाल सच डिवीजन बी मेजर्ड अंडर 105 ऑन द फॉलोइंग रिपोर्टिंग डेट्स. ठीक है, इसको मेजर कैसे करेंगे? चलो मैं आपको इधर ही किताब के अंदर लिख के देता हूँ, फटाफट से सुनना. अपन किस पे मेजर करते हैं आपको याद है क्या? बेसिक कंसेप्ट 105 का क्या बोलता है? अपन मेजर करते हैं कैरिंग अमाउंट या FVL CTS विच एवर इज लोअर. कैरिंग अमाउंट या FVL CTS दोनों में से विच एवर इज लोअर. अगर आपका कैरिंग अमाउंट बाई चांस 100 है, ये FVL CTS 90 है, तो आप 90 पे मेजर करोगे और 10 रुपए का आप इंपेयरमेंट लॉस बुक करोगे. तो इंपेयरमेंट लॉस एज पर 105 होता है. सही बोला कि नहीं बोला मैंने? सही बोला कि नहीं बोला? यस ठीक है सर.
चलो ये समझ गया सर हमको। अब मैं आगे बात करता हूँ आपसे। तो 30 सितंबर को आपकी कैरिंग अमाउंट क्या थी? योर कैरिंग अमाउंट वॉज बोला हुआ है 500। अब FVLCTS कितना था? ये 30 सितंबर की बात कर रहा हूं। तो आप कैसे निकालोगे? एक तो निकालोगे 400 लेस कॉस्ट टू सेल। अब इस क्वेश्चन में नया पार्ट क्या है, सुनना, नया है इसके अंदर। बोलता है आप नॉर्मली 10 माइनस मत करो। 10 तो आज के टर्म्स में नहीं है, 10 है 31 मार्च 13 के टर्म्स में। तो इसको आपको 1.5 साल का प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, 1.5 इसके प्रेजेंट वैल्यू पे काउंट करो ना। 31 मार्च 13 से आपको 30 सितंबर 11 पे आना है, तो 1.5 पहले आना है प्रेजेंट वैल्यू पे। तो 1.5 का आपको फैक्टर भी दिया हुआ है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, अब बोलोगे 10 इंटू 0.867 कितना आता है? 8.67 आता है मेरे हिसाब से। तो ये आपका कॉस्ट टू सेल है, कॉस्ट टू सेल इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स, बराबर, ठीक है। तो कितना आएगा FVLCTS नेट में कितना है भाई हीरो लोग? तो इट केम टू 391.33। ओके 391.33 आया। तो वी विल मेजर विच एवर इज लोअर। तो लॉस आएगा ना, कितने का लॉस आया? तो इंपेयरमेंट लॉस बनेगा एज पर 105 का। कितने का बनेगा हीरो लोग लॉस? लॉस बनता है ना अपना, कितने का लॉस बन रहा है? जल्दी जल्दी आंसर करो। 108.67। अच्छा इसकी एंट्री क्या रहेगी? इसकी जर्नल एंट्री आप मारोगे इंपेयरमेंट लॉस 105 वाला टू जो भी असेट है, जो भी है, मतलब जो भी आपका असेट है, 108.67 108.67। और आपकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी? 391.33। ठीक है, अब 31 मार्च 12 पे आ गया मैं। चलो अब बताओ आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी दिख रही है? मैं बोलूँ 391.33 दिख रही है। जो नया वाला कैरिंग अमाउंट है वही लेंगे ना अपन। अभी डिप्रिशिएट तो होता नहीं है 105 में आने के बाद, तो ये वैल्यू रह जाएगी आपकी। अब आप बोलते हैं वापस से चेक करो FVLCTS में क्या दिक्कत है। तो अगर FVLCTS लोगे, अब वो कितना हो चुका है ध्यान से देखना, 400 था लेस। अब FVLCTS में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये तो 400 ही है, लेकिन आपका कॉस्ट टू सेल बदलेगा। क्यों? अब अगर आप इस दिन पे खड़े हो ना, तो आप डिस्काउंटिंग 1.5s की नहीं करोगे, आप सिर्फ 1 ईयर की डिस्काउंटिंग करोगे। तो अगर आप वैसा करोगे ना, तो आपका 10 इंटू 0.909 मतलब कॉस्ट टू सेल आएगा आपका 9.09, क्योंकि कॉस्ट टू सेल भी तो नजदीक आ गया ना, हाफ ईयर ऐसे। तो ये कितना रहेगा आपका? 390.91। ओके 390.91। तो आप फिर से मेजर करोगे विच एवर इज लोअर पे, तो आप इस पे मेजर करोगे, कुछ तो लॉस आएगा ना आपको, कुछ तो लॉस आएगा ना। कितना आता है लॉस? 0.42 का। ठीक है, अब सुना स्टैंडर्ड क्या बोलता है? बोलता है इसको इंपेयरमेंट लॉस नहीं बोलने का। अपन तो नॉर्मल इंपेयरमेंट लॉस बोल के चले जाते प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। बोलता है इसका नाम इंपेयरमेंट लॉस मत रखो। क्यों? अगर आप ध्यान से बुद्धि लगाओगे ना, अगर आप ध्यान से बुद्धि लगाओगे, तो वो बोलता है कि ये कम क्यों हुआ? क्या आपकी फेयर वैल्यू कम हुई है रियल में? नहीं। क्या आपका कॉस्ट टू सेल का जो मेन वैल्यू है वो कम हुआ है? नहीं। ये आइडियली आपका कम हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ अनवाइंड, मतलब वो कैश फ्लो नजदीक आ गया ना, बिकॉज ऑफ डिस्काउंटिंग रेट वो आधे या प्रेजेंट वैल्यू की वजह से कम हो रहा है, बस और कुछ फर्क नहीं है। तो बोलता है ये बेसिकली आपका फिनेंस कॉस्ट की तरह हो गया, ये आपका इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, ये आपका इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट बोलने का इसको, टू जो भी असेट है वो। तो असेट कम होएगा बट उसका नाम इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने को देखो ना फेस ऑफ इट दिख रहा है ना, एवरीथिंग इज सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, 10 भी सेम, सिर्फ ये जो फैक्टर है उसकी वजह से ये कम हो रहा है वापस। तो इसको अपन फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट जो बोलना बोलो, जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बट इंपेयरमेंट लॉस के नाम से नहीं जाएगा। दैट्स इट, इतना ही है। तो अगर अभी एग्जाम में आ जाए तो कर लेना ये चीज। ठीक है सर, चलो थैंक यू, डन, ओके। LDR नहीं है, नॉर्मल है, मतलब आपको देखो आपके एंड से एक्स्ट्रा कुछ LDR मार्कना तो कर सकते हो, मेरे एंड से मुझे लगता है सिंपल मैनेजेबल है। इंडेस 2, ये भी एक और टाइम पास क्वेश्चन, आ जाओ फटाफट से क्या बोलता है देख लो। ए लिमिटेड बिगैन इट्स ऑपरेशन ऑन 11/12, इन 11/12 इट इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। ये सारे खर्चे इसने इंकर किए, क्या क्या खर्चे इंकर किए देखो। बोल अपन है ना इधर ही सॉल्व करते हुए चलेंगे, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, टाइम बचेगा अपना। तो परचेज प्राइस रॉ मटेरियल 30,000 ऐड करूंगा, करोगे ना सर ऐड, 30,000 आएगा, तो मैं लिखते हुए चल 30,000 आएगा। उसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी दिया हुआ है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस के साथ, ये भी आएगा, आएगा सर। उसके अलावा रिफंडेबल टैक्सेस कभी लेते हैं क्या अपन? ना मुन्ना ना ले मत लेना, ये नहीं आएगा। फ्रेट आएगा सर 3,000 का, तो ये कितना हो गया रे?
41,000 तो मेरे ख्याल से इधर हो जाएगा आपका, सही बोला ना? ठीक है, तो 41,000 वो हो गया। मैं लिख दूं इधर 41,000, कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं वहां से यहाँ, मेरे पास जगह नहीं है ना इसलिए लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर बोलता है कॉस्ट ऑफ अपलोडिंग रॉ मटेरियल स्टॉम 20 रुपये आएगा, पैकेजिंग जो कुछ नहीं बोला, चुपचाप ऐड करते हुए चलो। तो 41,000 पूरा लिखता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होएगा। इधर 20 रुपीज़ भी आएगा, इधर 2,000 रुपीज़ भी आएगा। उसके अलावा फिर बोलता है रिसीव्ड अ 530 वॉल्यूम रिबेट, परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स, तो रिबेट अपन माइनस करेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपने क्या, एडिशनल कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन रन, प्रोडक्शन वगैरह करने में खर्चे इंकर किए, ठीक है, अप्लाइज होएगा, तो ये 5,000 भी ऐड करोगे। उसके अलावा 3,000 भी ऐड करोगे। अच्छा, अगर आपने इन्वेंट्री बनाने के लिए कोई दूसरी मशीन यूज करी है तो उस मशीन का डेप्रिसिएशन भी ऐड होता है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी है वैसे इंडेक्स 2 के अंदर, ठीक है। उसके अलावा कंज्यूमेबल्स ऐड करोगे, डेप्रिसिएशन व्हीकल यूज किया ऐड करोगे, फैक्ट्री का 300 रुपये भी ऐड करोगे, ये 1,000 रुपये भी ऐड करोगे, और दूसरा भी डेप्रिसिएशन है वो भी ऐड करोगे 200 रुपीज। कुछ नहीं यार, जो वैल्यू दिख रहा है मैं सिर्फ ऐड करता हुआ चलता हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है क्या? ठीक है। उसके बाद अब आता है कहानी में ट्विस्ट। एक क्वेश्चन मैं करवा क्यों रहा हूँ, एक ही पॉइंट की वजह से। एडमिन एक्सपेंस कभी अपन जिंदगी में कंसिडर करते हैं क्या? कभी नहीं कंसिडर करते। तो अपन ये इसमें से कुछ भी कंसिडर नहीं करते, अपन सीधा बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन एक लाइन लिखी है, उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाता है। ऑफ द एडमिन एक्सपेंस 20% इज एट्रीब्यूटेबल टू एडमिनिस्ट्रेटिंग द फैक्ट्री। इसका मतलब क्या है? ये जितना भी खर्चा है, नॉर्मली ये अगर लाइन नहीं होती ना तो मैं जिंदगी में कभी देखता भी नहीं इसकी तरफ, मैं बोलता तू जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन लाइन दिया है तो क्लियरली एक चीज बोलिए कि भाई नाम एडमिन है बट 20% तो फैक्ट्री के ओवरहेड्स है। नाम एडमिन है बट 20% फैक्ट्री के ओवरहेड्स है। तो जितना भी एडमिन के नाम का खर्चा इंकर किया ना, उसका 20% आप क्या करोगे? उसका 20% आप कैपिटलाइज करोगे। क्या करोगे? कैपिटलाइज करोगे। तो मैं कैसे निकालूंगा? आप देखो ना, इसको टोटल 500, 150, 3050, 3,700 का 20% मेरे हिसाब से ऐसा कुछ है, 740 रुपीज। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। उसके बाद वापस से नीचे और क्या बोला हुआ है? सेलिंग एक्सपेंस इंकर किया, ये अपन कभी भी कंसिडर नहीं करते, जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। कॉस्ट कितनी आती है भाई? पहले कॉस्ट तो निकाल लेते हैं। 41,000 था ना, 41,000 प्लस 20 प्लस 2,000 माइनस 530 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 600 प्लस 200 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 1,000 प्लस 200 प्लस 740, 53,930 आता है क्या? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पूछा है अपने को, निकाल के दे दिया अपन ने इसको, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पूछा था। अब एक और चीज बोली थी, पास जर्नल एंट्री। अब यार मैं एंट्री मारना थोड़ा सिखाऊंगा तुमको, एक बार से सोल्यूशन रेफर कर लेना, एंट्री वगैरह कैसी मारी हुई है। बस मेरे ख्याल से बाकी सब सॉर्टेड एनफ है, बाकी सब में अपने को टेंशन कुछ लेने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। क्लियर है मेरे हीरो लोग, प्यारे प्यारे हीरो लोग? यस ना? परफेक्ट है, बहुत ही शानदार यार। तुम क्या मस्त काम करता है मकसूद भाई, हाँ? चलो आगे बढ़ू ना, आगे बढ़ू? यस आगे बढ़ो। अभी ज्यादा कुछ बचा नहीं है, मैं बताऊं ना, आरटीपी में ज्यादा कुछ बचा नहीं है हीरो लोग, सच्ची में ज्यादा नहीं बचा है कुछ भी। एक सेकंड रुक जाना, हाँ ज्यादा कुछ भी नहीं बचा है। चलो आ जाओ। अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 13। सुनो सीधी बात, नो बकवास, फटाफट बताता हूं आपको क्या बोलता है। बोलता है इंडेक्स 40 और 16 है, वो है ना, तुमको बहुत सारे केसेस दे रखे, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बात बोलता हूँ, बहुत सारे केसेस दे रखे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो आईपी है कि पीपी है। बताओ, इतना मजेदार काम करने बोला अपने को, आपको बताना है कि वो आईपी है या पीपी है। तो फटाफट से करते, मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ूंगा ताकि आपका भी टाइम सेव हो, लेकिन जो काम काम की बात है वो फटाफट से कर लेते हैं अपन, ठीक है। जल्दी से आ जाओ। क्या बोलता है सुनो, वो बोलता है अपने पास ए लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके बाद दिल्ली में, 15 स्टोरी बिल्डिंग का, ठीक है, 15 माले, 15 स्टोरी मतलब 15 माले की बिल्डिंग है, ऑफ विच 3 फ्लोर्स आर ऑक्यूपाइड बाय ए लिमिटेड। वो 3 फ्लोर्स तो खुद ही यूज कर रहा है। जब फ्लोर होता है तो मैं बोलूं दे आर सेपरेबल। देखो अगर आप एक सिंगल बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स है, कुछ फ्लोर यूज कर रहे हो कुछ फ्लोर रेंट पे, तो वो फ्लोर सेपरेबल होते हैं, तो अलग अलग अकाउंटिंग करने का। लेकिन याद है अगर एक घर में थोड़ा रेंट हो रहा है थोड़ा यूज हो रहा है तो वो सेपरेबल नहीं है, तो उस केस में अपन नॉर्मली बोलते हैं पीपी, है ना। अगर
पीपी का यूज वाला पोर्शन एकदम इनसिग्निफिकेंट है तो पूरा बोलता है आईपी, ऐसा होता है। वो चार्ट याद करोगे तो याद आएगा आपको। एनीवेज, माले की बिल्डिंग का टेंशन नहीं है। फिर बोलता है रिमेनिंग फ्लोर्स आर गिवन ऑन रेंट। अरे बाबा खुद ही बोल दिया उसने, तो आंसर ही दे दिया इसके अंदर। तो 3 फ्लोर जो यूज कर रहे हो, मैं बोलूँ वो रहेगा आपका पीपी, और जो बाकी 12 फ्लोर्स रहेगा वो रहेगा आईपी। ज्ञान देकर आने का, डेफिनेशन चिपका के आने का, चिपकाने वाले काम तो अपने को आते ही है, बराबर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्या बोलता है, नेक्स्ट पार्ट बोलता है 2000 फ्लैट्स एक टाउनशिप के अंदर, है ना। 80% ऑफ द फ्लैट्स आर अलॉटेड टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। आपको याद है क्या, एम्प्लॉय को अगर ऑक्यूपाई करवाओगे 80%, तो इसका 80% एम्प्लॉय के पास है तो वो पीपी ही रहेगा, एम्प्लॉय ऑक्यूपाइड। याद है ना। अच्छा, व्हाट अबाउट 20%, देखते 20% के लिए क्या बोला है। तो बोलता है ऑक्यूपाइड बाय, अच्छा, आर अलॉटेड टू एम्प्लॉइज एंड रिमेनिंग फ्लैट्स आर आइदर केप्ट वेकेंट और ऑन गिवन ऑन रेंट टू एक्सटर्नल पार्टीज। तो ये जो 20% है, या तो हम उसको खाली रखते हैं या फिर हम उसको रेंट पे देते हैं, डिपेंड करता है ना। अब अपने को बाकी 20% के लिए क्या बोलने का, तो जब अपने भी क्वेश्चन में भी श्योरिटी नहीं है कि तुमको रेंट पे देना है कि क्या करना है, तो बोलने का डिपेंड्स, दोगलापंती दिखा देने का, बोलने का कि रेंट पे देने का इंटेंशन है तो आईपी, अगर यूज करने का इंटेंशन है तो पीपी। ऐसा तुम समझ रहे हो क्या। तो इट डिपेंड्स, ऐसे डिपेंड्स करके बोल, डिपेंड मतलब मैं तुमको शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे डिपेंड मत लिख कर आना, एग्जाम में तुम अच्छे से लिखना कि अगर कंपनी ने रेंट पे दिया है, रेंट पे देने का इंटेंशन है, तो वैसा वैसा करके। समझा तुमको मैंने क्या बोला। यस, ठीक है, आगे। ओके, फिर है फ्लैट्स इन टाउनशिप लोकेटेड इन लोकेशन 2। ठीक है, देर आर 1000 फ्लैट्स इन टाउनशिप 2, 400 आर गिवन टू एम्प्लॉइज। फिर एम्प्लॉय को दिया तो ये तो आपका पीपीई रहेगा जो एम्प्लॉय को दिया आपने। उसके अलावा 350 आर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो इन लोग है ना, तुमको कुछ समझेंगे, इन लोगों को लगता है तुम्हारे माथे पे कुछ लिखा है, गवर्नमेंट का नाम लेकर तुमको येड़ा बनाएंगे। इन गवर्नमेंट तुम्हारा एम्प्लॉय है नहीं, तुम खुद गवर्नमेंट हो नहीं, मतलब तुम खुद यूज कर रहे हो ना, तुम एम्प्लॉय को दे रहे हो। गवर्नमेंट को दे, राहुल गांधी को दे, किसी को भी दे, फर्क नहीं पड़ता, आईपी रेंट पे दिया ना, खत्म कहानी। बाकी 250 वेकेंट है, वेकेंट का क्या बोलने का, दोगलापंती, डिपेंड्स, डिपेंड्स। अच्छा, आगे बढ़ो सर। 60 रूम्स इन अ हॉस्टल आर लेट आउट टू जी लिमिटेड। अरे जी को दे दिया भाई, अरे भाई जी को दे दिया भाई, क्या फर्क पड़ता है मेरे को किसको भी दिया, आईपी हो गया मेरे लिए तो। जी को दिया ना, आईपी हो गया, कहानी खत्म। जी तू है क्या, जी नहीं, तू तो जी नहीं है, और ना ही जी तेरा एम्प्लॉय है, तो आईपी है। आगे फिर है लैंड इन लोकेशन 1, परचेज द प्लॉट ऑन द आउटस्कर्ट्स, द एरिया हैज mainly low cost public housings, limited transport facilities, government has planned to develop area and the land is expected to greatly appreciate। oh my god, हमने लैंड एक्वायर किया क्योंकि हमको लगता है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी, है ना। अब तक इसने डिसाइड नहीं किया कि प्रॉपर्टी का क्या करूं, लेकिन एक हिंट दे रखा है, जब तेरा डिसाइडेड नहीं है और तूने फिर भी एक्वायर किया है, तो हेल्ड फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब आईपी। वेरी गुड। लैंड इन लोकेशन 1, लीज्ड आउट टू सी को दिया है तो हम थोड़ी ना बनेंगे वो जिसको दिया है, आईपी, क्या फर्क पड़ता है। अब पोर्शन ऑफ रेंट हैज बीन लेट आउट टू डी, अब ए बी सी डी सबको दे दिया भाई, हमको क्या पड़ता है, रेंट पे दिया ना, आईपी। समझा कैसा टाइम बचेगा ऐसा फटाफट करने से। यस, चलो आगे बढ़ो, मजा आ गया सर, एकदम ही फील आ गई। इंडेक्स 111, अब ये जो इंडेक्स 111 है ना, इसका सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट फिर भी मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ठीक है, क्या बोलता है सुन लो। वो एक्चुअली है ना अपने किताब का शायद इलस्ट्रेशन 23-24 है, जहाँ तक मेरे को याद है, तुमको नहीं आता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलता है एंटिटी ए एंड बी एस्टैब्लिश अ 50-50 जॉइंट ऑपरेशन इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ अपना अपना हिस्सा रिकॉर्ड करते हैं, और अगर पार्टी और ऑपरेशन के बीच में कोई भी सेल परचेज हुआ है तो वी विल रिकॉर्ड द सेल परचेज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अदर पार्टी शेयर। फॉर एग्जाम्पल मेरा 50 है, सब मेरा 60 है और सामने वाले का 40% है, और मैंने कुछ सेल किया है तो मैं सेल सिर्फ 40%, जितना सामने वाले का शेयर है उतना रिकॉर्ड करता हूं। इसमें सिंपल ये है कि 50-50 है। चलो तो ठीक है, तो ए और बी ने साथ में मिलकर एंटिटी फॉर्म किया जे, ठीक है, जॉइंट ऑपरेशन है, ठीक है। ऑन फॉर्मेशन ऑफ द ऑपरेशन एंटिटी ए कॉन्ट्रीब्यूट्स, अब ए ने क्या दिया देख लो, ए कॉन्ट्रीब्यूट्स अ प्रॉपर्टी विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 110 lakhs and intangible with a fair value of 10 lakhs, whereas B contributes equipment of 120 lakhs. ठीक है, the carrying amount of the assets acquired by A and B are 110 and 80 respectively. दोनों के asset का carrying amount दिया हुआ है 110
80 respectively. What will be the amount of gain loss in the books of entity A and B in separate financial statements as well as CFS? भाई जॉइंट ऑपरेशन में SFS CFS अब एक ही होता है, ठीक है, एड़ा मत बनाओ, हमको पता है हमको। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एंटिटी ए क्या एंट्री मारेगा, इसमें ना काफी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहली बात, एंटिटी ए क्या एंट्री मारेगा, ऐसा मानो एंटिटी ए ऑपरेशन को कुछ बेच रहा है, तो हमको जो भी दे रहे हैं हम लोग, वो अदर पार्टी के शेयर जितना रिकॉर्ड करेंगे। इस केस में अदर पार्टी का शेयर भी 50 है, मेरा शेयर भी 50 है। अब पहले ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ए ने क्या क्या दिया, तो बोलता है ए कॉन्ट्रीब्यूट्स, मतलब ए ये दे रहा है, क्या दिया, एक तो प्रॉपर्टी दिया और एक इंटेंजिबल दिया। मैं लिख देता हूं, जो बाहर गया वो 2 कर देते ए के लिए, तो मैं बोलता हूं इसने दिया प्रॉपर्टी और इसने दिया इंटेंजिबल असेट, 2 चीज दिया, ठीक है। नॉर्मली अगर अपन बेचते वगैरह है तो अपन कैश बैंक रिकॉर्ड करते हैं, या कैश बैंक रिकॉर्ड नहीं करना है, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, है ना, उसके अलावा। अच्छा, बी ने क्या कंट्रीब्यूट किया, बी ने इक्विपमेंट कंट्रीब्यूट किया। बी ने कहां कंट्रीब्यूट किया रहेगा, जॉइंट ऑपरेशन के अंदर। जैसे कोई भी चीज जॉइंट ऑपरेशन में आती है आप उसको रिकॉर्ड करते हो, जैसे कोई भी चीज जॉइंट ऑपरेशन में आती है आप उसको क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। तो जहां आप 2 चीजें बाहर कर रहे हो, वहां आप एक चीज रिकॉर्ड भी करोगे। ए क्यों रिकॉर्ड करेगा, अरे याद है कि ऑपरेशन में अपन करते हैं प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन, जो भी मेरा हिस्सा है मैं सब रिकॉर्ड करता हुआ चलता हूं, बराबर। तो जहां मैंने 2 आइटम कंट्रीब्यूट किया, तो मैंने बोला 2 प्रॉपर्टी 2 इंटेंजिबल। अब एक आइटम जो बी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इनकमिंग हो गया ना यार, तो वो बोलेगा इक्विपमेंट डेबिट। हम सब कुछ सिर्फ 50% जितना रिकॉर्ड करेंगे, ये बात ध्यान रखना। अब बाहर जाने वाला आइटम जिंदगी में बाहर कौन से वैल्यू पे जाएगा, बाहर जाने वाला आइटम जिंदगी में बाहर कैरिंग अमाउंट पे जाएगा। कैरिंग अमाउंट क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट कंट्रीब्यूटेड बाय ए 100 लाख। जो ए ने कंट्रीब्यूट किया 100 लाख, ए ने 2 आइटम कंट्रीब्यूट किया, दोनों का मिला के कैरिंग अमाउंट 100 लाख है। बट हम क्या पूरा 100 रिकॉर्ड करेंगे, क्या नहीं, हम सिर्फ 50 पे रिकॉर्ड करेंगे। तुम समझे क्या, तुम समझे ये दोनों का वैल्यू कैसे आया, 100 का 50% कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट। अच्छा, इनकमिंग असेट को कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू कितना था इक्विपमेंट का, देखो जरा फटाफट से, 120 है, बट हम कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 120 का 50%, दैट इज 60। गेन आएगा, गेन आएगा तो प्रॉफिट आएगा आपको 10 रुपए का, करना रिकॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपए का। एक टास्क दूं आपको, एक टास्क दूं आपको, जैसे मैंने एंटिटी ए में एंट्री मारा वैसे बी में मारोगे क्या, इधर ही। मेरे को प्रॉफिट का अमाउंट चाहिए, एंटिटी बी की एंट्री अभी मारोगे, प्रॉफिट का एंट्री चाहिए मेरे को अभी का अभी। टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट से करो ना प्लीज, जल्दी जल्दी हो जाएगा। जल्दी जल्दी, बी का है ना, मेरे को जल्दी से बताओ ना अमाउंट, जल्दी बताओ, फिर अपन चेक कर लेंगे। अनन्या ने 20 बोला है, सही बोला है क्या उन्होंने, बताओ। मुस्कान ने 20 बोला, वैष्णवी ने 20 बोला, सौम्या ने 20 बोला, क्या बात है, तुम लोग ये आंसर करो तो हो गया ना तुम सही सी। क्या करने का, बी के लिए उल्टा होएगा, बी के लिए प्रॉपर्टी आ रहा है, बी के लिए इंटेंजिबल असेट आ रहा है, और बी के लिए इक्विपमेंट जा रहा है। अच्छा, जो जा रहा है, जो जा रहा है, जो जा रहा है, कैरिंग अमाउंट पे जाएगा। कैरिंग अमाउंट देख लो इक्विपमेंट का कितना था, बी वाले असेट का कैरिंग अमाउंट था 80, तो 80 का 50% दैट इज 40, और जो आ रहा है, जो आ रहा है वो आ रहा है, वो फेयर वैल्यू पे आएगा। अब फेयर वैल्यू दोनों को अलग अलग दिया हुआ था, 110 और 10, तो इसका 55 पे रिकॉर्ड करोगे, इसका 5 पे रिकॉर्ड करोगे। प्रोपोर्शनेट ना है, अभी समझा ना, तो पी प्रॉफिट कितना हो गया, वेरी गुड यार, मजा आ गया। हाँ भाई साहब, मजा आ गया सर। चलो आगे बढ़ू, हो गया ना, और क्या था इसके अंदर। अब आएगा इंडेक्स 36, सेम है, सेम एज मेरे ख्याल से ना, अगर किताब का क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन 2 ऑफ एमटीपी आरटीपी सेक्शन। अगर मेरे किसी के पास मेरी किताब नहीं, चिंता मत करो, आरटीपी मे 21 का क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया हुआ है मैंने, ग्रॉस अप वाला कंसेप्ट है इसका, 36 का सेम क्वेश्चन, वापस करने का जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है वो। अच्छा 19, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, वो उन्होंने सिर्फ पॉइंटर्स में डाल दिया इसको, वो जो क्वेश्चन किताब के अंदर उसमें पॉइंटर नहीं है, बस वो पूरा पैराग्राफ है, बस उसको ए बी सी डी कर दिया, येड़ा बना दिया अपने को, सेम है।
कौन सा इलस्ट्रेशन है, मेरे ख्याल से 30, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 30s में है यार, 31 32 ऐसा कुछ है, इंडेक्स 19 में ही है, तो सेम है, एग्जैक्टली सेम है, करवाया अभी है वो। 115 कर लेते हैं, 115 करते हैं, दिखते तुम्हारा दिल का धड़कन बढ़ जाता रहेगा। अरे बहुत सिंपल है ये तो, इतना चिंदी क्वेश्चन है, मैं तो बोलता एग्जाम में 100 मार्क का पूछ लेना चाहिए। क्या बोलता है देखो फटाफट से सुन लो। 32 था इलस्ट्रेशन, यस ठीक है। एलडीआर नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, देख लो फटाफट से। 1 अप्रैल 11, अरे बहुत सिंपल है, मजेदार है ये। 1 अप्रैल 11 एंटिटी एक्स एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ वाई टू सेल मोबाइल चार्जर्स फॉर ₹100 पर चार्जर, 100 में बेचेंगे, ठीक है। एज पर द टर्म्स, इफ एंटिटी वाई परचेज मोर देन 1000 चार्जर्स, द प्राइस पर चार्जर विल बी रेट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस टू 90। ज्यादा परचेज किया तो प्राइस कम कर देंगे, है ना, ठीक है। टिल September 11 X sold 95 chargers to Y, 95 ही बेचा, and X estimate that Y's purchase will not exceed 1000। हमारा एस्टिमेट बोलता है कि एक्सीड नहीं करेगा 1000 से, तो हमको तो 100 रुपया का रेवेन्यू होना चाहिए। कब तक, टिल सितंबर, मतलब मैं बोलूं 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक आपका रेवेन्यू क्या रहेगा, रेवेन्यू 95 इंटू 100 के हिसाब से, 95 चार्जर्स बेचा आपने और 100 रुपया पर चार्जर, तो 9500 आपका रेवेन्यू हो गया। ऐसा सेम क्वेश्चन है बाय द वे किताब के अंदर, आगे बढ़ जाते हैं। इन अक्टूबर 11 वाई एक्वायर्स अनदर एंटिटी सी, एंड फ्रॉम अक्टूबर 11 टू दिसंबर 11 एंटिटी एक्स सेल्स एन एडिशनल 600 चार्जर्स टू वाई। बोलता है वाई का बेसिकली, ये सब क्यों दिया कि एक्वायर वगैरह किया, वाई का डिमांड बढ़ेगा ना, चार्जर ज्यादा खरीद लिया उसने, 600 चार्जर्स परचेज किया है। ड्यू टू दीज डेवलपमेंट्स एक्स एस्टिमेट ज्यादा परचेज विल एक्सीड 1000 चार्जर्स। अब लगता है कि 1000 एक्सीड कर जाएगा, अगर वो 1000 एक्सीड कर जाएगा तो आपका प्राइस रिड्यूस होगा रेट्रोस्पेक्टिवली, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अब इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस पे करना पड़ेगा अभी आपको। तो फ्रॉम 1 अक्टूबर 11 टू 31 दिसंबर 11, अब इसको करने के दो तरीके, ठीक है, दो तरह की आप वर्किंग कर सकते हो। एक तो आप क्या कर सकते हो, क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस पे करना ना, तो दो तरीका करने का। एक तो आप ऐसा बोल सकते हो टोटल आपने कितना बेचा 2 क्वार्टर में, दो मतलब जितने भी 9 महीने 2 सेक्शन में, तो टोटल आपने एक तो 95 और एक 600, टोटल आपने बेचा 695। इसका रेवेन्यू 90 के हिसाब से टिल डेट रिकॉर्ड होना चाहिए था। 695 इंटू 90 कितना हो गया, 62550। लेकिन उसमें आपने रेवेन्यू ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड किया है, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड 9500, तो ये लेस कर दो, तो कितना बचेगा 53050। ये आपका करंट ईयर का रेवेन्यू है, सॉरी करंट ईयर नहीं, ये आपका करंट क्वार्टर का रेवेन्यू है। एक ये तरीका हुआ। इसका एक और तरीका है, मैं यहां कर दूं बाजू में इस तरफ। आप क्या कर सकते हो, आपने 600 बेचा, 90 के हिसाब से इसको बुक करो, है ना, तो वो आपका अराउंड आएगा 54,000, है ना। ये और वाला तरीका है, और मतलब इसका ऑल्टरनेटिव दे रहा हूं आपको मैं। $54,000 आएगा। उसके अलावा जो आप एक्सेस बुक कर चुके वो भी रिवर्स कर सकते हो ना। एक्सेस आपने कितना बुक किया है, आपने 95 चार्जर्स पे 10 रुपए एक्सेस बुक किया है, तो अब वो रिवर्स कर दो, तो बोलोगे लेस 95 पे जो एक्सेस बुक किया है, एक्सेस बुक्ड, तो आप 950 कम कर देना। अरे कैसे भी करो, आंसर मैच करेगा पापा, दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो। खत्म हो गया 115। सोल्यूशन देखोगे आरटीपी का, बहुत ज्ञानबाजी दी हुई है, एक बार पढ़ने का, अपना वर्किंग देने का, आगे बढ़ जाने का, ठीक है। आपको उतना सारा ज्ञान लिखने का जरूरत नहीं है, ओन वर्ड में 2-4 लाइन लिख दोगे सफिशिएंट है। 2-4 लाइन में क्या लिखोगे, बोलने का ना भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट में एडजस्टमेंट हुआ है तो क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस पे रेट्रोस्पेक्टिवली अमाउंट निकालना पड़ेगा, इतना बुक करेगा, इतना रिवर्स करेंगे, इसी वर्किंग को इंग्लिश में लिख के रहने का, बढ़िया एकदम। आगे इंड AS 41, बढ़िया क्वेश्चन है। एलडीआर नहीं कहूंगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब क्वेश्चन कितना ज्ञानबाजी दिया हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको क्वेश्चन शॉर्ट में समझा दूं क्या, टाइम बचेगा आप लोग का, क्या कहते हो गाइस, ठीक है। अपने पास जो भी आइटम्स होते हैं एग्रीकल्चर वाले, उसको अपन FEL CTS पे रिकॉर्ड करते हैं। किस पे रिकॉर्ड करते हैं, FEL CTS पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बोलता है आपके पास 2 लाख कोकोनट पाम्स है, ठीक है, 2 लाख कोकोनट पाम्स है। वैल्यू ऑफ ईच कोकोनट पाम इज डिराइव बेस्ड ऑन द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ₹30 पर नट पर फ्रूट, है ना। आपको पाम का फेयर वैल्यू नहीं दिया है, फ्रूट का फेयर वैल्यू दिया हुआ है, और बोलते हैं ईच कोकोनट पाम ग्रोस 80 नट्स,
2 लाख कोकोनट पाम्स है, हर कोकोनट पाम से 80 नट्स मिलेगा और हर नट का वैल्यू 30 रुपीज है। तो नॉर्मली अपन कैसे निकालते हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं 2 लाख इंटू 80 इंटू 30 मिल जाता है FVLCTS। लेकिन 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 कहानी में एक ट्विस्ट क्या है सुनना, वो बोलता है आउट ऑफ दिस 2 लाख पाम्स, नीचे बोला हुआ है अपने को कि 15,000 पाम्स के लिए 15,000 जो पाम्स है उसका कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास। ये मुझे बाय डिफॉल्ट ऐसा मान लो किसी गवर्नमेंट एजेंसी को, किसी हॉस्टल को, होटल्स या जो भी होटल एजेंसी को, एसोसिएशन को कम रेट पे बेचना पड़ेगा मुझे। ये जो 15,000 पाम्स है आउट ऑफ 2 लाख, उस 15,000 को मुझे 15 रुपए पे बेचना पड़ेगा। मतलब ऐसा मान लो, अगर मैं आपको इसे समरी दूं तो ऐसा मान लो 2 लाख पाम्स है, इसमें से जो 15,000 पाम्स है ये मुझे 15 रुपए पे बेचने पड़ेंगे, और जो बैलेंस 1,85,000 पाम्स है ये मैं नॉर्मल रेट पे बेचूंगा। तो इसका दोनों का FVLCTS आप डायरेक्टली मत निकालो, अलग अलग निकालो। कैसे, 15,000 पाम्स है, हर पाम से आपको कितना मिलेगा, 80 नट्स मिलेगा, और हर नट का फेयर वैल्यू कितना है, ये जो रिजर्व करके रखा है OHA के लिए, जो भी एसोसिएशन रिजर्व कर रखा है, उसमें आपको 15 रुपया मिलेगा, है ना। और ये जो पाम है जिसपे आपको 80 नट्स मिलेगा, लेकिन यहां आप किसी के रिजर्वेशन में नहीं हो, तो आप यहां जो मार्केट वैल्यू उस पर बेच पाओगे, 30 रुपीज मिलेगा। ऐसा तुमको समझा मैंने क्या बोला। तो ये 15,000 पाम के लिए आपको इतना रुपया मिलेगा, 1,85,000 पाम्स के लिए आपको इतना रुपया मिलेगा। दैट्स इट। बस ऐसा अलग अलग निकालने का, आपको निकालो कितना आता है बाबा। मैं करूँ 15,000 इंटू 80 इंटू 15। ओ भाई साहब, इसको करोड़ में ले लेगा, करोड़ में कि लैक्स में ले ले, लैक्स में ले ले, लैक्स में, लैक्स में ले लेते। 180 लैक्स आता है भाई साहब, बहुत बड़ा लैक्स आएगा ये। और 1,85,000 इंटू 80 इंटू 30 डिवाइड बाय 1 लाख कर दो ना, तो लैक्स में मिल जाएगा 4,440 लैक्स। भाई साहब ज़्यादा बड़ा लैक्स हो गया नहीं, प्लस 180, 4,620 लैक्स आता है क्या आपको? मैच गलत हो रहा है कुछ क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये तो अपने को आया, एक बार क्वेश्चन पढ़ भी लेते हैं अपन। ईच कोकोनट पाम पर एनम ऑन एवरेज बेसिस ईच कोकोनट पाम कैन जनरेट, ओ माय गॉड, एक इंफॉर्मेशन अपन ने मिस ही कर दी शॉर्टकट के चक्कर में। क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए था भाई, अगली बार पढ़ ही लेंगे पूरा चुपचाप। सुनो आगे क्या बोलता है, ईच कोकोनट पाम कैन जनरेट रेवेन्यू फॉर एज लॉन्ग एज 80 ईयर्स। ओ भाई साहब, हर पाम से आपको रेवेन्यू 80 ईयर्स तक आएगा। एंड द करंट पाम आर ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। द मैनेजमेंट थिंक्स दैट कंसिडरिंग द रिस्क फैक्टर्स in the business, valuation of each palm can be considered at 5 times its annual revenue। बोलता है ये तो तुम्हारा नॉर्मल एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, अगर तुमको पाम का फेयर वैल्यूएशन चाहिए तो जितना भी रेवेन्यू आए उसका 5 मल्टीपल कर देना, उसका 5 टाइम्स मल्टीपल कर देना। तो भाई साहब उस केस में तो फिर अपने को जो भी आया इधर आंसर, इसका अपने को 5 टाइम्स रेवेन्यू मल्टीपल भी लेना है। ये मैं नहीं कहता, वो खुद यही मानते हैं, कोयले की खान में हीरे को पहचानते, मिडिल क्लास बॉय आज सुपरस्टार है, 4 बड़े बंगले और 4 बड़ी कार है ना, वो खुद ही बोलता है, मैं नहीं बोल रहा ये। भाई अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इनटू भाई साहब इधर आएगा कितना आता है 2, भाई साहब बहुत ज्यादा बढ़ गया ना ये। टोटल तो मुझे 23100 लैक्स आ रहा है भाई, इसका मतलब ऊपर का कितना आता है, ऊपर का कितना है आपको 900 लैक्स आ रहा है ना, यस 900 लैक्स, और इधर का अपने को आ रहा है 22200 लैक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मजा आ गया बे, पैसा देख के मैं हिल गया इतना भाई। ठीक है ठीक है तो वो ध्यान रखना है, रेवेन्यू मल्टीपल वाला पार्ट वाज गुड बट नथिंग मेजर। डन, आगे बढ़ो गाइस। अगर आप ध्यान से देखोगे बोलते पैसा ही पैसा क्या अमीर तुम लालची लोग इधर ध्यान दो ना यार। तुमको देखो, तुमको ज्यादा पैसा तुम्हारे पास आ रहा है तो मुझे जीपे कर दो, ठीक है। सब पैसा तुम्हारे पास जितना भी एक्सेस, सब तुम मुझे जीपे कर सकते हो। आई एक्सेप्ट ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स। हाँ चलो आओ, 2 क्वेश्चन बाकी है, कर लेते फटाफट से। करो ना सर, काहे नहीं करते, करो। इंडेक्स 19 का एक्चुअली है ना, ये क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे ना, विल रीड दिस क्वेश्चन, ये इंडेक्स 19 का कम और ये इंडेक्स 37 का ज्यादा लगता है। 37 पता है क्या, प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज, कंटीजेंट असेट्स, है ना ऐसा। तो उसका ज्यादा लगता है क्योंकि इस ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एक एग्जिस्ट करता है 37 के अंदर, है ना। बट ठीक है अपन करते हैं, चलो आ जाओ क्या बोलता है। ऑन 1 Jan 12 द डायरेक्टर्स ऑफ
जोहानसन लिमिटेड डिसाइडेड टू टर्मिनेट प्रोडक्शन एट वन ऑफ द कंपनीज डिवीजन। आप एक कंपनी डिवीजन बंद कर रहे हो। 37 में पता है एक पॉइंट था रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर। जब आप एक कंपनी के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग करते हो, आप कोई डिवीजन बंद करते हो, तो कुछ खर्चे का प्रोविजन क्रिएट करते हो, है ना। मतलब जो कंपनी बंद करने वाले खर्चे उसका प्रोविजन बनता है। लेकिन जो ऐसा ना ट्रेनिंग देना पड़ेगा, है ना, या फिर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस है, या एम्प्लॉयज को आप शिफ्ट करोगे, वो सबका खर्चे का प्रोविजन नहीं बनता है। लेकिन जो बंद करने का खर्चा है, सपोज बंद करने में आप है ना वो लीगल फीस कुछ इंकर करोगे, आपका जो एक्जिस्टिंग लीज है वो भी लैप्स हो जाएगा, तो उस पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा वो सब पे आप बनाते हो प्रोविजन, वरना नॉर्मल प्रोविजन नहीं बनता है। ऐसा कुछ था उसके अंदर, देखते हैं अपन क्या बोलते हैं। द डिसीजन वॉज पब्लिकली अनाउंस्ड ऑन 31 जैन। जिस दिन आप पब्लिकली अनाउंस करते हो उसके ऊपर, उस दिन पे आपके ऊपर आता है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, आपको याद रहेगा। तो इसलिए बोला 37 का लॉजिक भी है इसके अंदर। जिस दिन अनाउंस कर दिया प्लान रेडी है, उस दिन आ गया कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, उस दिन आपको बनाना पड़ेगा प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन कितने अमाउंट का बनेगा वो देखना है। द एक्टिविटीज वर ग्रेजुअली रिड्यूस्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 12 एंड क्लोजर इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 30 सितंबर। क्लोजर एक्सपेक्टेड कब है, तब प्रोविजन नहीं बनता है जब आपने डिसाइड कर लिया क्लोज करोगे, और उस दिन आपने प्लान अनाउंस किया और अपना प्लान रेडी भी है, उस दिन आपको प्रोविजन बनाना है, ऐसा। ठीक है, ऑन 31 Jan 12 द डायरेक्टर्स प्रिपेयर द फॉलोइंग एस्टिमेट्स ऑफ द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ द क्लोजर। ठीक है, रिडंडेंसी कॉस्ट वर इनिशियली एस्टिमेटेड एट 2 मिलियन। मतलब रिडंडेंसी का मतलब पता है क्या होता है, जो भी आप डिवीजन बंद कर रहे हो उसके एम्प्लॉयज को आप ले ऑफ करोगे ना, तो उसको आप पेमेंट जो भी करोगे वैसा 2 मिलियन। तो ये कैपिटलाइज होता है बेसिक, मतलब कैपिटलाइज इन द सेंस इसका प्रोविजन बनता है, कंसिडर्ड होता है ये। फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 8 लाख विल बी नेसेसरी टू रीट्रेन। ओहो, रीट्रेन का अपन खर्चा है ना, कभी भी प्रोविजन नहीं मारते इसका पहले से। पता है क्यों? क्योंकि जो रीट्रेनिंग का अमाउंट है ना, ये आपके बिजनेस बंद करने को लेकर नहीं है, ये जो आप नए बिजनेस में इंप्लॉयज को यूज करोगे उसकी ट्रेनिंग है, तो उसका खर्चा कभी भी आप प्रोविजन नहीं मानते। आगे, द रीट्रेनिंग विल बिगेन अर्ली। ठीक है, लेटेस्ट एस्टिमेट ऑफ रिडंडेंसी विल बी 1। ओ माय गॉड, नया एस्टिमेट दिया तो अपन 2 मिलियन नहीं लेंगे, वो नया एस्टिमेट लेंगे। कितना लेंगे फिर अपन लेंगे 1.9 मिलियन, और 8,50,000 को तो अपन इग्नोर ही करेंगे, तो अपन 1.9 मिलियन ले लेंगे। ठीक है सर, तो इसका प्रोविजन बनेगा इसका। ठीक है, प्रोविजन बनेगा 1.9 मिलियन का। ओके, आगे, प्लांट इक्विपमेंट हैव एक्सपेक्टेड कैरिंग वैल्यू एट 8 मिलियन, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 1.5 मिलियन। बताओ ना क्या करना है इसका। 8 मिलियन का कैरिंग अमाउंट है, रिकवरेबल 1.5 मिलियन है, तो इसका तो आपको इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा ना यार। 8 माइनस 1.5 का 6.5 का तो आप इंपेयरमेंट लॉस बुक करोगे सीधा सीधा। अच्छा चलो बढ़िया। The division is under a contract to supply goods to a customer for the next 3 years at a predetermined price. It will be necessary to pay compensation of 6 lakhs to the customer. भाई एक तरीके से ये ओनरस कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो जाता है। इट इज लाइक अ ओनरस कॉन्ट्रैक्ट फॉर यू, बिकॉज आप अभी इसका स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, एनीवेज, एक्चुअल में आपने कितना पे किया, 5,50,000, तो अपन कितने का प्रोविजन मारे, 6 लाख का मारे कि 5,50,000 का मारे? 5,50,000 का मार दो ना, क्या दिक्कत है, 5.5 lakhs। अच्छा मैंने सब मिलियंस में लिखा है ना, 6.5 भी मिलियन है और वो भी मिलियन है, तो इसका मिलियन में कितना लूंगा रे हीरो लोग? इसका मिलियन में, अच्छा मतलब अभी ऑफकोर्स ये इन्फॉर्मेशन अगर अप्रूवल के डेट के पहले आती है तो आप 0.55 का मारोगे, वरना आप 6 का मारोगे वैसा। तो 0.55 मिलियन ले लू प्रोविजन का। आगे, डिविजन विल मेक ऑपरेटिंग लॉसेस ऑफ 3 lakhs पर मंथ इन द फर्स्ट 3 months। ये है फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का कभी भी कोई प्रोविजन नहीं बनता है। ठीक है, तो इसको आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑफकोर्स एक एक लाइन का ज्ञान लिख कर आने का ऐसा। आगे, द डिविजन ऑपरेट्स फ्रॉम अ लीजहोल्ड प्रेमाइस। अब यही वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, मतलब अगर मेरे को इसके अंदर स्टार मार्क करना हुआ तो ये स्टार है इसके अंदर। द डिविजन ऑपरेट्स अ लीजहोल्ड प्रेमाइस। द लीज इज अ नॉन कैंसिलेबल लीज, कैंसिल नहीं कर सकते अब विद इन एन अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ 5 years। द एनुअल रेंटल्स आर 1.5 मिलियन। एनुअली रेंटल कितना है इसका, 1.5 मिलियन। ठीक है, जो आप एरियस में पे करते हो, एरियस मतलब ईयर एंड पे करते हो। द लैंडलॉर्ड इज नॉट प्रिपेयर टू डिस्कस एन अर्ली टर्मिनेशन पेमेंट। बोलता है जो लैंडलॉर्ड है वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। लैंडलॉर्ड है कि बीवी है, समझता नहीं, नॉट रेडी टू डिस्कस एन अर्ली होता है ना भाई, वो बीवी रूठ गई है, सो इज नॉट रेडी टू टॉक टू यू, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, लेट्स नॉट टॉक। तो वैसा है लैंडलॉर्ड, बोलता है ना कैंसिल करने की बात नहीं होगी भाई साहब, भरना पड़े। एनीवेज, तो 1.5 मिलियन का पेमेंट करना है, हंसो मत तुम लोग। ठीक है, मैं अपने दिल की दास्तानी बता रहा था, ये पता नहीं मेरे दोस्त का ऐसा होता है, मैं तो खुश हूँ। हाँ, डरता नहीं है तुम्हारा भाई, ओनली रिस्पेक्ट। ओके, ठीक है, तो इसका भी आप प्रोविजन मारोगे, लेकिन इसको आपको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में लाना पड़ेगा, 5 साल का कैश फ्लो निकाल कर। ठीक है,
अगर आप मैं अच्छा नीचे एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, फॉलोइंग द डिस्क्लोजर ऑफ द डिवीजन इट इज एस्टिमेटेड दैट जोहानसन लिमिटेड वुड बी एबल टू सबलेट द प्रॉपर्टी फ्रॉम 1 अक्टूबर 12। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबलेट? देखो इन्होंने बुद्धि लगाई, ये बोलते हम लीज कैंसिल तो नहीं कर सकते, तो हमको ये पेमेंट तो करना पड़ेगा। हाँ, हम सबलीज कर सकते हैं ना किसी को। जैसे मेरे पास अब ये भाड़े पे चल रहा है, मैंने टीचिंग छोड़ दिया, स्टूडियो पड़ा है खाली, मैंने किसी और को भाड़े पे दे दिया, तो उससे थोड़ा बहुत तो रिकवरी हो जाएगा ना। तो बोलते हैं कब से दे पाओगे? अक्टूबर 12 से दे पाओगे। ठीक है, मतलब रेंटेड प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया। हाँ, जोहानसन could expect to receive a rental of 3 lakhs for the first 6 month period from October 31st March। मतलब जो आपका फर्स्ट ईयर है उसमें आप 3 lakhs का रेंटल इनकम कमा लोगे, एंड देन द एनुअल रेंटल्स ऑफ 5 lakhs फॉर ईच पीरियड 14 से लेकर 17 तक। ऑल रेंटल्स विल बी रिसीव्ड इन अरियर्स। ठीक है, तो बेसिकली आप जब प्रोविजन मारोगे तो आप 1.5 मिलियन जितना भी आप पेमेंट करो उसका प्रोविजन नहीं मारोगे। आप देखोगे लीज में पेमेंट कितना करना है 5 साल तक, उसमें से लेस करोगे जो रिकवरी हो जाएगी, वो नेट अमाउंट का प्रोविजन मारोगे सिर्फ। बराबर, तो मैं इधर आपको हेल्प कर दूं। लीज रेंटल्स पेबल, ये तो हर साल सेम है, तो अपन एन्युटी फैक्टर यूज कर सकते हैं ना। तो मैं बोलूँ 1.5 मिलियन इंटू कितने साल का था? 5 साल का। तो 5 साल का एन्युटी फैक्टर किधर है क्या मेरे पास? ये रहा, इंटू 4.32। बताओ ना कितना आता है मेरे हीरो लोग। 1.5 इंटू 4.32 कितना हो गया? 6.48 मिलियन। ये तो पेबल है। और लीज रेंटल्स रिसीवेबल, रिकवरेबल बोल दो, रिकवरेबल जो अपन रिकवर कर लेंगे। अब ये पता है कैसे निकालोगे? इसकी वर्किंग बनाओ। इसको आप है ना डायरेक्टली एन्युटी फैक्टर से मत करो, मिस्टेक होने का बहुत हाई चांस है, नहीं गलती करोगे उसके अंदर, तो ऐसा मत करो। क्या करो, क्या वो बनाओ ना टेबल, ईयर एंडेड। आप खड़े हो 12 पे ना, तो स्टार्ट करते हैं 31 मार्च, 13 से 14, 15, 16, 17। क्या क्या कैश फ्लो आएंगे आपको? फर्स्ट ईयर में बोला है 6 महीने का मिले, जितना भी मिले। फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा? 3 लाख मिलेगा, और उसके बाद 5 लाख मिलेगा एवरी ईयर। तो 5 लैक्स 5 लैक्स 5 लैक्स 5 लैक्स। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट बोला है, वरना 5% ले लो। तो इन्होंने दो दो डेसिमल तक दिया हुआ है हर जगह पे, तो आप भी दो दो डेसिमल तक का ले लो। तो मैं बोलूँ 1 डिवाइड बाई 1.05, 0.95, 0.91, 0.86, 0.82, 0.78। भाई टोटल करो ना कितना आता है इसका, वो मल्टीप्लाई करके के निकालो। भाई मैं बता रहा हूँ एन्युटी फैक्टर मत लेना, भले ही 4 साल के सेम है, 1 साल का अलग है ना, मत लो। क्योंकि तुम क्या करोगे, तुम एन्युटी फैक्टर लेते समय ना फर्स्ट फोरेस्ट का एन्युटी फैक्टर लोगे। एन्युटी फैक्टर फर्स्ट फोरेस्ट का नहीं आएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ईयर का आएगा। छोड़ो वो सब, गलती करोगे इसलिए ऐसा ले लो, अलग है ना कैश फ्लो, अलग से ले लो। कितना आ रहा है बताएगा कोई? जल्दी जल्दी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। अप्रॉक्स बताओगे तो भी चलेगा। 1.97 मिलियन, ठीक है, 1.97 मिलियन अप्रोक्सीमेटली। तो मैं बोलूं जित आप भरोगे उतना रिकवर करोगे, 1.97 मिलियन। बताओ प्रोविजन कितने का बनेगा? प्रोविजन बनेगा नेट कितना? 6.48 माइनस 1.97, 4.51 मिलियन का प्रोविजन बना देना भाई साहब, खत्म कहानी। क्लियर है? मजा आ गया यार, मजा आ गया। हो गया ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ना। मैं बोलूँ इसमें तो पहले तो 3-4 तो आइटम सिंपल ही थे, ये अच्छा था फिफ्थ वाला। मैं पता है जानबूझ के आपको है ना जो पॉसिबल है वो इसके अंदर ही करा रहा हूँ, आरटीपी के अंदर। उसका सिंपल रीजन ये है कि जब आरटीपी खोलोगे ना अगली बार, तो टाइम बचता है इससे। जब क्वेश्चन के बाद जो मैं सॉल्व किया रहेगा तो फटाफट से होता है ना, क्वेश्चन पढ़ा यहाँ देखा, कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, सीधा ये देखा हाँ याद है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे चलो आगे बढ़ रहा हूँ। तुमको अच्छा लग रहा है कि अपन आखिरी पे पहुंच चुके हैं? ये करके फिर अपने को सिर्फ अमेंडमेंट करना है। अमेंडमेंट में पता है कितना टाइम लगेगा? अमेंडमेंट में बहुत टाइम लगेगा। अमेंडमेंट आर वेरी बिग, पता है पूरे के पूरे आपके ना 5 से 7 मिनट्स लगेंगे उसके अंदर। चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी सिंपल है भाई, ये भी किताब का क्वेश्चन है, देख लो जल्दी से। एंटिटी एक्स a utility company enters into a contract for 20 years with entity y। ओके, तो एंटिटी एक्स ने y के साथ एंटर किया है ना। a power company to purchase all of the electricity produced by a solar panel power station। The solar panel station is explicitly specified in the contract and entity Y has no substitution rights।
एंटिटी वाई ओन्स द सोलर पैनल। मेरे को अब जाके मालूम पड़ा कौन लेसर कौन लेसी। एंटिटी वाई ओनर था ना मेन, तो ये लेसर है और ये लेसी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, लेसी है ना सोलर पैनल ले रहा है लीज पे, ठीक है। आगे अब क्या बोला है, एंटिटी वाई ओन्स द सोलर पैनल स्टेशन एंड विल रिसीव द टैक्स क्रेडिट्स रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन एंड ओनरशिप ऑफ द सोलर पैनल स्टेशन। अब ये क्या है क्रेडिट्स वगैरह समझाता हूं। एन एंटिटी एक्स विल रिसीव रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स दैट अक्रू फ्रॉम यूज ऑफ सोलर पैनल पावर स्टेशन, ठीक है। पूछा क्या है, वेदर एंटिटी एक्स हैज द राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द सोलर पावर स्टेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है, बेसिकली हम किसी भी लीज को लीज कब कहते हैं, जब इसके पास, जब लेसी के पास राइट टू डायरेक्ट यूज ऑफ असेट होता है, मतलब असेट का कंट्रोल लेसी के पास होना चाहिए। अब कंट्रोल लेसी के पास है, ये इनको कैसे मालूम पड़ेगा, जब असेट से होने वाले सारे बेनिफिट्स लेसी को मिलने चाहिए, ठीक है। असेट से होने वाले सारे बेनिफिट लेसी को मिलने चाहिए, तब कंट्रोल लेसी के पास होगा। और वाई जब चाहे तब उसको सब्स्टिट्यूट ना कर सके, मतलब ऐसा नहीं कि वाई की मर्जी है तो असेट चेंज वगैरह कर दिया, ऐसा आइडेंटिफाइड असेट होना चाहिए, है ना। ऐसा आइडेंटिफाइड असेट राइट टू कंट्रोल इसके पास होना चाहिए, ये दोनों है तो फिर लीज होगा, वरना नहीं होगा। अब बोला क्या है कि है ना, जब जो भी एसेट आप यूज करते हो ना, जो सोलर पैनल आप यूज करते हो, गवर्नमेंट प्रमोट करता है कि आप सोलर पैनल वगैरह यूज करो, तो जब आप इसको यूज करते हो तो जो भी इससे होने वाले क्रेडिट्स है वो किसको मिलते हैं। अगर यूज करने पे क्रेडिट्स लेसी को मिलेंगे तभी कंट्रोल लेसी के पास है, तभी सारे बेनिफिट लेसी को मिल रहे हैं, ऐसा। तो अभी दो तरह के क्रेडिट्स होते हैं। एक ऐसा बोला है कि वाई ओन्स द सोलर पैनल स्टेशन एंड विल रिसीव द क्रेडिट्स रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन एंड ओनरशिप ऑफ सोलर पावर स्टेशन। ओनरशिप वाले क्रेडिट्स वाई को मिलेंगे, मतलब गवर्नमेंट तुमको बेसिकली बेनिफिट देगा, एग्जाम्पशन वगैरह देगा कुछ टैक्सेशन वगैरह में। उसके अलावा बोलता है एक्स विल रिसीव रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स दैट अक्रू फ्रॉम द यूज ऑफ सोलर पैनल पावर स्टेशन। अब है ना दो तरह क्रेडिट्स है, एक ओनरशिप को लेकर और एक यूजेज को लेकर। अगर यूजेज वाले बेनिफिट लेसी को मिलते हैं ना, तो कंट्रोल लेसी के पास है, तो सारा बेनिफिट लेसी के पास है। देखो ओनरशिप वाला जो क्रेडिट्स है वो लेसी को वैसे भी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो ओनर को मिलेगा ना यार। हमको ये देखना है कि यूज करने पे बेनिफिट किसको मिल रहा है, यूज करने पे क्रेडिट्स किसके नाम पे जा रहा है। अगर यूजेज का क्रेडिट्स लेसर को ही मिल रहा होता तो ये लीज होती ही नहीं, क्योंकि फिर बेनिफिट लेसी को जा ही नहीं रहा है। लेकिन अगर यूज करने वाला बेनिफिट लेसी को जाता है तो ये सारे सब्सटेंशियली बेनिफिट्स लेसी को जा रहे हैं और आप इसको लीज बोलोगे। तो मैं ना इसको समराइज वे में लिखा देता हूँ, इतना सब मैंने बोला ना भूल जाओगे, तो मैं एक बार लिखाता हूँ आपको समझेगा। देखो कोई भी लीज कब होती है, जब दो चीज अपन चेक करते, एक तो वो होना चाहिए आइडेंटिफाइड असेट, ठीक है, और एक होना चाहिए राइट टू कंट्रोल द यूज। राइट टू कंट्रोल द यूज। अब राइट टू कंट्रोल द यूज कब होता है, किसके पास होना चाहिए, ये लेसी के पास होना चाहिए, दिस शुड बी विथ लेसी, तभी वो लीज होगा, वरना वो लीज नहीं होगा। अब राइट टू कंट्रोल द यूज में अपने पास दो पॉइंट है, डेफिनेशन थियरी वाले पॉइंट आप भूल गए रहेंगे मुझे पता है, बट कोई बात नहीं। इसमें दो पॉइंट है, एक तो राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेसी के पास होना चाहिए, और राइट टू डायरेक्ट द यूज, मतलब असेट को किस तरीके से यूज करेंगे वो भी लेसी के पास होना चाहिए। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि सारे बेनिफिट्स लेसी को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो ये इवैल्यूएट करने के लिए हमको इंफॉर्मेशन दिया कि क्रेडिट्स वगैरह का, जिसको क्रेडिट्स मिल रहा है वैसा। तो अब इस केस में दो तरह के क्रेडिट्स का बात किया है। एक ओनरशिप को लेकर जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, कि अगर आप ओनर है तो आपको कुछ गवर्नमेंट क्रेडिट्स वगैरह दे रहा है, ये कभी मत कंसिडर करना, ये अपने को इग्नोर करना होता है। इग्नोर इन लीज इवैल्यूएशन। हम सिर्फ कौन से तरह के क्रेडिट्स कंसिडर करेंगे, जो यूजेज को लेकर है, बराबर क्या। अगर यूज वाले बेनिफिट्स या जो भी क्रेडिट्स, अगर ये इफ दिस इज विथ लेसी, तो उस केस में ये लीज होगा, देन इट इज अ लीज। और देन आप बोल सकते हो कि हाँ सारे बेनिफिट्स मिल रहे लेसी को, तुम समझो क्या। लेकिन अगर यूज वाले बेनिफिट्स भी लेसी को नहीं मिल रहे, अगर ये वाले क्रेडिट्स भी लेसर को जा रहे हैं, तो नॉट अ लीज, तो ये लीज ही नहीं है फिर,
तो फिर सब्सटैंशियली बेनिफिट्स लेसी के पास आ ही नहीं रहे। ऐसा यूजेज का बेनिफिट लेसी को मिल रहा है, सो राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ द लेसी। परफेक्ट। तुम समझ रहे हो, ये मैंने थोड़ा डिटेल में इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है थियरी अपन क्लास में पढ़ते, ये सब अपने डिस्कस किया हुआ, लेकिन भूल जाते हैं। थियरी क्या फटाफट से भूलते हैं अपन, प्रैक्टिकल इतना इजीली भूलते नहीं, इसलिए। चलो परफेक्ट, तो मैं समझा। तो अपने केस में तो मैं बोलूँ अपना ये वाला केस में फॉलो कर रहे हैं अपन तो ये वाले केस में फॉलो कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में तो ये वाला केस है मेरे ख्याल से। अब ये चार्ट से क्लियर हो गया ना? अच्छा, बढ़िया, मस्त हो गया सर। चलो अब ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने आरटीपी के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। कंफर्ट जोन आता है, ऐसा लगता है ना कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी मैं तुमको क्वेश्चन दूं तो तुम खुद से कर पाने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अभी आपने मेरे साथ किया, मेरी गारंटी है तुम बैठ के ना 1 से 1.5 घंटा दे दो अकेले में, तुरंत हो जाएगा तुम्हारा। 1 से 1.5 घंटा अकेले में दे देना बस। अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने अकेले टाइम स्पेंड कर लिया, एग्जाम के पहले आपको हार्डली आधा पौना घंटा देना है इसको, और कुछ देने का जरूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। चलो क्लियर? यस सर। अब है ना, मैं फटाफट से जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है उस पर आ रहा हूँ। काफी लोग को अमेंडमेंट का भी हल्ला बुल्ला बहुत मचाते हैं अमेंडमेंट का, आ जाओ। ठीक है चलो, अगर आरटीपी यहां तक देखिए ना भाई, कमेंट जरूर करके जाना आपको कैसा लगा, कंफर्ट जोन आया कि नहीं। अगर यहां तक देखा तो एक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, और सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया ना चल ठीक है। अब मैं बोर्ड नोट्स डाल दूंगा, मैं जो मैंने नोट्स में लिखा है ना अलग से वो भी डाल दूंगा, और आरटीपी का जो मार्किंग्स है नोशंस वो भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और अगर आप लेक्चर वाले हो तो ड्राइव पे भी डाल दूंगा आपके, है ना, जो भी है मतलब मिल जाएगा तुमको, है ना। आ जाओ। चलो आप क्वेश्चन पढ़ाते हो तो इजी लगता है सर, चलो बढ़िया, चाहे जितना भी टफ हो। थैंक यू। अब सुन लो फटाफट से अमेंडमेंट कवर कर लेते। अमेंडमेंट कहाँ कहाँ आया है, वो 2-3 चीज़ों को लेकर आया है, ठीक है। अब अमेंडमेंट के तो भी 2 हिस्से हैं, ठीक है। पहला हिस्सा मैं बता रहा हूँ, द की अमेंडमेंट्स, जो 2023 को लेकर बोला हुआ है। सबसे पहला इंडियास 1 में, मैं पहले बता दूं इसका आपके कोई भी क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं है, मतलब टाइम खोटी का अमेंडमेंट है, मैं बता रहा हूँ बस। वैसे इंडियास 1 में अपन क्या बोलते हैं, वी नीड टू चेक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, है ना। अकाउंटिंग पॉलिसी सिग्निफिकेंट है, उसमें चेंज है या नहीं, जो भी है। तो वो वर्ड जो सिग्निफिकेंट है उसको दे हैव रिप्लेस्ड विद द वर्ड मटेरियल। अब से सिग्निफिकेंट कहला जाएगा मटेरियल। तुम समझ रहे हो क्या? बस, और कुछ नहीं करना है अपने को, इतना सिंपल है ना। जैसे संकेत है, संकेत का नाम अपन ने क्या कर दिया, संकेत का नाम अपन ने क्यूटी कर दिया, तो आज से संकेत को क्यूटी बोलेंगे। वैसे सिग्निफिकेंट को क्या बोलेंगे आज से, मटेरियल। तो आज के बाद सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं चेक करेंगे, ये चेक करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी मटेरियल है या नहीं है। मतलब इसका ऐसे थ्योरेटिकली ज्यादा काम आता है, प्रैक्टिकली अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ नहीं है। हो गया ये अमेंडमेंट पहला हो गया तुम्हारा, फिर पढ़ लेना जो काम क्या बता रहा हूं उतना ध्यान रखो। इंडिया सेट, इंडिया सेट। अब इंडिया सेट में क्या सुनना, इंडिया सेट में अब क्या नाम है इंडिया सेट का, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। अकाउंटिंग पॉलिसी वॉज डिफाइंड, एरर वॉज डिफाइंड, लेकिन अकाउंटिंग एस्टिमेट का भी डिफाइंड नहीं था, है ना। सिर्फ उसमें बात करते थे कि चेंज हुआ एस्टिमेट के अंदर तो आप ऐसा ऐसा इफेक्ट देने का। इन्होंने अकाउंटिंग एस्टिमेट का डेफिनेशन इंसर्ट किया है। देखो क्या बोलता है, द डेफिनेशन ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, मतलब पहले चेंज का डेफिनेशन दिया हुआ था, उसको रिप्लेस करके अब डेफिनेशन दिया अकाउंटिंग एस्टिमेट का। और वो क्या है, वो अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है, ऐसे कोई भी अमाउंट जिधर आपको वो लगता है, क्या बोलते हैं अपन, एस्टिमेट लगता है ना, मतलब जिसमें अपन अनसर्टेनिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं केस हारने वाला हूँ कोर्ट में, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कितना पेनल्टी भरना पड़ेगा, है ना। तो अपन एस्टिमेट करते हैं ना, अमाउंट अनसर्टेन है इसलिए, तो जहां अनसर्टेनिटी है वहां एस्टिमेट होता है, ऐसा। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर मॉनेटरी अमाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर सब्जेक्ट टू मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। बस इतना आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। मैं देखो काम की बात बताता हुआ चलूंगा आपको, ठीक है। फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर क्या 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 होता है, ये वो सब करके देख लेना एक बार, बस इतना है और कुछ नहीं इसके अंदर। क्लियर? यस। चलो आगे, अगला इंडेस 12 को लेकर, इसमें क्या अमेंडमेंट है, सुनो क्या बोलता है। वो बोलता है इनिशियली जब आप कोई भी एसेट रिकॉर्ड करते हो तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी ट्रांजैक्शन में एसेट के साथ लायबिलिटी भी अराइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल आप ऐसे समझने के लिए ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीनरी खरीदा क्रेडिट पे, तो उस मशीन का एंट्री क्या होता है, मशीनरी टू क्रेडिटर्स। अब ऐसा मान लो मशीन के ऊपर डे 1 पे आ गया डिफरेंस, कैसे आया, टैक्स बेस में कुछ और रहेगा जो भी है, तो मशीन के ऊपर डे 1 पे डिफरेंस आ गया और क्रेडिटर्स पे भी डे 1 पे डिफरेंस आ गया, है ना। तो बोलता है जब आप कोई ट्रांजैक्शन ऐसा रिकॉर्ड कर रहे हो ना, जहां असेट रिकॉर्ड कर रहे हो, लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हो, और दोनों आइटम पे डीटीए डिटेल आ रहा है,
तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे तो भी चलेगा, मतलब उसके रिस्पेक्टिव डीटीए को रिकॉर्ड नहीं करोगे तो भी चलेगा। वापस से सपोज आपने कोई भी ट्रांजैक्शन में एंटर किया जहां डे 1 पे एक सिंगल ट्रांजैक्शन में असेट और लायबिलिटी दोनों क्रिएट हो रहा है, और एक पे आ रहा है डीटीए, एक पे आ रहा है डीटीएल, तो वो दोनों अल्टीमेटली ऑफसेट हो जाएगा। तो ऑफसेटिंग असेट लायबिलिटी पे आप नहीं क्रिएट करोगे तो चलेगा। अभी जैसे मैंने मशीन का एग्जांपल लिया, मशीनरी टू क्रेडिटर्स, मुझे बताओ हम मशीनरी टू क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में अलग अलग दिखाते हैं ना, कि नेट ऑफ करके दिखाते हैं, अलग अलग दिखाते हैं। तो मशीन पे फिर आप डीटीए क्रिएट करते हो, क्रेडिटर्स पे आप जो भी है मतलब डीटीए डिटेल जो भी है वो क्रिएट करते हो। लेकिन अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता जहां असेट लायबिलिटी ऑफसेट हो जाते डे 1 पे ही, जैसे होता है ना, सपोज मैंने किसी से क्रेडिट पे माल खरीदा और उसी को मैंने क्रेडिट पे माल बेचा, तो एक ही आदमी के साथ मेरा ट्रेड रिसीवेबल भी हो गया, ट्रेड पेबल भी हो गया। अब अगर जब आपका एक ही आदमी से पैसा आना भी और एक ही आदमी से को पैसा जाना भी है, तो ये ऑफसेटिंग अलाउड होती है बैलेंस शीट के अंदर। तो अगर किसी सिंगल ट्रांजैक्शन में एक ऐसा असेट और एक ऐसा लायबिलिटी क्रिएट हो जाए जो ऑफसेट हो जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो उसका डिफर्ड टैक्स भी आपको रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वो ऑफसेट हो जाएगा। लेकिन अगर डे 1 पे कोई ऐसा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है जहां असेट भी अराइज हुआ, लायबिलिटी भी अराइज हुआ, लेकिन क्या वो असेट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में अलग दिखाते हो? हाँ, जैसे मशीन टू क्रेडिटर्स अलग दिखाते हो ना, मशीनरी टू क्रेडिटर्स, तो मशीन पे डिफर्ड टैक्स निकालते हैं, क्रेडिटर्स पे डिफर्ड टैक्स निकालते हैं। लेकिन ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता जहां डे 1 पे जो असेट आया और जो लायबिलिटी अराइज हुई वो दोनों बैलेंस शीट में ऑफसेट हो जाती है, तो उसका डिफर्ड टैक्स भी रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जो आपने इतना बढ़िया बोला सर, इसको लिखाओ और फिर वापस एक बार रिवाइज करवाओ, तो उसको लिखाता हूं फिर वापस एक बार रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि इनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी आपको। तुम समझ रहे हो क्या मेरी बात? इनकी लैंग्वेज अगर समझने वाली होती तो बात ही क्या थी, है ना? तो जो मैं लिखा रहा हूं वैसे का वैसा लिख लेना, ठीक है? आ जाओ इधर, इधर लिखो, नो नीड टू क्रिएट डीटीए डीटीएल ऑन offsetting asset and liability, on offsetting asset liability। इसका मतलब अगर चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, दैट इज इफ इन अ ट्रांजैक्शन asset and liability both arise and they are offsetted in balance sheet, no need to create DTA/DTL। इसका लॉजिक क्या है? अरे लॉजिक ये, क्रिएट करोगे तो वो भी ऑफसेट ही हो जाएगा ना, as even if you create they will be, वो खुद भी ऑफसेट हो जाएगी अल्टीमेटली ऐसे। हाँ, नॉर्मली वैसे भी है ना, अपने डे 1 पे असेट मशीन के केस में डिफरेंस आता नहीं है, मतलब नॉर्मली अपना जो डे 1 पे जो कैरिंग आउट होता है वो टैक्स बेस ही होता है। लेकिन कभी कभी किसी आइटम पे राइज हो सकता है ना, है ना, जहाँ सपोज अपन एक अभी आरटीपी में क्वेश्चन भी किया ना, जहाँ टैक्स बेस कुछ और ही है, टैक्स बेस को कुछ और मान रहे हैं, उस केस में आया तो आया, मतलब ऐसा एक एक्सेप्शन डाल दिया। अगेन इसलिए तो उसका कोई क्वेश्चन पे इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई ट्रांजेक्शन अभी एज सच डिस्कस्ड नहीं है। बस इतना लिख के छोड़ दो, क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है, ये इंडेस 12 का था। अब हमने क्या बोला कि अगर कोई ऑफसेटिंग असेट लायबिलिटी है तो डिफर्ड टैक्स मत क्रिएट करना। आसान भाषा में इसका ये मतलब है ना कि डिफर्ड टैक्स मत क्रिएट करो अगर कोई ऑफसेटिंग असेट लायबिलिटी है तो। लेकिन इस बात का 101 में एक्सेप्शन दिया, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन। अब ये इसका मतलब क्या है, कंफ्यूज नहीं होने का, सिंपल सी बात। हमने क्या बोला, अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में असेट भी आया, लायबिलिटी भी आया, बैलेंस शीट में ऑफसेट करके दिखाया, तो उस पर डिफर्ड टैक्स मत निकालना। इसके दो एक्सेप्शन है, एक है आरओयू असेट और लीज लायबिलिटी, और एक है वो असेट और उसका डीकमिशनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आप आरओयू में क्या एंट्री मारते हो, आरओयू टू लीज लायबिलिटी, इसमें ये नॉट एप्लीकेबल, ये जो आपने डिस्कस किया ना ये वाला नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा डिफर्ड टैक्स। अच्छा, उसके अलावा आप जब डीकमिशनिंग अराइज होती है तो अपन क्या एंट्री मारते हैं, पीपी टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग।
सेम, इसके लिए भी सेम। मतलब इसमें आप वो ऑफसेटिंग वाला ये नहीं बोल सकते कि या भाई असेट आया लाइबिलिटी आया, बैलेंस शीट में ऑफसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो हम डिफर टैक्स नहीं क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं। इन पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। दो एक्सेप्शन दिया बेसिकली 101 के अंदर, कि जब आप जिंदगी में पहली बार ट्रांजेक्शन मारते हो एएस से इंडेस में, तो जो आरओई और जो एलएल है उस पर आप डिफर टैक्स निकालोगे, और जो डी कमीशनिंग और जो उसका असेट है उस पर भी डिफर टैक्स निकालोगे। उस पर ये वाला मत प्रोविजन अप्लाई करना जो अपन ने अभी जस्ट पढ़ा ना, कि डे 1 पे असेट लाइबिलिटी आया, बैलेंस शीट में ऑफसेट हो रहा है तो नहीं दिखाओगे तो चलेगा, नहीं एप्लीकेबल। और वैसे भी मैं बोलूँ आरओई और एलएल अपन वैसे भी ऑफसेट नहीं करते हैं, पीपी प्रोविजन अपन वैसे भी ऑफसेट नहीं करता, अपन बैलेंस शीट में अलग अलग दिखाते हैं उसको, ठीक है। तो इस पर तो वैसे भी बनना चाहिए, क्लैरिफिकेशन पॉइंट ही है वैसे एक तरीके से समझ लो तो बस। अरे लिखा क्या हीरो लोग, ओ मेरे हीरो लोग, समझ में आया? लिखा? ठीक है चलो। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको डराने के लिए सीएसआर का अमेंडमेंट दिया हुआ है। अबे यह करा चुका मैं मई 23 के आरटीपी में, इसके नीचे के जो भी अमेंडमेंट है ना वो सब 2022 के है, वो मई 23 के आरटीपी का अमेंडमेंट एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो नया नहीं है, ये सब वही है। तो मई 23 के आरटीपी खोलोगे तो मिलेगा। और ऑनेस्टली बोलो इसमें से भी कुछ भी क्रिटिकल नहीं है ना। अगर कुछ रहेगा तो आपके वो क्लास में ऑलरेडी कवर्ड है, उसको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो वैसा है वो बस। इसमें डराने के लिए देखो ना 16 37, अरे वो सब डिस्कस्ड है उसी के अंदर, खोल के देखना मई 23 की आरटीपी सब मिलेगा उसके अंदर, कुछ नहीं एक्स्ट्रा। हो गया, हो गया है तुझको तो प्यार सज्जन बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आपको कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना है। अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसमें कौन से एरिया पे फोकस करना है ये आपको मैंने सब बता दिया है। अच्छा, किसी बच्चे ने अगर पूरा ऐसा लेक्चर देखा रहेगा यहाँ तक तो कमेंट सेक्शन में डाल देना भाई कौन से क्वेश्चन एलडीआर है, और अगर कोई क्वेश्चन एलडीआर नहीं है तो उस क्वेश्चन का कौन सा पॉइंट एलडीआर, कौन सा पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, तो क्या बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी। अगर आपको करना है तो वैसा कर सकते हो। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू, आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। और अभी आरटीपी का गाना मत गाना कि ये ऐसा है वैसा, कुछ नहीं है, सिंपल है। कभी भी अगर आईसीएआई के मटेरियल में कहीं भी कुछ नया दिखता है ना तो एफआर में कभी टेंशन मत लेना। जब तक मैं हूं ना तब तक तुमको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि तुमको कब उसके बाद मेरी जरूरत नहीं पड़े, तुम जो भी तुम्हारा रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट वहां क्लियर कर जाओ। लेकिन मैं बता रहा हूं कुछ भी अगर एडिशनल आएगा यूट्यूब पे मैं डालूंगा, ठीक है। तो तुमको कभी भी जिंदगी में किसी चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और अगर आपने क्लास भी ले रखी है मेरे से तो अगर कुछ भी एडिशनल आएगा तो आपके क्लास के ड्राइव पे आएगा, ठीक है। मतलब अगर होता है ना कभी कभी क्लास बहुत पहले ली, मेरा वो वैलिडेशन एक्सपायर हो गया तो यूट्यूब पे आ जाएगा। तुमको टेंशन कभी लेने का जरूरत नहीं है, भाई आया है सब करा के जाएगा। तुम मेरे को सर कम और भाई ज्यादा माना करो, भाई है ना तुम्हारा, भाई कभी मुकरेगा पीछे क्या, नहीं ना, क्या टेंशन लेते हो बस। उसके अलावा मैंने एफआर के सब रिवीजन है मेरे यूट्यूब पे, जहां सर्च करोगे तुमको सब मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, पसंद आया लाइक जरूर करना, कमेंट कर देना, और अच्छे से पढ़ाई करना भाई, पास होके ही दिखाना है। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर, हाँ भाई हाँ। चलो थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल। चलो बाय जगदीश, बाय सोनिया, बाय रितेश, वंडरफुल सेशन सर, विश्ड ऑल सच अ थॉट बाय यू। फिलहाल एफआर ही काफी है बाय पूजा, बाय मयूरी, अभी सांस में सांस आ गई, अरे चलो ठीक है, थैंक यू, अमेजिंग लेक्चर। अब एफआर मैनेजेबल है, अरे मैनेजेबल ही, एफआर सिंपल है, टेंशन मत लिया करो यार। चलो बाय ऐश्वर्या, बाय मुस्कान, बाय करीना, बाय अभिषेक, बाय संकेत, बाय राधिका, बाय भावेश, बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। यस, अच्छा मैंने मैराथन भी तुम्हारे लिए शेड्यूल कर दिया बाय द वे, एग्जाम के वेले इस बार भी तुम्हारा भाई आतंक मचाएगा, है ना। चलो सी यू। मतलब 5 दिन पहले वही हर बार जैसे लेते हो वैसे लूंगा मैराथन, तुमको मैं शेड्यूल भी शेयर कर दूंगा, एफआर में 5 दिन कैसे पढ़ाई करनी है सब सब मिल जाएगा तुमको, ठीक है। टेलीग्राम पे डाल दूंगा जो भी है। थैंक यू, बाय, सी यू एवरीवन।